नोट फ्रॉम हाइड्रा नॉवेल्स। जिस किसी ने भी अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो 1 चैप्टर 1 और डैंक स्पिरिट हॉल तुम्हारे हाथों में कभी ना कभी बर्बाद हो ही जाएगा। डिंग सबसे अजीब डुलुओ कॉन्टिनेंट फैन फिक्शन खोजने के लिए बधाई। डुलुओ कॉन्टिनेंट स्पिरिट सिटी सुप्रीम पोंटिफ पैलेस ये दुनिया में सबसे ऊंचा स्थान था और दुनिया के स्पिरिट मास्टर्स के मन में पवित्र भूमि का दिल था। कियान जुंजी क्या तुम सुन भी रहे हो कि तुम क्या कह रहे हो? तुम बागी बेटे हो। ऐसे बुरे दिल के साथ मैं भविष्य में स्पिरिट हॉल आपको सौंपने में कैसे सहज महसूस कर सकता हूं। ऊंचे मंच पर सुप्रीम पोप के सिंहासन पर कियान डाओलियू जो अभी भी सुप्रीम पोप थे नीचे खड़े गोरे आदमी पर गुस्से में चिल्लाए जिसके चेहरे के नैन नक्श उनके 70% जैसे थे। अभी कियान डाओलियू के गुस्से का शिकार हो रहे व्यक्ति स्पिरिट हॉल के मौजूदा संत कियान जुंजी थे। अपने सस्ते बुरे आदमी की डांट का सामना करते हुए उसने बस अपना सिर नीचे रखा और उसे नजरें नहीं मिलाई। आसान शब्दों में कहें तो ये बात एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी। कियान जुंजी को लगा कि असल में उनके प्लान में कुछ भी गलत नहीं था, बस उनके सामने बैठा ये बुरा आदमी बहुत ज्यादा पंडित था। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने कियान डाओलियू के सामने कई स्ट्रेटजी पेश की जिन्हें वह बिल्कुल परफेक्ट मानते थे। इनमें एनश्राइनमेंट हॉल से उन पुराने बंद लोगों को दो बड़े साम्राज्यों के शाही परिवारों का कत्ल करने के लिए भेजना शामिल था, लेकिन ये यहीं तक सीमित नहीं था। जब वे ऐसा कर रहे थे तो वे सीन को कुछ ऐसे गंवारों का काम दिखा सकते थे जो सिर्फ बड़े हथौड़े चलाना जानते थे। इस तरह स्पिरिट हॉल न सिर्फ अस्त-व्यस्त दो महान साम्राज्यों पर तुरंत कब्जा कर सका, बल्कि अपने एक्सपर्ट्स को भी भेजकर दोनों साम्राज्यों को जबरदस्ती एक में मिला दिया और एक ऐसा एंजल साम्राज्य बनाया जो पूरी तरह से एंजल गॉड की पूजा करता था। वे अज्ञानी लोगों को भी बहका सकते थे, सही होने और सही फैसले के झंडे का इस्तेमाल करके क्लियर स्काई सेक्ट पर अचानक हमला कर सकते थे। क्लियर स्काई सेक्ट में पहली पीढ़ी के तांत दाचुई के बारे में क्या? कियान जुंजी ने सोचा कि यह उनके बूढ़े पिता के लिए चमकने का पल होगा। जब तक वह टैंक चेन को रोकता रहेगा, क्लियर स्काई सेक्ट के बाकी सदस्य गोल्ड क्रोकोडाइल डुलुओ और दूसरे एनश्राइनमेंट्स के नेतृत्व में नेक गैंग की पिटाई के तहत मिट्टी के मुर्गियों और पॉटरी कुत्तों की तरह हो जाएंगे। इसके अलावा वे क्लियर स्काई सेक्ट की महिला सदस्यों को स्पिरिट हॉल में वापस किडनैप भी कर सकते थे। इस तरह कुछ दशकों के बाद उनके पास स्पिरिट हॉल से जुड़े क्लियर स्काई हैमर स्पिरिट मास्टर्स होंगे। यही तरीका सेवन ट्रेजर ग्लेज स्टाइल स्कूल और ब्लू लाइटनिंग टाइरेंट ड्रैगन सेक्ट पर भी लागू किया जा सकता है। दुर्भाग्य से ऐसे परफेक्ट प्रपोजल को कियान डाओलियू ने सीधे रिजेक्ट कर दिया। बुरे आदमी, मैं सीरियस हूं, तुम्हें फिर से सोचना चाहिए। तुम इतने पंडित हो कि स्पिरिट हॉल तुम्हारे हाथों में कभी ना कभी बर्बाद हो जाएगा। कियान जुंजी के शब्दों से कियान डाओलियू की कनपटियों की नसें धड़कने लगी जब वह सुप्रीम पोप के सिंहासन पर बैठे थे। इस बागी बेटे के काम करने का तरीका न सिर्फ उनके पूजे जाने वाले पूर्वज भगवान की रोशनी और न्याय से पूरी तरह भटक गया था, बल्कि अब वह सुप्रीम पोप के तौर पर अपने रुतबे की भी बुराई करने लगा था। ये बर्दाश्त के बाहर था। जैसे ही कियान डाओलियू गुस्से में फटने ही वाला था, कियान जुंजी का शरीर चुपके से सुप्रीम पोंटिफ पैलेस के एंट्रेंस पर पहुंच गया। बुरे आदमी, अगर तुम मेरी योजना से सहमत नहीं हुए तो तुम्हें पछतावा होगा। कियान जुंजी का आखिरी वाक्य उस चिंगारी की तरह था जिसने बारूद के ढेर में आग लगा दी। सिंहासन पर बैठे कियान डाओलियू ने गुस्से में अपना हाथ सामने रखी मेज पर पटक दिया। एक जोरदार धमाके के साथ टेबल सीधे दो हिस्सों में बन गई। टेबल, मेरी तरफ से बोलो। जैसे किसी अनजान ताकत ने दखल दिया हो, कियान डाओलियू ने बिना किसी अजीब एहसास के बात की। विद्रोही बेटे, मैं सर्वोच्च पोप हूं। अपने होली सन पैलेस में वापस आकर कियान जुंजी ने बेबसी से सजी हुई छत को खाली नजरों से देखा। असल में यह आदमी लोकल नहीं था। जब उसे एहसास हुआ कि वह डोलुओ कॉन्टिनेंट में आ गया है और कियान जुंजी में ट्रांसमाइग्रेट हो गया है तो उसे बहुत बुरा लगा। यह क्या होना चाहिए था? जैसे 1949 में हारने वाली टीम में शामिल होना। उनके अभी के शरीर की सोल पावर सिर्फ रैंक 86 थी और वे लगभग 40 साल के थे। ऐसे टैलेंट को बाहरी दुनिया में जीनियस कहा जा सकता है, लेकिन एक देवत्व से सुरक्षित एंजल परिवार के लिए असली मालिक की छोड़ी हुई यादों के अनुसार वह एंजल कियान परिवार के इतिहास में सबसे कमजोर टैलेंट वाला व्यक्ति लगता था। अगर उसने कुछ नहीं किया तो भले ही उसे उस टॉप टियर लव ब्रेन बीबी डोन ने पकड़कर मकड़ियों को न खिलाया हो, उसके पास जीने के लिए ज्यादा दशक नहीं बचे होंगे। उन्होंने पिछले कुछ दिनों में अपने मौजूदा शरीर के असली सस्ते पिता के साथ तालमेल बिठाने के तरीके को याद किया। अपनी पांडित्यपूर्ण बातों को एक तरफ रखते हुए वह आदमी लगातार उसे रोक रहा था। अगर उन्होंने तान बुद्ध के जन्म से पहले क्लियर स्काई सेक्ट के उन सेलेस्टियल ड्रैगन्स से निपटने का मौका नहीं लिया होता, जब तक डेमन चाइल्ड दुनिया में उतरेगा तब तक सब कुछ के लिए बहुत देर हो चुकी होगी। मैं इतने लंबे समय से ट्रांसमाइग्रेटेड हूं और मुझे किसी सिस्टम के होने का एहसास नहीं हुआ है, इसलिए इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि मेरे पास कोई सिस्टम नहीं है। मैं सबसे पहले जाकर उस आधे जानवर की जगह को मिटा दूंगा। अगर चीजें सच में नामुमकिन हो गई तो मैं उन कुछ लोगों को जोरदार चोट पहुंचाऊंगा, भले ही इसके लिए मेरी जान चली जाए। कियान जुंजी की आंखों में एक गहरा हत्या का इरादा दिखाई दिया। उनके विजन में अगर स्वर्ग में असुर देवता सच में अपने प्यारे के लिए स्पिरिट हॉल को एक सांप के पत्थर के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए तैयार थे, तो वह कियान जुंजी जरूर एंजेलिक पवित्र तलवार लेकर पूरे डोलुओ कॉन्टिनेंट में घुस जाएगा। अगर वे उसकी जान चाहते तो वह डोलुओ कॉन्टिनेंट के सभी लोगों को अपने साथ दफना देता। इस बात तक सोचते हुए कियान जुंजी का दिमाग थोड़ा साफ हो गया। जो बातें उसके दिल पर भारी पड़ रही थी वे भी हवा में उड़ती हुई प्रतीत हुई। अनजाने में उसे लगा कि उसके शरीर में घूम रही सोल पावर बहुत स्मूथ हो गई है। अन्य जुबान दुनियाओं में इस स्थिति के लिए एक विशिष्ट शब्द था अबाधित विचार। बिशप युगुवान को मुझसे मिलने के लिए बुलाओ। कियान जुंजी ने नीचे गार्ड को आदेश दिया। डोलुओ कॉन्टिनेंट पर युगुवान के अलावा सिर्फ ब्रेकिंग क्लैन के सदस्य ही उन अमर पौधों के इस्तेमाल को साफ-साफ जानते थे। तो फिर एक टैंक सैन जिसने लो मार्शल दुनिया से किसी और के शरीर पर कब्जा कर लिया था, उसे ये बातें कैसे पता चल सकती हैं? इसका अंदाजा लगाना सचमुच कठिन था। जब कियान जुंजी अभी भी गहरी सोच में डूबे हुए थे, तभी प्लैटिनम गोल्ड यूनिफॉर्म पहने और चेहरे पर फेमिनिन रूज और पाउडर लगाए एक अजीब सा दिखने वाला आदमी अंदर आया। युगुवान संत को अपना सम्मान देता है। उठना अभी। युगुवान दुनिया भर में मशहूर क्रिसेंथेमम डोलू नहीं था, वह सिर्फ स्पिरिट सिटी में एक प्लैटिनम बिशप था। उनकी सोल पावर रैंक 80 से थोड़ी ही ज्यादा थी। उनके बड़े हुए कपड़ों को देखकर हालांकि कियान जुंजी को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। अपने पिछले जन्म में वह 20 साल से ज्यादा समय तक कैपिटल नाम की जगह पर रहा था। उन लोगों की तुलना में उससे पहले के युगुवान को अभी भी ठीक माना जाता था। युगुवान, मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपके पास कोई तस्वीरों वाली गाइड है जिसमें अमर पौधों की कटाई और इस्तेमाल के खास तरीकों के बारे में बताया गया हो? कियान जुंजी के पूछने पर वह पहले तो हैरान रह गया और फिर उसकी आंखों में बहुत ज्यादा खुशी आ गई। उसकी आवाज थोड़ी लड़खड़ा भी गई क्योंकि वह बहुत ज्यादा उत्साहित था। आपका महाराज, क्या ये हो सकता है? 2 चैप्टर 2 महाराज, मैं सुधार करने के लिए बहुत उत्सुक हूं। युगुवान एक आम स्पिरिट मास्टर से कल्टीवेट होकर अपनी आज की पोजीशन तक पहुंचे। जाहिर है कोई बेवकूफ नहीं थे। इस छोटे से सवाल जवाब में उसे एहसास हुआ कि कियान जुंजी के पास जरूर वही सुराग होगा जो वह हमेशा से चाहता था। उनकी आत्मा अमर पौधा होने के बावजूद वेलवेट स्काई गुलदाउदी, अगर उसे खाने के लिए इमोर्टल ग्रेड की जड़ी बूटी नहीं मिली तो उसकी सोल पावर आखिर में रैंक 95 पर लॉक हो जाएगी। युगुवान की तीखी नजरों का सामना करते हुए कियान जुंजी ने कंफर्मेशन में सिर हिलाया। मेरे पास अमर पौधों के बारे में जानकारी है। अगर आने वाले दिनों में आपका परफॉर्मेंस मुझे खुश करता है तो अंदर का वेलवेट स्काई क्राइसेंथेमम आपका होगा। जब कोई लीडर आपके लिए कोई बड़ा विजन बताता है तो हर एक शब्द को फ्रेम दर फ्रेम एनालाइज करने की जरूरत होती है। अपने लीडर को कैसे संतुष्ट किया जाए, इसमें बहुत बारीकियां हैं। साफ है, युगुवान को कियान जुंजी की बात समझ आ गई। बिना एक और शब्द कहे वह कियान जुंजी के सामने घुटनों के बल बैठ गया और वफादारी की कसम खाई। ये देखकर कि दूसरी पार्टी कितनी समझदार है, कियान जुंजी के चेहरे पर तुरंत एक दिखावटी मुस्कान आ गई और उसके मुंह के कोने बेकाबू होकर सिकुड़ गए। ओह माय, बिशप युगुवान, इतनी दूर क्यों जाना? इतनी दूर क्यों जाना? युगुवान गुस्से में लगभग हंस पड़ा। उसने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था कि उनके स्पिरिट हॉल का संत असल में अपनी नैतिक जरूरतों को लेकर इतने लचीले। कियान जुंजी ने समझदार लोगों के प्रति विनम्र होने का दिखावा किया और युगुवान को उठने में मदद की। बिशप युगुवान, आपके पार्टनर के तौर पर जो आपके साथ मार्शल सोल फ्यूजन टेक्निक बना सकते हैं, बिशप गुई मेई को नहीं भूलना चाहिए जब तरक्की का इतना बड़ा मौका आए। एनश्राइनमेंट हॉल में बंद पुराने लोगों के उस ग्रुप में एक तरह का घमंड था जो टॉप टियर एक्सपर्ट्स में आम है। हालांकि अपने भविष्य के प्लान में उन्हें कमोबेश कुछ कम अच्छे तरीकों का इस्तेमाल करना होगा। युगुवान और गुई मेई स्वाभाविक रूप से ऐसे कामों के लिए सबसे उपयुक्त थे। कियान जुंजी को अपने करीबी दोस्त का जिक्र करते देख युगुवान ने सहमत होने से पहले बस एक पल सोचा। जल्दी वफादारी का ऐलान करने से भविष्य में जब कियान जुंजी सुप्रीम पोप बनेंगे तो उनका और गुई मेई का रुतबा अपने आप बढ़ जाएगा। महामहिम संत की बातें समझ में आती हैं। मैं अभी ओल्ड गोस्ट से बात करूंगा। अच्छा, मैं तुम दोनों का यही इंतजार करूंगा, लगभग उतना ही समय जितना एक अगरबत्ती को जलने में लगता है। युगुवान गुई मेई को पवित्र सोन महल में ले गई। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा उसने युगुवान से बात की थी। गुई मेई ने सीधे उसके प्रति अपनी वफादारी जाहिर कर दी। तो चलो हम निकल पड़ते हैं, हमारी मंजिल सनसेट फॉरेस्ट है। कुछ दिनों बाद वे तीनों सनसेट फॉरेस्ट के बाहरी इलाके में पहुंच गए।
वह खजाने की जमीन जेड फॉस्फो 7 एब्सोल्यूट फूलों से बने जेड फॉस्फो स्नैक पॉइजन से सुरक्षित है। तुम दोनों को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। कियान जुंजी ने उन्हें याद दिलाने के लिए बात की। इस जमाने में डुगुबो ने शायद उस जगह को अभी तक खोजा नहीं था, इसलिए वह मेडुसा सांप शायद अभी भी आइस एंड फायर लिन यांग वेल में फंसा हुआ था। इसे मारना और इससे गिरी कोपरी को अपने नीचे काम करने वालों को इनाम देने के लिए लेना एक अच्छा विकल्प होगा। अगर भविष्य में डुगुबो को सही 8वीं स्पिरिट रिंग नहीं मिली और वह अपने ही जहर से मर गया तो क्या होगा? कियान जुंजी को लगा कि यह उसका काम नहीं है, क्योंकि वह ओरिजिनल कहानी में पूरे शहर को जहर देने में काबिल था, तो इस जन्म में अपने ही जहर के असर से मरना ही उसकी किस्मत होगी। उन तीनों ने सनसेट फॉरेस्ट को स्कैन करने के लिए लगातार अपनी मेंटल एनर्जी को बढ़ाया। हेवन डू एम्पायर में दूसरा सबसे बड़ा स्पिरिट बीस्ट जंगल होने के कारण किसी खास जगह को जल्दी से ढूंढना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन अच्छी खबर बस इतनी थी कि ओरिजिनल कहानी में गैंगजी और फ्लैंडर का ग्रुप आइस एंड फायर लिन यांग वेल के बाहरी इलाके को ढूंढ पाया था, जिसका मतलब था कि यह खजाने की जगह हेवन डू सिटी से ज्यादा दूर नहीं थी। ग्रैंड मास्टर यू की रैंक 29 वॉकिंग स्पीड को रेफरेंस मानकर उन्हें आखिरकार तीसरे दिन जेड फॉस्फो स्नैक पॉइजन से ढका हुआ एक एरिया मिला। महामहिम संत, ऐसा लगता है कि यही वह जगह है। जैसे ही युगवान बोल रहा था, उसने अपने स्टोरेज स्पिरिट टूल से कई खास तौर पर बनाई गई डिटॉक्सिफिकेशन पिल्स निकाली। जब उन तीनों ने उन्हें खा लिया तो उन दोनों ने उसके अगुआ के तौर पर काम करते हुए अपने आप कियान जुंजी के लिए रास्ता साफ कर दिया। जहरीले घेरे से गुजरते हुए अचानक उनकी आंखों के सामने एक घाटी दिखाई दी। घाटी बड़ी नहीं थी, लेकिन उसकी अपनी ही दुनिया थी। घाटी अजीब पौधों से भरी थी जो अपने आकार को ऐसे फैला रहे थे कि गिनती करना मुश्किल था। ज्यादातर फूल और जड़ी बूटियां एक शानदार सपने जैसी चमक के साथ चमक रहे थे। घाटी के बीच में बनी झील सबसे ज्यादा आकर्षक थी। झील की आधी सतह फैट की तरह दूधिया सफेद थी, जबकि दूसरी आधी खून की तरह सिंदूरी थी। वे ताइजी पैटर्न की तरह मिले हुए थे, फिर भी साफ तौर पर बंधे हुए थे। हालांकि इन और यांग मछली के स्टैंडर्ड आकार में नहीं थे। दो रंग के पानी के मिलने की जगह पर एक झरने की आंख थी जहां दोनों रंग मिलते थे और लगातार मंथन करते थे। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि दूधिया सफेद और सिंदूरी रंग के झरने के पानी में हर एक में एक अजीब पौधा उग रहा था। एक पूरी तरह से बर्फीले नीले रंग का था, जिसमें 8 कोनों वाली पत्तियां बाहर की ओर फैली हुई थी, जिनसे एक तीखी ठंडी की निकल रही थी। दूसरा आग जैसा लाल, तेज और चमकीला था, जो बर्फीले नीले पौधे की तरह एक शानदार नजारा बना रहा था। अपने सामने अमर पौधों को देखकर युगवान लगभग पागल हो गया। उनके जैसे फूल प्रेमी के लिए वह भी यही मानना चाहेंगे। ध्यान रहे, गुई मेई ने उसे चेतावनी देने के लिए कहा। एक एजिलिटी अटैक सिस्टम स्पिरिट डुलू के तौर पर हर समय आसपास की हर हलचल पर नजर रखना उसका जरूरी काम था। अपने करीबी दोस्त की चेतावनी सुनकर युगवान मेडुसा सांप के हमले से बाल बाल बच गया, जो वहां छिपा हुआ था। लेकिन उस जानवर को उतरते ही कई कीमती स्पिरिचुअल पौधों को नष्ट करते देखकर युगवान को तुरंत गुस्सा आ गया। पुराना भूत बाद वाले को तुरंत युगवान का मतलब समझ आ गया। उसकी गोस्ट शैडो स्पिरिट उसके पीछे दिखाई दी और 8 स्पिरिट रिंग्स, 2 पीली, 2 बैंगनी और 4 काली, उसके पैरों के नीचे तैरने लगी। कियान जुंजी जो किनारे पर था, उसके पास भी उसकी आत्मा थी। यहाँ के अमर पौधे उसके लिए बहुत काम के थे। जाहिर है, वह नहीं चाहता था कि उस जानवर के कारण उनमें से ज्यादातर नष्ट हो जाएं। यूनिपोलर स्टैटिक डोमेन, युगवान और गुई मेई ने किलिंग मूव के साथ शुरुआत की। सोने और चांदी की आत्मा की शक्ति लगातार हवा में मिल रही थी। वे एक दूसरे के सामने हाथ जोड़े खड़े थे। उनके शरीर के चारों ओर घूम रहे 16 स्पिरिट रिंग तुरंत एक बड़े सोने और चांदी के स्पिरिट रिंग में बदल गए, जो चुपचाप उड़ गए और मेडुसा सांप को वहीं जमा दिया। इस समय कियान जुंजी के हाथ में एक सुनहरी अंजलिक पवित्र तलवार भी आ गई। ये वास्तव में उनकी 5वीं आत्मा क्षमता थी, पवित्र तलवार। पवित्र आत्मा की शक्ति तलवार की नोक पर जमा हो गई। कियान जुंजी आगे की ओर उड़े और सीधे मेडुसा सांप की आंख में छुरा घोंप दिया। दर्द से कराहते हुए लगभग 40,000 साल पुराना मेडुसा सांप जमीन पर बिना हिले डुले पड़ा था। उसकी लाश से एक काली आत्मा की अंगूठी निकली। कियान जुंजी ने स्पिरिट रिंग को हटाने के लिए अपना हाथ उठाया और मेडुसा स्नैक के सिर में खोजबीन शुरू कर दी। रिप की आवाज के साथ उसके हाथ में एक क्रिस्टल क्लियर कोपरी स्पिरिट बोन दिखाई दी। 3 चैप्टर 3 रिफाइनिंग, उन सभी को रिफाइन करें। कियान जुंजी के हाथ से गिरी स्पिरिट बोन को देखकर युगवान और गुई मेई की आंखें चौड़ी हो गईं। एक स्पिरिट मास्टर की अंदरूनी लालच को दबाना नामुमकिन था। इस जमाने में स्पिरिट बोन बहुत कम मिलती थी। 1000 साल पुरानी स्पिरिट बोन के लिए भी ताकतवर स्पिरिट मास्टर्स लड़ने लगते थे, जिससे उन्हें खून की नदी के खजाने का नाम मिला। उनकी लालची नजरों को नजरअंदाज करते हुए कियान जुंजी ने सीधे उसे अपने स्टोरेज स्पिरिट टूल में डाल दिया। हालांकि ऐसी बेकार स्पिरिट बोन्स उसके लिए चिकन रिब्स जितनी भी बेकार थी, फिर भी उसे अपने से पहले वाले 2 लोगों को इनाम देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फिर भी जब अपने नीचे काम करने वालों के साथ काम करते हैं तो दया और अधिकार का बैलेंस बनाना जरूरी है। इस बार उन्हें बाहर लाना और उनमें से हर एक को एक स्वर्ग को हराने वाला अमर पौधा देना पहले से ही काफी उदारता थी। स्पिरिट बोन चाहिए, मैं आपको बताता हूं, यह उनकी भविष्य की लॉयल्टी पर निर्भर करेगा। युगवान, जाओ और यहाँ के सभी अमर पौधों को कैटेगरी के हिसाब से पैक कर लो। वह अजीब मखमली आसमानी गुलदाउदी तुम्हारी है। जब आप ये कर ही रहे हैं तो गुई मेई के लिए भी एक ले लीजिए। जैसे ही कियान जुंजी ने बात की, उसने पूल के पास एक सुनहरे गुलदाउदी की ओर इशारा किया जो युगवान की आत्मा के समान थी। ये समझते हुए कि क्या हो रहा है, युगवान ने कियान जुंजी की नजर का पीछा किया जहां वह इशारा कर रहा था। अगले ही सेकंड जैसे वह किसी हाइपर हो, वह लगभग सुनहरे गुलदाउदी के सामने आ गया और उस अजीब मखमली आसमानी गुलदाउदी को एक पूरे दीवाने के एक्सप्रेशन के साथ पकड़े हुए था। क्या वह हमेशा ऐसा ही रहता है? संत महाराज, ये इस समय कियान जुंजी ने आखिरकार देखा कि युगवान फूलों और पौधों के प्रति कितनी जुनूनी थी। हालांकि ओरिजिनल कहानी में उन 7 बेकार जानवरों द्वारा खाए गए अमर पौधों के बारे में उनका आम अंदाजा था, लेकिन आखिर में वह एक आम आदमी थे। प्रोफेशनल मामले प्रोफेशनल्स पर छोड़ देने चाहिए। काफी समय बीतने के बाद आखिरकार युगवान से बाहर निकली। एक नई दुल्हन की देखभाल करने की कोमलता के साथ उसने स्ट्रेंज वेलवेट स्काई गुलदाउदी को धीरे से उस स्टोरेज स्पिरिट टूल में रखा जो उसने बहुत पहले तैयार किया था। इस समय कियान जुंजी को देखते हुए उसकी आंखों में वफादारी का भाव लगभग छलकने को तैयार लग रहा था। कियान जुंजी के कहने पर उसने जल्दी से ऑटम वाटर ड्यू, क्यूई लुओ ट्यूलिप, नार्सिसस जेड फ्लैश बोन, यर्निंग हॉट ब्रोकन रेड और दूसरे अमर पौधे एक करके ढूंढ लिए। संत महाराज, यह अमर पौधा ओल्ड गोस्ट नेदरवर्ल्ड इक्विनॉक्स फ्लावर के लिए सबसे सही है। जैसे ही उसने ये कहा, उसके हाथ में एक अजीब सा फूल आ गया जो काला था और उसमें लाल रंग की झलक थी। एंजल मार्शल सोल के मालिक होने के नाते कियान जुंजी को ऐसी बुरी चीजें अपने आप पसंद नहीं थी। गुई मेई को इसे खाने के लिए देने का इशारा करने के बाद उसने युगवान से स्टोरेज स्पिरिट टूल लेने के लिए अपना हाथ उठाया, जिसमें अनगिनत अमर पौधे और हाई ग्रेड स्पिरिट मेडिसिन थे। कियान जुंजी ने अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करके अलग-अलग शानदार जेड बॉक्स में पैक किए गए अमर पौधों को थोड़ी देर के लिए देखा और खुशी से सिर हिलाया। अंदर की चीजें स्पिरिट हॉल में अनजान संख्या में टाइटल डुलुओ कैंडिडेट ला सकती हैं और एनश्राइनमेंट हॉल में बंद पुराने लोगों को उनकी रुकावटों से निकलने में मदद कर सकती हैं। आखिरकार इस डोलुओ कॉन्टिनेंट पर ऐसा लगता था कि स्वर्ग और पृथ्वी का एक नियम उन टॉप टियर स्पिरिट्स की लेगेसी को दबा रहा था। उदाहरण के लिए 9 हॉटेड बेगोनिया और 7 किल्स वॉर जैसी टॉप टियर स्पिरिट्स लगभग हमेशा हर पीढ़ी में एक ही व्यक्ति को दी जाती थी। पहला वाला तो और भी ज्यादा एक्सट्रीम था, किसी भी युग में एक ही समय में 9 हॉटेड बेगोनिया स्पिरिट के सिर्फ 2 ही मालिक हो सकते थे। नहीं तो कियान जुंजी को लगा कि सबसे मजबूत सपोर्ट के टाइटल का 7 ट्रेजर फैमिली से कोई लेना देना नहीं होगा। लानत है, एकमात्र दोषपूर्ण कचरा आत्मा जो केवल आत्मा संत के पद तक ही विकसित हो सकती है, कितनी दुर्भाग्यशाली। एक और उदाहरण गोल्ड क्रोकोडाइल डुलुओ का गोल्डन क्रोकोडाइल किंग परिवार था। हर पीढ़ी सिर्फ एक किंग लेवल स्पिरिट पैदा कर सकती थी, जबकि बाकी ज्यादा से ज्यादा गोल्डन क्रोकोडाइल में जा सकते थे। यही वजह थी कि भले ही गोल्डन क्रोकोडाइल किंग ब्लू लाइटनिंग टाइरेंट ड्रैगन को कुचल सकता था, लेकिन बाद वाले को दुनिया में नंबर 1 बीस्ट स्पिरिट के तौर पर जाना जाता था। लेकिन कियान जुंजी को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की थी कि हथौड़ा चलाने वाले उन लोगों पर इस रहस्यमय नियम का कोई असर नहीं पड़ा। हे भगवान, उनके एक के बाद एक बच्चे हुए और जो लोग क्लियर स्काई हैमर स्पिरिट को जगाते थे, उनका इनेट सोल पावर रैंक आमतौर पर कम नहीं होता था। वे इसे छिपाने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। अगर इसमें कोई गड़बड़ नहीं होती तो कियान जुंजी ने कसम खाई थी कि वह यही मिट्टी खा जाएगा। मेरी सेराफिम स्पिरिट की पवित्र और रोशनी वाली शक्ति नेचुरली 10,000 साल बाद बताए गए अल्टीमेट लेवल पर है, लेकिन आग वाले गुण में अभी भी थोड़ी कमी है। अगर मैं इसकी भरपाई करना चाहता हूं तो कॉक्सकॉम फीनिक्स सनफ्लावर बेशक सबसे अच्छा विकल्प है। लेकिन कियान जुंजी ने 2 रंग के झरने के पानी के नीचे देखा। दूसरों को शायद पता न हो कि अंदर क्या है, लेकिन उसे कैसे पता नहीं चलता। ये आइस और फायर ड्रैगन किंग्स हैं। यहाँ तक कि उनकी मौत के बाद फैली एनर्जी को सोख कर बनी काब्य घास भी डुलुओ कॉन्टिनेंट के स्पिरिट मास्टर्स को उनकी किस्मत को चुनौती देने में मदद कर सकती है। अगर वह नीचे दिए गए 2 ड्रैगन किंग स्केलेटन को बेहतर बनाने और फिर उनके गिराए गए डिवाइन ग्रेट स्पिरिट बोन्स को एब्जॉर्ब करने का कोई तरीका ढूंढ लेता तो क्या वह वहीं और उसी समय स्वर्ग में नहीं चला जाता? अनजाने में झरने के बीच में 2 बर्फ और आग के अमर पौधों की ओर उसकी नजर बहुत गर्म हो गई। इन चीजों को तांग-सांग के लिए छोड़ना बहुत बड़ी बर्बादी है। ये मेरे लिए बनी है। ऑक्टागोनल मिस्टीरियस आइस ग्रास और इन्फर्नल डेलिकेट एप्रिकॉट को चुनने और खाने के लिए दूसरे इमोर्टल पौधों की तरह खास टेक्निक की जरूरत नहीं थी। उसे बेसिक सेटिंग साफ-साफ याद थी। सोने और जेड के औजारों का इस्तेमाल करके उन्हें इकट्ठा करना, फिर 10 सांसों में दोनों को खत्म करना और झरने में कूद जाना। कियान जुंजी के हाथ में स्टोरेज रिंग से नीली रोशनी की चमक के साथ सही टूल्स दिखाई दिए।
उसने 2 अमर पौधों की जड़ों पर निशाना साधा, उन्हें जल्दी से काट दिया, उन्हें सोल पावर में लपेटकर अपने सामने लाया और निगल लिया। कुछ ही सांसों के बाद कियान जुंजी का शरीर जोर से कांप उठा। अचानक उसके पैरों के नीचे से बर्फीले नीले रंग की एक परत उठी, जो एक पल में उसके पूरे शरीर पर फैल गई और उसे पारदर्शी नीले रंग में रंग दिया। इससे पहले कि यह नीला रंग फीका पड़ता, उसके ठीक पीछे आग जैसे लाल रंग की एक और परत आ गई। बस एक पल की हिचकिचाहट के साथ कियान जुंजी ने आइस एंड फायर यिन यांग वेल के पानी में छलांग लगा दी ताकि आइस एंड फायर गोल्डन बॉडी रिफाइनमेंट को पूरा किया जा सके, जिसकी तांग ने बहुत तारीफ की थी। किनारे पर युगवान, जो गुई मेई को अमर पौधे खाने की सावधानियां बता रहा था, उसने अपने पीछे छपने की आवाज सुनी। जब वह पलटा तो उसे बहुत बुरा लगा। कियान जुंजी का फिगर कहां था? झरने के पानी से लगातार बुलबुले उठ रहे थे, जिससे उसे, जो स्पिरिट डुलू एक्सपर्ट है, भी डर लग रहा था। पुराना भूत, संत महाराज तो नहीं कूदे, है ना? युगवान ने मुश्किल से निगला, उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। गुई मेई हमेशा की तरह चुप था, लेकिन उसकी पीठ पहले से ही ठंडे पसीने से भीग चुकी थी। साफ-साफ कहें तो अगर कियान जुंजी की मौत सच में यहीं हो जाती, तो उनकी जिंदगी भी खत्म हो जाती। कियान दाओलियू का उन्हें सम्मानजनक मौत देना सबसे बड़ी दया मानी जाएगी। युगवान, अभी घबराओ मत। संत महाराज को ऐसा नहीं होना चाहिए जो अपनी जान की इस तरह अनदेखी करे। चलो यहाँ थोड़ी देर इंतजार करते हैं। चैप्टर 4 है, तो मेरे पास भी चीट कोड है। आइस एंड फायर यिन यांग वेल के झरने में घुसते हुए कियान जुंजी को ऐसा लगा जैसे वह किसी खाई में गिर गया हो। उसे बस अपनी चेतना लगातार डूबती हुई महसूस हो रही थी, जबकि उसके आसपास की हर चीज उसे पूरी तरह निगलने वाली लग रही थी। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को ऐसी जगह पाया जहां वह पहले कभी नहीं गया था। उसके सामने 2 बड़ी पत्थर की मूर्तियां खड़ी थीं। बाईं ओर एक महिला परी थी जिसकी पीठ पर 6 पंख थे और उसके हाथ में एक पवित्र तलवार थी जिस पर अनगिनत मुश्किल रून्स खुदे हुए थे और उससे सुनहरी पवित्र रोशनी निकल रही थी। और दाईं ओर वाला भी 6 पंखों वाला देवदूत था, लेकिन पहले वाले के उलट उसके शरीर से बैंगनी, बुरी और गिरी हुई रोशनी निकल रही थी। यहाँ तक कि उसकी पीठ पर पंख भी कंकाल के आकार के थे। ये दोनों मूर्तियां इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही हैं? थोड़ी देर की हैरानी के बाद कियान जुंजी शांत हो गए और लगातार इस अजीब माहौल को देखने लगे। उसके लिए सबसे बुरी हालत बस मरना और फिर से शुरू करना था। आखिर वह ऐसा इंसान था जो पहले भी एक बार मर चुका था, इसलिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। जितना ज्यादा वह देखता, ये दोनों देवदूत की मूर्तियां उतनी ही जानी पहचानी लगती। इससे पहले कि वह आगे कुछ सोच पाता, इस खाली जगह में एक शानदार लेकिन मैकेनिकल आवाज गूंजी। एनर्जी एब्जॉर्प्शन पूरा हुआ। एक ट्रांसमाइग्रेटर का पता चला। कृपया अपनी स्पिरिट चुनें। कियान जुंजी एक पल के लिए हैरान रह गए, फिर बहुत खुश हो गए। वह जानता था कि एक नेचुरली बुरा दूसरी दुनिया का दानव होने के नाते ऐसा कोई तरीका नहीं था कि उसके पास कुछ खास न हो। हे भगवान, तो यही तो उसका इंतजार कर रहा था। कियान जुंजी ने अंदाजा लगाया कि इस जगह से सोख ली गई काफी एनर्जी का मतलब है कि आइस और फायर ड्रैगन किंग्स के बचे हुए हिस्सों से बची हुई डिवाइन पावर पूरी तरह सोख ली गई है। अरे नहीं, मेरी ड्रैगन हड्डियां। कियान जुंजी को तुरंत एहसास हुआ कि अगर चीजें वैसी ही होती जैसा उसने सोचा था, तो क्या वह 2 डिवाइन ग्रेड स्पिरिट बोन्स नहीं खो देगा? बाहर जैसे ही आइस एंड फायर ड्रैगन किंग्स की खत्म होती दिव्य शक्ति सोख ली गई, आइस एंड फायर यिन यांग वेल की स्पिरिचुअल क्यू में सोल पावर का कंसंट्रेशन धीरे-धीरे कम होने लगा। झरने का लाल और नीला पानी भी फीका पड़ने लगा और वापस आम झरने के पानी जैसा दिखने लगा। युगवान और गुई मेई, जो परेशान थे, आखिरकार उन्हें राहत मिली। यहाँ हुए बदलावों का मतलब था कि नीचे मौजूद कियान जुंजी की जान को कोई खतरा नहीं था। ओल्ड घोस्ट, ऐसा लगता है कि हिज हाइनेस द सेंट को कोई खतरा नहीं है। क्योंकि हम यहाँ बस इंतजार कर रहे हैं, तो क्यों ना हम बारी-बारी से पहरा दें, जबकि दूसरा एक इमोर्टल प्लांट को रिफाइन कर रहा है। अच्छा, झरने के नीचे कियान जुंजी को बाहर के बदलावों का अंदाजा नहीं था। वह सिर्फ ड्रैगन किंग स्पिरिट बोन्स को खोने के दुख पर ध्यान दे रहा था। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि फायर ड्रैगन किंग की दिव्य शक्ति और उत्पत्ति आसानी से बाईं ओर की मूर्ति में प्रवेश कर गई थी। आइस ड्रैगन किंग की दिव्य शक्ति और उत्पत्ति दाईं ओर की मूर्ति में प्रवेश कर गई। इसलिए कियान जुंजी ने चाहे किसी भी तरफ से विरासत चुनी हो, ड्रैगन किंग की बची हुई ओरिजिन पावर लगातार उसके शरीर को पोषण देगी और भगवान बनने के लिए एक सच्ची नींव रखेगी। जब वह अभी भी सोच में डूबा हुआ था, अचानक उसके सामने एक नीली लाइट वाली स्क्रीन आ गई जिस पर सिर्फ 2 ऑप्शन थे। स्पिरिट केल गॉड पोजीशन, एंजल गॉड किंग। स्पिरिट मोर्गाना गॉड पोजीशन, फॉलन एंजल गॉड किंग। कियान जुंजी तुरंत जाग गया। बढ़िया चीज, ये सच में बढ़िया चीज थी। अगर डोलुओ कॉन्टिनेंट के किसी रहने वाले को ऐसा मौका मिलता, तो वे जरूर किसी एक को बात मानकर चुनने की हिम्मत करते। और इस बात की बहुत ज्यादा संभावना थी कि वे केल स्पिरिट को चुनेंगे। आखिरकार फॉलन एंजल जैसी कोई चीज बहुत ज्यादा बुरी लगती है। लेकिन कियान जुंजी को पता था कि वे दोनों सुपर गॉड यूनिवर्स में बराबर ताकत के पावरहाउस थे। सिर्फ एक को चुनना सच में बहुत बुरा होगा। तांग सांग के भी एक शरीर में 2 देवता हो सकते थे, तो कियान जुंजी के क्यों नहीं? इसके अलावा हत्या और लूटपाट जैसे कामों के लिए फॉलन एंजल स्पिरिट का इस्तेमाल करना एकदम सही था। अगर वह बुरा सन की कियान दाओलियू शुरू में बताए गए प्लान से जिद करके मना कर देता, तो वह बस अपनी फॉलन एंजल स्पिरिट का इस्तेमाल करता। और क्या दूसरों को पता चला कि यह स्पिरिट हॉल का काम था? ओटिल्डा मेरे प्यारे, क्या मजाक है? हमारी एंजल मार्शल सोल रोशनी और न्याय का अवतार है, यह इतनी बुरी कैसे दिख सकती है? कियान जुंजी के चेहरे पर ड्रैगन किंग जैसी टेढ़ी मुस्कान आ गई जब उसने एक साथ दोनों ऑप्शन दबाए। एक पल में जगह जोर से हिल गई और रोशनी चमक और अंधेरे के बीच टिमटिमाने लगी। केली और मोर्गाना की मूर्तियों पर अनगिनत दरारें आ गईं और पत्थर टूटने की आवाज पूरी जगह में गूंजने लगी। सुनहरी पवित्र रोशनी की एक किरण और बुरी एनर्जी से भरी बैंगनी रोशनी सीधे कियान जुंजी के शरीर में घुस गई। इस पर उन्होंने बिना मना किए हर चीज का स्वागत किया। उसके आत्मा सागर में एक के बाद एक 2 शानदार महिला आवाजें प्रकट हुईं। हमेशा जलते हुए पंख, मुझे नश्वर दुनिया के डूबने से दूर ले चलो। मेरे दर्द को समझें। उनके स्पिरिचुअल स्पेस में एक ही समय पर 2 अलग-अलग तैरते हुए गॉड सीड्स दिखाई दिए, एक गोल्ड और एक पर्पल। कियान जुंजी के माथे पर वह निशान उभरा जो केवल देवता के उत्तराधिकारी पर ही दिखाई देता है, एक पंख के आकार का निशान जिसके दोनों ओर सोना और काला रंग था। दिव्य श्रेणी की आत्मा के नीचे उतरने की घटना को छिपाना स्वाभाविक रूप से आसान नहीं था। झरने के नीचे से रोशनी के 2 बड़े खंभे सीधे आसमान में उठे। एक साथ स्पिरिट हॉल में एंजल गॉड की मूर्ति, सी गॉड आइलैंड पर सी गॉड की मूर्ति, स्लॉटर सिटी में हेल रोड। डोलुओ कॉन्टिनेंट की हर उस जगह पर जहां किसी देवी की विरासत थी, चेतावनी जारी की गई। बो साइक्सी, कियान दाओलियू और 9 सिर वाले खूनी क्रिम्सन बैक किंग, सभी ने उस दिशा की ओर देखा जहां से यह आभा आ रही थी। क्लियर स्काई सेक्ट, 7 ट्रेजर ग्लेज़ टाइल स्कूल, ब्लू लाइटनिंग टाइलेंट ड्रैगन सेक्ट और 2 महान साम्राज्यों के रॉयल एनश्राइन, सभी ने अपनी नजरें सनसेट फॉरेस्ट की ओर मोड़ लीं। उनकी आंखों में या तो लालच था या फिर हत्या करने का इरादा। पास में मौजूद कुछ बड़े लोग पहले ही इस घटना की दिशा में निकल चुके थे। उनके विचार सरल थे, अगर कोई दुर्लभ खजाना नीचे उतरा था, तो वह उनका होना तय था। अगर कोई जीनियस जो उनकी सेना का हिस्सा नहीं है, सामने आता है और उनके पीछे के सेक्ट में शामिल नहीं होना चाहता, तो बहुत कड़े कदम उठाने पड़ते। एक लड़की को उनके सेक्ट के लिए जीनियस लोगों को पैदा करने का टूल बना दिया जाएगा, जबकि एक लड़का जीनियस लोगों के लिए स्टड बन जाएगा। डोलुओ कॉन्टिनेंट के सभी रिसोर्स पहले से ही उन स्पिरिट मास्टर लॉर्ड्स के बीच बंटे हुए थे। एक अनजान नाम स्पिरिट मास्टर का आना सिर्फ उनके हितों और ताकत को चुनौती देगा और उनसे छीन लेगा। ये महानुभाव निश्चित रूप से ऐसा करने को तैयार नहीं होंगे। कियान जुंजी पानी से बाहर कूदा, नए कपड़े पहने और जल्दी से युगवान और गुई मेई को स्पिरिट सिटी की ओर भागने का इशारा किया। उसने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि सिर्फ 2 दिव्य श्रेणी की आत्माओं को अवशोषित करने से इतना बड़ा हंगामा हो जाएगा। अगर वे अंधे नहीं थे, तो कोई भी आसमान में जाती रोशनी की उन किरणों को देख लेता। उनमें से कोई भी अभी तक टॉप टियर पावर हाउस नहीं था। अगर वे क्लियर स्काई सेक्ट के टैंक दाचुई से टकरा गए, तो यह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। खाली आइस एंड फायर यिन यांग वेल पर आखिरी बार नजर डालकर और यह कंफर्म करके कि उनके लिए कोई काम की जड़ी बूटियां नहीं बची हैं, कियान जुंजी खुश होकर चला गया। 5 चैप्टर 5 दया, सम्मान, किफायत और विनम्रता, दिव्य क्षेत्र, ईश्वर क्षेत्र हब। एंजल और फॉलन एंजल की गॉड पोजीशन के उभरने से गॉड रेलम हब जोर से हिलने लगा। डोलू यूनिवर्स के साधना नियमों के अनुसार दिव्य लोक द्वारा मैनेज किए जाने वाले निचले लोकों में अगर कोई असाधारण प्रतिभा वाला प्रोडिजी अपने लोक की बेड़ियों को तोड़ता है और ब्रेकथ्रू का आखिरी स्टेप पूरा करता है, तो उनके शरीर में उनके लिए एक खास गॉड पोजीशन दिखाई देगी। और जिस पर ये गॉड पोजीशन सामने आएगी, उसे गॉड रेलम हब कैप्चर कर लेगा, जिससे ये पूरे डोलू यूनिवर्स के डिवाइन रेलम के मैनेजमेंट सिस्टम में शामिल हो जाएगा। पहले के एंजल गॉड और सी गॉड के मामले में भी यही हुआ था। हर कोई गॉड रेलम हब में इस गड़बड़ी को देखते हुए लोअर रेलम में 2 गॉड किंग लेवल गॉड पोजीशन एक साथ दिखाई देने चाहिए थे। और उनके एक साथ दिखने के समय को देखते हुए इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि वे पति पत्नी देवताओं की एक और जोड़ी हों। ऐसे नई पीढ़ी के जीनियस के लिए हमें उन्हें जरूरत के हिसाब से भर्ती करना चाहिए। बैंगनी रंग के कपड़े पहने एक आदमी जो गहरे बैंगनी रंग की बिजली से घिरा हुआ था, वहां मौजूद बाकी 4 लोगों से बात कर रहा था। ये चारों उनके साथ दिव्य लोक के 5 महान देव राजा थे। जो बोल रहा था वह विनाश का देवता था, जो दिव्य क्षेत्र को बनाने पर तुला हुआ था। उनके विचार में ये बात की दिव्य क्षेत्र 2 नए देव राजा पैदा कर सकता है, एक बहुत अच्छी बात थी। अभी के डिवाइन रेलम को डिवाइन रेलम कहा जाता है, लेकिन असल में ये ड्रैगन गॉड रेलम के टूटने के समय का बस एक बड़ा टुकड़ा है। पिछले कुछ सालों में नीचे के प्लेन से लगातार प्रोडिजीज के असेंशन के जरिए आने से ये सैचुरेशन के करीब पहुंच गया है। दिव्य क्षेत्र उस जगह पर पहुंच गया है जहां उसे फैलना चाहिए।
हालांकि दिव्य क्षेत्र के सभी 5 महान देव राजाओं के विचार विनाश के देवता जैसे नहीं थे। असुर भगवान जाने पर तुले हुए थे, जबकि बुराई और दया के 2 भगवान राजा कुछ जिद्दी और पुराने ख्यालों वाले थे। पति पत्नी की जोड़ी हमेशा यही मानती थी कि दिव्य लोक की मौजूदा हालत को बनाए रखना ही सबसे अच्छा विकल्प है। जहां तक विनाश के देवता की साथी जीवन की देवी का सवाल है, खैर वह पूरी तरह से पवित्र मां थी। उसे ये भी लगा कि सारी लड़ाई और मारकाट बहुत बुरी थी। विनाश के देवता के दिल में अगर 2 नए आए देव राजा पूरी तरह से उनके साथ खड़े हो सकें और दिव्य क्षेत्र को बढ़ाने के उनके प्लान का सपोर्ट कर सकें तो ये बेशक सबसे अच्छा होगा। इसलिए अगर उनके हाथ की ताकत कम भी हो जाए तो भी वे हिचकिचाएंगे नहीं। कियान जुंजी, दोस्त बस तुम इंतजार करो, जब समय आएगा तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक सच्चा रेडिकल कैसा दिखता है। विनाश, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूं। हम अभी तक नहीं जानते कि इन 2 नए भगवान राजाओं का हमारे दिव्य राज्य के प्रति क्या रवैया है। बेहतर है कि इतनी आसानी से किसी नतीजे पर न पहुंचे। बिल्कुल, मैं ईविल की बात से सहमत हूं। दिव्य लोक का मौजूदा ढांचा पहले ही बन चुका है। अचानक एक नई शक्ति के आने से मौजूदा संतुलन टूट जाएगा। विनाश, क्या तुम अतीत के ड्रैगन गॉड विद्रोह को भूल गए हो? बोलने वाले देव राजाओं में से पति पत्नी देवताओं की एक और जोड़ी थे, दया के देवता और बुराई के देवता। एक वजह ये थी कि वे अपनी पावर कम नहीं करना चाहते थे। इससे भी जरूरी बात ये थी कि उनके पास पहले से ही पुनर्जन्म के लिए लोअर रेल में उतरने और अपनी जगह लेने के लिए 2 बदकिस्मत बलि का बकरा ढूंढने का प्लान था। इसका मतलब ये था कि वे अपना केक भी रखना चाहते थे और उसे खाना भी चाहते थे। ये दोनों देवता दिव्य लोक में एक देव राजा के कर्तव्य पूरे नहीं करना चाहते थे, फिर भी वे अपने हाथों में एक देव राजा की शक्ति चाहते थे। विनाश के देवता तारांकन 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 असुर, तुम क्या कहते हो? बुराई के देवता ने चुप असुर देवता को देखा और सभी देवताओं की नजरें उन पर टिक गईं। असुर भगवान के दिल में बिल्कुल कुछ नहीं था, वे क्या कह सकते थे? ये तो पता ही होगा कि वह इस बेचारे दिव्य लोक में एक दिन भी और नहीं रहना चाहता था। कुछ ही दिन पहले डिवाइन रेल के नीचे एक छोटे प्लेन में उसे एक अनमोल प्यारा मिला था जिसमें दयालु, इज्जतदार, किफायती और दूसरों की मदद करने वाला और उसके जैसे ही कई और अच्छे गुण थे। रेफरेंसिंग, चोरी की वह शानदार टेक्निक और साथ ही यूं ही कहा गया, तुम्हारे पास पहले से ही मौत का एक रास्ता है, उसके टेस्ट के हिसाब से एकदम सही थी। असुर भगवान, तुम्हें पता है तानसांग का कैरेक्टर बर्फ जितना पवित्र और जैद जितना साफ है, बिल्कुल मेरी तरह। मैं उसे डिवाइन रेल एनफोर्सर का पद सौंपकर बहुत सहज हूं। असल में मैं विनाश के देवता के दिव्य क्षेत्र को बढ़ाने के सुझाव से सहमत हूं। विनाश के देवता की आंखें चमक उठी। हे भगवान, क्या ऐसा हो सकता है कि आज असुर देवता ने अपना स्वभाव बदल लिया हो? तभी असुर भगवान का स्वर बदल गया। लेकिन मेरी सोच के हिसाब से दिव्य लोक में जल्द ही एक भयानक संकट आ सकता है। उस संकट के आने से पहले मेरा सुझाव है कि हम कुछ समय के लिए कोई बदलाव न करें। असुर भगवान की इस बात से वहां मौजूद बाकी 4 देवता चुप हो गए। हे भगवान, उन्हें कैसे पता नहीं चला कि असुर भगवान ढोंगी बन गए हैं और भविष्यवाणियां करने लगे हैं? जीवन की देवी ने अपनी साफ लेकिन भोली नजर से असुर भगवान की ओर देखा। भविष्यवाणी की बात करें तो उनके असली रूप जीवन के प्राचीन वृक्ष में सच में वह क्षमता थी, लेकिन उन्हें इससे कभी कोई चेतावनी नहीं मिली थी। लेकिन डिवाइन दायरे की नंबर 1 पवित्र मां होने के नाते उन्हें अपने दिल में ये यकीन था कि असुर भगवान बिना वजह नहीं बोलेंगे। आखिर वह डिवाइन दायरे के एनफोर्सर गॉड किंग थे। असुर, मुझे तुम पर यकीन है। ऐसा लगता है कि लिटिल पर्पल का प्लान सच में थोड़ा ज्यादा रेडिकल है। विनाश के देवता का पहले से ही काला चेहरा और भी काला हो गया। एक-एक करके वे सब उसकी पीठ में छुरा घोंप रहे थे, है ना? खासकर इसलिए क्योंकि किसी वजह से उसे लगा कि असुर भगवान के ऊंचे शब्द बहुत जाने पहचाने थे और उसके सबकॉन्शियस मन में एक आवाज उसे बता रही थी कि अगर उसने असुर भगवान की बकवास पर विश्वास किया तो देर सवेर उसका अंत हो जाएगा। कियान जुंजी के हंगामे से शुरू हुई यह डिवाइन रेल मीटिंग बस ऐसे ही खत्म हो गई। असुर भगवान भी अपने असुर भगवान मंदिर में लौट आए और समुद्र देवता पोसाइडन को बुलाया। हे भगवान असुर भगवान, मुझे आश्चर्य है कि आपने मुझे क्यों बुलाया है? अपना त्रिशूल पकड़े हुए पोसाइडन ने मुख्य सीट पर बैठे असुर भगवान को आदर से प्रणाम किया और उनके बोलने का इंतजार किया। पोसाइडन, इन सालों में तुम्हें उस कुतिया एंजल गॉड की पवित्र शक्ति को अपनी सी गॉड डिवाइन पावर के अंदर पूरी तरह से मास्टर कर लेना चाहिए था, है ना? इस दौरान लोअर रेल में अपने हाई प्रीस्ट पर कुछ गुप्त तरीकों का इस्तेमाल करें ताकि उसे क्लियर स्काई सेट के सेट मास्टर टेंचेन से पहली नजर में प्यार हो जाए। असुर भगवान की लिखी स्क्रिप्ट में सिर्फ एक असुर भगवान का पद होने से वह निश्चित रूप से दिव्य क्षेत्र को पूरी तरह से अपना नहीं बना पाएगा। इसलिए उन्होंने पोसाइडन को ढूंढा जिसका भी जाने का यही विचार था। अगर वह अपने प्यारे के लिए 2 भगवान वाली पोजीशन अरेंज कर सके तो यह जाहिर है सबसे अच्छा होगा। इस डोल यूनिवर्स में एक खास नियम है, अगर किसी गॉड पोजीशन का असली मालिक उसे आगे भी दे दे तो भी उसके बाद आने वाले की ताकत बढ़ने पर उनके असली शरीर को बूस्ट मिलेगा। इसके अलावा असली देवता किसी भी समय डोलुओ गॉड रेल में वापस जाने का रास्ता खोजने के लिए गॉड पोजीशन को एक ट्रैकिंग पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यही मुख्य कारण है कि ये ऊंचे और ताकतवर देवता अपने नीचे के लोगों में अपने उत्तराधिकारियों की तलाश करते हैं ताकि वे उन देव पदों को आगे बढ़ा सके जिन्हें उन्होंने मेहनत से बनाया और जमा किया है। 6 चैप्टर 6 कियान जुंजी, अपने नुकीले मुंह और बंदर जैसे चेहरे को देखो। पवित्र पुत्र का रूप कहां है? उदाहरण के लिए पोसाइडन की अभी की रैंक फर्स्ट क्लास गॉड के पीक पर लॉक है। अगर वह अपनी गॉड पोजीशन पास कर देता है तो वह उस पोजीशन की बेड़ियों को तोड़कर गॉड किंग लेवल के लिए स्ट्राइक कर सकता है। लेकिन खुद से साधना करना बहुत थकाने वाला होता है। अगर बाद वाले का टैलेंट बहुत अच्छा है और वे अपनी काबिलियत से ओरिजिनल लिमिट को तोड़ देते हैं तो पोसाइडन, जो गॉड पोजीशन के ओरिजिनल मालिक थे, इस खास नियम की वजह से अपने आप गॉड किंग रैंक तक पहुंच जाएंगे। हे प्रभु, मैं समझ गया। मैंने एंजल गॉड की पवित्र शक्ति को सी गॉड की डिवाइन पावर में पूरी तरह से मिला दिया है, जिससे सी गॉड लाइट नाम की एक डिवाइन स्किल बनी है। पोसाइडन के मुंह के कोनों पर एक हल्की छिपी हुई मुस्कान आ गई। आखिरकार वह इस दिव्य लोक से बच निकला। कुछ समय पहले असुर भगवान ने उसे ढूंढ लिया था और उसे अपना भागने का प्लान और उसे मिलने वाले फायदों के बारे में बताया था। पोसाइडन ने अपने आप इस बात के लिए दोनों हाथ ऊपर उठाकर सहमति दे दी। क्योंकि पोसाइडन का भगवान का पद विश्वास की शक्ति से कम हुआ था, इसलिए डोलुओ ग्रह पर इंसानों और स्पिरिट बीस्ट के विश्वास के लेवल ने स्वाभाविक रूप से उस पर असर डाला और उसके बाद आने वाले की ऊपरी सीमा पर भी। संयोग से उन दोनों ने एक ही समय में एक और आस्था आधारित देवता के बारे में सोचा जो डोलुओ महाद्वीप से ऊपर आया था, देवदूत देवता। ऐसे जानवर के लिए जिसका मन बुराई को खत्म करने और न्याय को बढ़ावा देने के अलावा और कुछ नहीं सोचता था, दोनों देवताओं के लिए उसके खिलाफ साजिश करना और उसे मार डालना बहुत आसान था। एंजल गॉड के एक मिशन के दौरान 2 देवताओं ने घात लगाकर हमला किया और उसे डोलु गॉड दायरे से दूर एक जगह पर मार डाला। गॉड रेलम हब की वजह से वे एंजल गॉड पोजीशन को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाए और पोसाइडन के लिए पवित्र शक्ति का कुछ हिस्सा जल्दी से छीनने में ही कामयाब रहे। एंजल गॉड के पास भी एक बची हुई आत्मा थी जो एंजल गॉड पोजीशन में छिपी हुई थी और पुनर्जन्म का इंतजार कर रही थी। डोलुओ कॉन्टिनेंट, स्पिरिट सिटी, सुप्रीम पोंटिफ पैलेस। लगातार कई दिनों की यात्रा के बाद कियान जुंजी और युगवान और गुई मेई की जोड़ी आखिरकार अपने बेस पर लौट आई। रास्ते का अनुभव सच में बुरा था। उन्हें तेजी से यात्रा करनी थी और साथ ही दूसरे ग्रुप्स को खुद को ढूंढने से भी बचाना था। अगर दूसरे ग्रुप्स को इमोर्टल प्लांट और कियान जुंजी के पास मौजूद स्पिरिट बोन के बारे में पता चल गया तो पता नहीं क्या मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तुम दोनों के लौटने के बाद अपनी बड़ी हुई सोल पावर को अच्छी तरह से जान लेना। जहां तक अपनी नौवीं स्पिरिट रिंग की तलाश और टाइटल डुलुओ तक पहुंचने की बात है तो अभी जल्दी मत करना। एक बार जब मैं एनश्राइनमेंट हॉल और एल्डर पैलेस में एल्डर्स को इमोर्टल प्लांट्स बांट दूंगा और वे अपने ब्रेकथ्रू पूरे कर लेंगे तो मैं उन्हें उन 2 लिकर बीस्ट्स को मारने के लिए स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट के कोर एरिया में तुम्हारे साथ भेजूंगा। युगवान और गुई मेई ने एक दूसरे को कंफ्यूजन में देखा। साफ तौर पर उन्हें समझ नहीं आया कि लिकर बीस्ट क्या होता है। लेकिन कियान जुंजी के अनुसार वे 100,000 साल पुराने स्पिरिट बीस्ट हो सकते हैं। उनके नौवें स्पिरिट रिंग के 100,000 साल के लाल घेरे होने के बारे में सोचकर ही उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। डोलुओ कॉन्टिनेंट पर एक सीक्रेट था जो लंबे समय से हाई लेवल स्पिरिट मास्टर्स के बीच सर्कुलेट हो रहा था। अगर आप रैंक 60 से पहले डोलो तक नहीं पहुंचते हैं तो आपको रैंक 95 और उससे ऊपर जाने से हमेशा के लिए रोक दिया जाएगा। अगर नौवीं स्पिरिट रिंग 100,000 साल की नहीं है तो आपकी आखिरी अचीवमेंट रैंक 98 पर रुक जाएगी। स्पिरिट बोन्स के पूरे सेट के साथ भी उस मानवीय सीमा रैंक 99 तक पहुंचना लगभग असंभव है। कियान जुंजी उन दोनों को 100,000 साल की नौवीं स्पिरिट रिंग देने को तैयार था। युगवान और गुई मेई के लिए वह असल में एक महान संत था। वे कितने सम्मानित महसूस कर रहे थे। हम समझते हैं प्रभु संत। वे दोनों सबके सामने एक घुटने पर बैठ गए और कियान जुंजी को नाइट सैल्यूट दिया, जिसका मतलब था कि अब से वे पूरी तरह से कियान जुंजी के आदमी माने जाएंगे। कियान जुंजी ने संतुष्टि से सिर हिलाया और फिर सुप्रीम पोंटिफ पैलेस की ओर चल पड़े। वापस आते समय उसे असल में अपनी स्पिरिट्स की अभी की हालत का पता चल गया था। उसकी सेराफिम स्पिरिट एक बार फिर बेहतर हो गई और उसने गलती से आइस और फायर ड्रैगन किंग से फैली कुछ डिवाइन पावर को सौंप लिया। उसकी कुल सोल पावर अब रैंक 90 की सीमा तक पहुंच गई थी। हालांकि उसकी एंजल स्पिरिट की पहली 8 स्पिरिट एबिलिटीज एक रहस्यमयी शक्ति से खत्म हो गई थी। पीछे केवल 5 चमकदार सुनहरे स्पिरिट रिंग छोड़ गए। इन स्पिरिट रिंग्स का आकार साफ तौर पर डोलुओ कॉन्टिनेंट से नहीं था। उन पर लिखी स्पिरिट एबिलिटीज सेंट केल के पैसिव और उनकी 4 स्किल्स से मेल खाती थी।
फर्क सिर्फ इतना था कि पहली स्पिरिट रिंग पर खुदी हुई पैसिव स्किल कियान जुंजी पर एक एंजेलिक सीक्रेट स्वॉर्ड के रूप में दिखाई दी, जिस पर अनगिनत कॉम्प्लेक्स रूम्स खुदे हुए थे। अपने हमलों को लंबी दूरी के आउटपुट रूप में बदलना है या नहीं, ये भी पूरी तरह से कियान जुंजी की मर्जी पर निर्भर था। इसी तरह उसके फॉलन एंजल स्पिरिट के चारों ओर जो स्पिरिट रिंग्स थी, वे उसकी पहली स्पिरिट के रिंग्स जैसी ही थी। कुल 5 खास गहरे बैंगनी रंग की स्पिरिट रिंग, जिन पर फॉलन एंजल मोर्गाना के पैसिव और 4 स्किल्स खुदे हुए हैं। तो अभी के कियान जुंजी को एक स्पिरिट किंग कहा जा सकता है, जिसके पास एक क्वासी टाइटल डोलुओ जैसी पावर है। मेरे पास अभी भी 8 स्पिरिट रिंग स्लॉट बचे हैं। स्पिरिट अवतार के लिए 2 स्लॉट को छोड़कर मुझे अभी भी शक्तिशाली आक्रामक विशेषताओं वाले 6 स्पिरिट रिंग खोजने हैं। कियान जुंजी ने खुद से कहा। कियान जुंजी के अभी के नजरिए से उसके लिए सबसे सही छठी स्पिरिट रिंग लेक ऑफ लाइफ के नीचे छिपा स्कारलेट किंग होगा और सातवीं वह बड़ा मोटा कीड़ा होगा। लेकिन अभी वह इन बातों के बारे में ही सोच सकता था। वह गारंटी दे सकता था कि अगर वह सच में स्कारलेट किंग को मारने गया तो क्या कियान नीचे से हमला करके उसे मौत के घाट नहीं उतार देगा। फॉलन एंजल के लिए बाकी स्पिरिट रिंग स्लॉट की बात करें तो फिर डायमंड ड्रैगन किंग जेजी, डीप सी डायमंड वेल किंग और ईविल स्पिरिट ओरका किंग काफी सही थे। सोचते सोचते कियान जुंजी सुप्रीम पोंटिफ पैलेस के मेन गेट पर पहुंच गए। पहले वह कियान डाओलियो के सामने गुलाम था, लेकिन अब वह एक देवता का वारिस था। अपने इस सस्ते भगवान सेवक पिता कियान डाओलियो का सामना करते हुए क्या उसे जोरदार हमला नहीं करना चाहिए? बुरे आदमी, मुझे आपसे कुछ कहना है। जोर से धमाके के साथ कियान जुंजी ने सुप्रीम पोंटिफ पैलेस के दरवाजे लात मारकर खोल दिए। कियान डाओलियो, जो सुप्रीम पोंटिफ की गद्दी पर बैठकर फाइलें देख रहा था, उसे तुरंत गुस्सा आया। गुस्से से भरी आत्मा की शक्ति को अपने हाथ में इकट्ठा करके उसने उसे जोर से डेस्क की ओर पटक दिया। आवाज से डेस्क टूट गई और ऐसा जोर लगा जो उसे कभी नहीं सहना चाहिए था। डेस्क, मुझे मूंगफली खिलाओ, मुझे मूंगफली खिलाओ, धत तेरे की। सुप्रीम पोप के महल की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार गार्ड बड़ी होशियारी से हट गए और महल के दरवाजे बंद कर दिए। हे भगवान, उन्हें हर दिन काम पर सुप्रीम पोप और संत के बीच होने वाले ड्रामे में सबसे आगे की सीट मिल सकती है। ये काम सच में बहुत दिलचस्प था। बेटा, मैं तुम्हें युगवान और गुई मेई को चुपके से कहां ले जाकर मस्ती करने के बारे में कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन अब तुम्हें देखो, तुम एक गुंडे की तरह काम कर रहे हो और मेरे एंजल फैमिली के वंशजों जैसी तमीज भी नहीं है। तुम्हारे इस दुबले पतले बंदर जैसे चेहरे के साथ मैं भविष्य में स्पिरिट हॉल की बड़ी नींव तुम्हारे हाथों में कैसे दे सकता हूं? 7 चैप्टर 7 महान कन्फ्यूशियस विद्वान मेरे लिए क्लास 6 पर बहस करेंगे। कियान डाओलियो की अचानक हुई बातों से कियान जुंजी दरवाजे पर पूरी तरह हैरान रह गए। हे भगवान, इस बुरे आदमी का मुंह मशीन गन की तरह लगातार फायर कर रहा था। किसी कारणवश उसे ऐसा लगा जैसे उसने कियान डाओलियो का भाषण पहले कहीं सुना हो। इंतजार, मैं देवदूत पूर्वज कियान डाओलियो के हाथों शापित हो जाऊंगा। क्या उसे उस गोल्डन बीन का अनुसरण करके अभी जवाब देना चाहिए? बुरे आदमी, बेहतर होगा कि तुम मरने तक इसी पोजीशन में बैठे रहो, इसे मुझे देने की हिम्मत मत करना। लेकिन कियान जुंजी को यकीन था कि अगर उसने ऐसा कहने की हिम्मत की तो वह आज पैटर्नल लव मेमोरी पैकेज से बच नहीं पाएगा। लेकिन समय बदल गया था। कियान जुंजी को लगा कि आज वह आखिरकार खड़ा हो गया है। बुरे आदमी, जब आपने मुझे पहले बागी बेटा कहा था तो मैंने बहस नहीं की थी, लेकिन अब आप मुझे क्या कहें? ये कहने के बाद उनके माथे पर एक दिव्य उत्तराधिकारी का अनोखा दिव्य परीक्षण चिन्ह दिखाई दिया। कियान डाओलियो, जो कियान जुंजी की बातों से गुस्से से फटने ही वाला था, जब उसने कियान जुंजी के माथे पर निशान देखा तो वही जम गया। बहुजन में पलकें झपकाने लगा। वाह वाह, क्या ये हो सकता है? अगले ही पल कियान डाओलियो सीधे कियान जुंजी के सामने आ गया। उसने कांपते हुए अपना दाहिना हाथ उठाया और कियान जुंजी के माथे पर लगे सोने और बैंगनी रंग के दिव्य ट्रायल मार्क को छूने की कोशिश की। लेकिन देवदूत भगवान के सेवक के तौर पर उनकी समझ ने उन्हें बताया कि ऐसा करने से बहुत गंभीर नतीजे हो सकते हैं। जुन जुन ए तुम, क्या तुम हो सकती हो? कियान डाओलियो इतना उत्साहित था कि वह हकलाने लगा। अगर कियान जुंजी को सच में कहीं और डिविनिटी ट्रायल मिल जाता तो क्या स्पिरिट हॉल भविष्य में डबल गॉड्स के परफेक्ट विजन को पूरा नहीं कर पाता? ये कुछ ऐसा था जिसकी कल्पना करने की उसने पहले हिम्मत नहीं की थी। हाँ पिताजी, जब युगवान, गुई मेई और मैं इस बार बाहर गए तो मुझे एक बहुत बड़ा मौका महसूस हुआ। जब हम वहां गए तो उम्मीद के मुताबिक हमें अनगिनत स्वर्ग और पृथ्वी के खजानों से भरी एक जगह मिली। जैसे ही उसने बात की, कियान जुंजी ने कियान डाओलियो को अमर पौधों और स्पिरिट मेडिसिन से भरा स्टोरेज स्पिरिट टूल दिखाया। यहाँ मौजूद हर कीमती दवा एक टाइटल डुलुओ के लिए कैंडिडेट बना सकती है। जाहिर है, वे हमारे स्पिरिट हॉल में मौजूद पुजारियों और एल्डर्स को उनकी रुकावटों को दूर करने और ऊंचे लोगों तक पहुंचने में भी मदद कर सकती हैं। और उसी जगह पर मुझे एक देवता से परीक्षा भी मिली। कियान जुंजी का डिस्क्रिप्शन सुनकर कियान डाओलियो अपने चेहरे की मुस्कान को दबा नहीं सका। उन्हें सच में उम्मीद नहीं थी कि उनका ये बेटा, जो आमतौर पर भरोसे के लायक नहीं होता, उनके लिए इतना बड़ा सरप्राइज लाएगा। जहां तक इस बात का सवाल है कि कियान जुंजी ने अमर पौधों की शुरुआत का श्रेय एक देवता को क्यों दिया और उन्हें बर्फ और आग की आंखें कैसे मिली, तो जाहिर है कि उन्होंने परेशानी से बचने के लिए ऐसा किया था। डोलुओ कॉन्टिनेंट में आपने चाहे कितनी भी अजीब बात की हो, जब तक आप उसका इल्जाम किसी भगवान पर लगाते रहेंगे, दूसरी पार्टी अपने आप के लिए कोई सही वजह ढूंढ लेगी। कियान जुंजी, क्या ये वही मशहूर कहावत है, महान विद्वान मेरे सिद्धांतों का बचाव करेंगे? कियान डाओलियो को इतना उत्साहित देखकर कियान जुंजी ने भी अपनी छोटी-छोटी योजनाओं के बारे में सोचना शुरू कर दिया। ये कहा जा सकता है कि जब तक वह स्टेप बाय स्टेप कल्टीवेट करता रहेगा, तब तक उसके पास टेंशन से निपटने के लिए काफी कॉन्फिडेंस रहेगा, भले ही भविष्य में उसे 2 गॉड्स इन 1 बॉडी फॉर्म में उसका सामना करना पड़े। स्वर्ग से आए कुछ बेशर्म प्रॉक्सी फाइटर्स के बारे में क्या उन्हें लगता है कि मेरी पवित्र तलवार तेज नहीं है? लेकिन अभी के लिए अगर उसे उन बुरे टैंक परिवार के सदस्यों के लिए कोई परेशानी नहीं मिली तो उसे हर जगह अजीब लगेगा। लेकिन उससे पहले उन्हें एक और बात कंफर्म करनी थी। अगर सब कुछ सच में वैसा ही था जैसा कियान जुंजी ने सोचा था, तो उसके पास कियान डाओलियो को अपने पिछले प्लान के लिए राजी करने के 100 तरीके होंगे। पिताजी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हमारे एंजल कियान परिवार को हमारे ईश्वर पूर्वज से दिव्य भविष्यवाणी मिले हुए कितना समय हो गया है? कियान जुंजी को अपने कियान परिवार के भगवान पूर्वज के बारे में पूछते हुए सुनकर कियान डाओलियो के चेहरे पर खुशी का भाव तुरंत गंभीर हो गया। उन्हें यकीन था कि उन्होंने इस बात का जिक्र अपने बेटे से कभी नहीं किया था। तो सबसे ज्यादा संभावना ये थी कि जिस देवता ने ये ट्रायल दिया था, उन्होंने अपने बेटे को इसके बारे में बताया था। जुना, क्या तुम्हें कुछ अंदरूनी जानकारी पता है? कियान डाओलियो जाहिर तौर पर दिव्य दुनिया के मामलों की बात कर रहे थे। हालांकि कियान डाओलियो एक दिव्य सेवक के तौर पर उन महान और शक्तिशाली देवताओं का आदर करते थे, लेकिन वह एक सच्चाई भी समझते थे। आप कहीं भी हो, वहां ताकत और गुणों का बंटवारा होगा। यह उन लोगों के लिए सच था जिन्होंने सोल पावर को जगाया नहीं था, और यह स्पिरिट मास्टर्स की दुनिया के लिए भी सच था। जाहिर है, ऊंचा और ताकतवर दिव्य लोक वही होगा। हाँ, मुझे कुछ जानकारी मिली थी, इसलिए मैंने ऐसा सवाल पूछा। कियान जुंजी का पक्का जवाब सुनकर कियान डाओलियो ने अपना सिर नीचे किया और पुरानी बातें याद करने लगा। कियान परिवार के पूर्वजों के ग्रंथों के रिकॉर्ड के अनुसार एंजल भगवान के स्वर्गारोहण के बाद पहले कुछ सुप्रीम पोंटिफ, अगर वे बहुत टैलेंटेड थे, लेकिन अपनी एंजल मार्शल सोल के कारण दूसरे भगवान के पद नहीं पा सके। देवदूत भगवान आमतौर पर इन वंशजों को दिव्य अधिकारियों के रूप में सेवा करने के लिए दिव्य क्षेत्र में ले जाते थे। उसके बाद लंबे समय तक एंजल गॉड भी इन वंशजों की प्रार्थनाओं का जवाब देते थे और कभी-कभी उन्हें डुलुओ कॉन्टिनेंट पर फॉलन स्पिरिट मास्टर्स को हटाने पर ध्यान देने के लिए कहते थे। यह उनके दादा की पीढ़ी तक चलता रहा, जिसके बाद देवदूत ने उनके वंशजों को फिर कभी जवाब नहीं दिया। जुन ए, भगवान पूर्वज ने सच में बहुत लंबे समय से हम वंशजों को जवाब नहीं दिया है। ये कहते हुए कियान डाओलियो का एक्सप्रेशन पहले से कहीं ज्यादा सीरियस था। अगर सच में उनके गॉड एंसेस्टर को कुछ हो गया होता तो स्पिरिट हॉल का आसमान सच में गिर जाता, जैसा मैंने सोचा था। कियान जुंजी ने मन ही मना भरी। हालांकि उसने अपनी पिछली जिंदगी में ऐसी अफवाहें सुनी थी, लेकिन पहले तो उसने उन पर यकीन नहीं किया था। ये जानना जरूरी है कि दिव्य लोक में किसी देवता के लिए यह नामुमकिन है कि वह अपने भगवान का पद उसी मंदिर में रखने के बाद बस यूनिवर्स में भटक जाए। दिव्य लोक के नियम और कानून कोई मजाक नहीं थे। हे भगवान, आखिर एंजल गॉड एक फर्स्ट क्लास गॉड था। डिवाइन लोक में बिना किसी आवाज के मारा जाना, ये पूरी बात अजीब सी लग रही थी। असल में इससे कियान जुंजी के एक और अंदाजे को इनडायरेक्टली वेरीफाई किया गया। उस कुत्ते पोसाइडन का टैंक सेंस चुनना निश्चित रूप से कोई दुर्घटना नहीं थी। उन्होंने बहुत पहले ही असुर भगवान के साथ इसकी योजना बना ली होगी। जहां तक देवदूत भगवान की मौत की बात है तो उसमें भी उस कुत्ते का हाथ रहा होगा। हे भगवान, क्या समुद्र देवता की शक्ति में पवित्र शुद्धि का असर है? आप किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? आखिरकार दोनों ही आस्था के देवता थे। एक बार जब पोसाइडन समुद्र के देवता ने महाद्वीप पर देवदूत देवता के विश्वास को पूरी तरह से जीत लिया, तो उनकी समुद्र देवता की स्थिति भी काफी बढ़ गई। पिताजी, मैं आगे जो कहने वाला हूं उसके लिए आपको दिमागी तौर पर तैयार रहना होगा और मुझसे वादा करना होगा कि आप कोई जल्दबाजी में काम नहीं करेंगे। 8 चैप्टर 8 भाषण का शुद्ध और वेदांत वर्जन। मुझे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि हमारे भगवान पूर्वज पहले ही दुर्भाग्य का सामना कर चुके हैं। जैसे ही कियान जुंजी ने कहा, ये शांत पानी में बम फेंकने जैसा था, जिससे कियान डाओलियो सीधे बेहोश हो गया। एंजल गॉड का सबसे वफादार सेवक होने के नाते कियान डाओलियो साफ तौर पर इस बात को मान नहीं पा रहा था। वह मन ही मन बुदबुदाता रहा कि यह नामुमकिन है। जुना, क्या तुम इस बारे में श्योर हो? अपने सस्ते पिता को इस जन्म में ऐसा परेशान चेहरा दिखाते देख कियान जुंजी अपने दिल में बस आभर सका। उन्होंने चुपचाप सिर हिलाकर कंफर्म किया कि सच में ऐसा ही था।
जहां तक स्पिरिट हॉल के खिलाफ असुर भगवान और समुद्र भगवान की योजनाओं की बात है, तो उन्होंने फिलहाल कियान डाओलियो को बताने का प्लान नहीं बनाया था। वह इस बुरे आदमी को पूरी तरह से निराश होने से बचाना चाहता था। हालांकि क्लियर स्काई सेक्स से निपटना होगा। तो फादर, क्या आपको अब भी लगता है कि मेरे पिछले प्लान बकवास थे? अगर हमारा स्पिरिट हॉल पक्का रवैया नहीं अपनाता और बदलाव नहीं करता, तो भले ही मैं आखिर में डिवाइन ग्रेड तक पहुंच जाऊं, मैं गॉड एंसेस्टर के नक्शे कदम पर चल सकता हूं। ये कहने के बाद कियान जुंजी ने पहली बार किसी दूसरे व्यक्ति के सामने अपनी फॉलन एंजल स्पिरिट दिखाई। आत्मा के कारण उसके सुनहरे बाल सफेद हो गए। उसके शरीर पर भ्रष्टाचार की बहुत घनी आभा से कियान डाओलियो की भौहें बार-बार तनी हुई थी। अगर उसके सामने वाला व्यक्ति उसका प्यारा बेटा न होता, तो वह पहले ही अपनी पवित्र तलवार उठाकर उसे मार गिराता। कियान डाओलियो ने कियान जुंजी के पीछे एंजल मार्शल सोल को देखा, जिसका ऑरा सेराफिम के ऑरा से बिल्कुल अलग था, और फिर अपने पैरों के नीचे 5 पर्पल स्पिरिट रिंग्स को देखा, जो नॉर्मल रिंग्स से बिल्कुल अलग थी। जुना, क्या ऐसा हो सकता है कि जिस देवता ने तुम्हें चुना है, वह दुष्ट है? इस सवाल ने कियान जुंजी को एकदम से चुप कर दिया। उन्होंने तुरंत तांग बुद्ध की बयानबाजी का इस्तेमाल किया। उन्होंने नेक गुस्से से भरे लहजे में बात की। पिताजी, शक्ति न तो अच्छी होती है और न ही बुरी। जब तक इसका इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति नेक होता है, तब चाहे शक्ति कितनी भी बुरी क्यों न लगे, वह नेकी होती है। कियान डाओलियो को लगा जैसे उसका सीपीयू जलने वाला है। पूरी जिंदगी एक नाइट के रास्ते पर चलने के बाद वह एक पल के लिए भी कियान जुंजी की गलत बात को मान नहीं पाए। हालांकि इससे पहले कि उसके सस्ते पिता की सांसें संभल पाती, कियान जुंजी ने आगे कहा, उसके शरीर पर मौजूद बहुत ज्यादा खराब आभा गायब हो गई। उसकी जगह एक आत्मा थी जो सेराफिम आत्मा से भी ज्यादा पवित्र थी। जुना, ये है। कियान डाओलियो को लगा कि इतने कम समय में उन्हें जो झटके लगे हैं, वे पिछले कई दशकों में लगे सभी झटकों से ज्यादा हैं। हाँ पिताजी, जैसा कि आप देख सकते हैं, किस्मत से मेरी सेराफिम स्पिरिट न केवल एक बार फिर से बढ़ गई है, बल्कि मैंने अपनी दूसरी स्पिरिट भी जगा ली है। इसके अलावा अगर मुझे भविष्य में कभी कोई बुरा काम करने की जरूरत पड़ी, तो मैं उसे करने के लिए अपनी दूसरी आत्मा का इस्तेमाल कर सकता हूं। ऊपर से देखने पर मैं एक चमकदार और शानदार सुप्रीम पोंटिफ हूं, लेकिन अंधेरे में मैं वह जल्लाद बनूंगा जो स्पिरिट हॉल के सभी खतरों को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। कियान जुंजी की आवाज बहुत गंभीर थी। चाहे वह डोलुओ कॉन्टिनेंट में किसी भी वजह से आया हो, एक बात तो पक्की थी, वह कभी नहीं मानेगा कि स्वर्ग में बैठे हुए बड़े और ताकतवर झूठे देवता उसकी किस्मत के साथ खिलवाड़ करें। इस कानफोड़ू भाषण ने कियान डाओलियो के लिए भी एक कठोर प्रेरणा का काम किया। अपनी जवानी में स्पिरिट हॉल की शान के लिए उन्होंने अपने आप कई दुश्मनों को मार डाला था जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए नुकसानदायक थे। अपने प्यारे बेटे को देखकर और उसकी इतनी तरक्की देखकर मौजूदा कियान डाओलियो बहुत खुश थे। इस समय उसे अचानक एहसास हुआ, कुछ समय पहले जिस हंगामे ने कॉन्टिनेंट के सभी पावर हाउस का ध्यान खींचा था, वह असल में उनके अपने बेटे की वजह से हुआ था। दो दिव्य श्रेणी की आत्माएं प्रकट हुई और दोनों अपने स्पिरिट हॉल में थी। ये सच में एक खुशी की बात थी। जुना, अब से यह बुरा आदमी तुम्हारी किसी भी योजना का विरोध नहीं करेगा। एक बार जब तुम अपनी स्पिरिट रिंग्स भर लोगे, तो तुम सुप्रीम पोंटिफ का पद संभालोगे। कियान जुंजी स्पिरिट हॉल के सुप्रीम पोप बनने के लिए पूरी तरह तैयार थे। हालांकि वह सुप्रीम पोंटिफ पैलेस में हर दिन उस डेस्क पर बैठकर फाइलों को रिव्यू करने के विचार के लिए बहुत उत्सुक नहीं थे। चलो सुप्रीम पोप का पद पाने की बात को एक पल के लिए किनारे रख देते हैं। हाल ही में मुझे बहुत जरूरी काम निपटाने हैं। ये सोचकर कि कियान जुंजी के पास भगवान की विरासत का मामला है, कियान डाओलियो ने इसे दिल पर नहीं लिया और मान गए। अपने पिछले विचारों के अनुसार कियान जुंजी ने एनश्राइनमेंट हॉल में बंद 3 बूढ़े लोगों और एल्डर पहले से कई एल्डर्स को बुलाया। उस समय एनश्राइनमेंट हॉल में पूरे 7 पुराने बंद लोग नहीं थे, जो दशकों बाद हुए। कियान जुन, जियांगमो, गुआंगलिंग और जियोनक्शी अभी तक रैंक 96 तक नहीं पहुंचे थे और अभी भी एल्डर पैलेस में पद पर थे। क्योंकि कियान डाओलियो अभी भी सुप्रीम पोप थे, इसलिए एनश्राइनमेंट हॉल में अभी के हाई प्रीस्ट गोल्ड क्रोकोडाइल डुलुओ रैंक 98 गोल्डन क्रोकोडाइल किंग स्पिरिट के साथ थे। दूसरा पुजारी रैंक 96 एजोर फीनिक्स डोलू था। सुप्रीम पोप संत, क्या आप बूढ़े लोगों को यहाँ किसी काम के लिए बुलाया गया है? गोल्ड क्रोकोडाइल डोलू ने सबसे पहले पूछा। कियान डाओलियो ने कियान जुंजी की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह नहीं था जिसने उन्हें ढूंढा था। गोल्ड क्रोकोडाइल डोलुओ की नजर कियान जुंजी की तरफ गई। वह असल में उन प्लान से पूरी तरह सहमत था जो उसके भतीजे ने पहले कियान डाओलियो को दिए थे। डोलुओ कॉन्टिनेंट असल में एक ऐसी जगह थी जहां ताकतवर लोग कमजोरों का शिकार करते थे। उन पंडित और गंदे अमीर लोगों का हर दिन इतने सारे रिसोर्स बर्बाद करना बस बेकार था। ओपी 3 संप्रदायों के बारे में क्या? कई साल पहले एनश्राइनमेंट हॉल में जाने से पहले ब्लू लाइटनिंग टाइरेंट ड्रैगन का उस समय का क्लैन चीफ, जो आसमान की ऊंचाई नहीं जानता था, दुनिया का नंबर 1 बीस्ट स्पिरिट बनने के लिए उनके गोल्डन क्रोकोडाइल किंग फैमिली को पार करना चाहता था। नतीजा ये हुआ कि उसने आसानी से विरोधी का सिर घुमा दिया। गोल्ड क्रोकोडाइल डुलुओ की पूछताछ का सामना करते हुए कियान जुंजी ने सीधे बात की। अंकल जिन, मुझे कुछ हेवन एंड अर्थ ट्रेजर्स मिले हैं जो स्पिरिट मास्टर के स्पिरिट टैलेंट को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। मैंने अपने स्पिरिट हॉल में सभी का योगदान देखा है। जाहिर है, जब मेरे पास अच्छी चीजें होती हैं, तो मैं सबसे पहले आप सभी के बारे में सोचता हूं। कियान जुंजी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और सीधे उन अमर पौधों को निकाल लिया जो इन 6 पुजारियों के खाने के लिए सही थे। अगर इन अमर पौधों को उनके वंशजों के लिए बचा लिया जाए, तो शायद उनका भविष्य और बेहतर हो सकता है। हालांकि कियान जुंजी के विचार में ऐसा निवेश कुछ हद तक लागत प्रभावी नहीं था। जब तक तांगसान पावर में आया, तब तक वह भगवान बन चुका होगा। अब उनके साथ घर कौन खेल रहा होगा? ऐसे हालात में तुरंत लड़ने की ताकत सबसे ज्यादा जरूरी थी। आसान शब्दों में कहें तो अगर वह अपनी फॉलन एंजल स्पिरिट के लिए नौवीं स्पिरिट रिंग के तौर पर डीप सी डायमंड वेल किंग की स्पिरिट रिंग को जोड़ना चाहता था। फिर जब कियान डाओलियो ने बोसाइक्सी को रोक रखा था, तब भी उसे सपोर्ट के लिए किसी की जरूरत थी। अगर कोई सही तरीके से ज्ञान बीटिंग चुन सकता है, तो वह बेवकूफ बनकर एक वीक गेम क्यों खेलेगा? 9 चैप्टर 9 भगवान पूर्वज के जमाने की शान को वापस लाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भगवान पूर्वज से भी आगे निकल जाऊंगा। जब से कियान जुंजी ने इन आने वाले बंदियों को अमर पौधे दिए थे, तब से उनकी आत्माओं ने अपने हाथों में मौजूद अलग-अलग अमर पौधों को खाने और उन्हें बेहतर बनाने की इच्छा दिखाई थी। कियान जुंजी के इन जड़ी बूटियों के बारे में पहले बताने से उन्हें भी एहसास हुआ कि इनमें क्या कीमती है। इस जमाने में जहां लोग 1000 साल पुरानी स्पिरिट बोन के लिए जान से लड़ते थे, किसी ने उन्हें कुछ ऐसा दिया था जिससे वे अपना टैलेंट सुधार सकते थे और स्पिरिट कल्टीवेशन को मुफ्त में बढ़ावा दे सकते थे। ये युग 10,000 साल बाद तांगसान के शासन वाले युग से अभी भी अलग था। थ्योरी के हिसाब से एक टाइटल डुलुओ को हर रैंक पार करने पर 100 साल की एक्स्ट्रा लाइफ स्पैन मिलती है। हे भगवान, अगर उन्होंने उसके लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डाली होती, तो उन्हें आधी रात को उठकर खुद को थप्पड़ मारना पड़ता। संत, मैं और कुछ नहीं कहूंगा। एक बार जब हम एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो अगर आपको इन पुरानी हड्डियों से कुछ करवाना हो, तो बस कह देना। ये सही है संत। चाहे वह गोल्ड क्रोकोडाइल डोलुओ हो या दूसरे एनश्राइनमेंट एल्डर्स, उन सभी ने कियान जुंजी के प्रति अपनी अच्छी भावना दिखाई। अंकल्स, प्लीज नीचे जाकर युगवान के छोटे नोट पर दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। पहले उन्हें रिफाइन और एब्जॉर्ब करने के लिए एकांत में जाएं। ठीक है, एक्सेन इतना ही नहीं, क्योंकि लाइट फेदर डुलुओ एनश्राइनमेंट एल्डर्स में सबसे छोटा था, इसलिए उसकी सोल पावर रैंक भी सबसे कम थी। कियान जुंजी भी बहुत दिलदार थे। उन्होंने उसे मेडुसा स्कल बोन गिफ्ट की, जिससे ये पक्का हो गया कि इमोर्टल प्लांट और स्पिरिट बोन को रिफाइन करने के बाद वह रैंक 96 तक पहुंच सके। क्योंकि उन्होंने 7 पुराने बंद लोगों के बारे में तय कर लिया था, तो जाहिर है उनमें से एक को भी नहीं छोड़ा जा सकता था। पुराने बंद लोगों के जाने के बाद कियान जुंजी ने अपनी नजर वापस कियान डाओलियो पर डाली। बुरे आदमी, किसी को भेजकर वास्ट सिटी के आसपास के इलाके पर कब्जा कर लो और उसे पूरी तरह से स्पिरिट हॉल का इलाका बना दो। एक बार जब हम कोस्टलाइन पर कंट्रोल कर लेंगे, तो हम कॉन्टिनेंट पर बहने वाले सभी वेव ग्लू पर मोनोपोली कर सकते हैं। इसके अलावा हम स्पिरिट हॉल के एक्सपर्ट्स को ज्यादा उम्र वाले वेव ग्लू की तलाश के लिए गहरे समुद्र में भेज सकते हैं। कियान डाओलियो ने अपने प्यारे बेटे को शक भरी नजरों से देखा। कियान डाओलियो के जमाने के लोगों की नजर में वेव ग्लू का इस्तेमाल कुछ खास एक्टिविटीज को बेहतर बनाने के लिए किया जाता था। हे भगवान, इतना बड़ा स्पिरिट हॉल वेव ग्लू खरीदने में पागलों की तरह क्या कर रहा था? क्या ऐसा इसलिए था कि वह कियान डाओलियो परफॉर्म नहीं कर सके? वह कियान डाओलियो अपनी इज्जत का ख्याल रखता था। जुन ए, तुम्हारी उम्र में तुम्हें सच में खानदान को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। अगर तुम्हें सच में उस एरिया में जरूरत है, तो मैं तुम्हें कुछ हाई एज वेव ग्लू दिलाने में मदद कर सकता हूं। सच में इतना बड़ा सीन करने की कोई जरूरत नहीं है। जहां तक आपके जीवन साथी की पसंद की बात है, मुझे लगता है कि हमारे एनश्राइनमेंट हॉल की लड़की लिंजुआन असल में काफी सही है। वर्तमान लिंजुआन अभी तक वह लिंजुआन डोलुओ नहीं था जिसका हर कदम एक अंतिम प्रहार था उबलता हुआ खून। वह बस एक स्पिरिट डोलू थी जिसने हाल ही में रैंक 80 पार किया था, फिर भी उसमें एक खास चार्म था। बुरे आदमी, तुम क्या सोच रहे हो? कियान जुंजी ने अवाक होकर कियान डाओलियो को देखा। वह बहुत छोटा था, क्या उसे उस सामान की जरूरत थी? मेरे पीछे बैठे देवता ने मुझे जो मैसेज दिया है, उसके मुताबिक जब युवा स्पिरिट मास्टर्स वेव ग्लू को सही तरीके से खा लेते हैं, तो वे अपनी ब्लड वाइटलिटी और फिजिकल ताकत बढ़ा सकते हैं। इस तरह वे अपने लेवल से ज्यादा स्पिरिट रिंग्स सोख सकते हैं। स्पिरिट मास्टर की साधना में एक कदम आगे रहने का मतलब है हर कदम पर आगे रहना। यहाँ तक कि उन बुजुर्ग हाई लेवल स्पिरिट मास्टर्स के लिए भी ज्यादा उम्र वाले वेव ग्लू को सोखने और अपने खराब होते खून की ताकत को ठीक करने के बाद भविष्य में ऊंचे रैंक तक पहुंचने के उनके चांस बहुत बढ़ जाएंगे। बुरे आदमी, जरा सोचो, अगर हमारे स्पिरिट हॉल की नई पीढ़ी अपने लेवल से ऊपर हर स्पिरिट रिंग को सीख ले और बुजुर्ग शायद ऊंचे रैंक तक पहुंच सके, तो भविष्य का स्पिरिट हॉल कितना शानदार होगा।
कियान डाओलियू की नजरें कंफ्यूजन से शॉक में बदल गईं और फिर जबरदस्त एक्साइटमेंट में बदल गईं। अगर सब कुछ सच में वैसा ही होता जैसा उनके प्यारे बेटे ने कहा था, तो भविष्य में जब कियान जुंजी को भगवान का पद और स्वर्गारोहण मिलेगा, तो स्पिरिट हॉल में जीनियस लोग बारिश के बाद मशरूम की तरह उगाएंगे। इसके अलावा अगर उसके वंशजों में कोई ऐसा बच्चा पैदा हो जो देवदूत बनने के काबिल हो। जुन ए, तुम बहुत अच्छी हो। मुझे विश्वास है कि स्पिरिट हॉल तुम्हारे हाथों में भगवान के पूर्वजों के युग की शान जरूर वापस लाएगा। कियान डाओलियू को लगा कि वह जितना ज्यादा मौजूदा कियान जुंजी को देखता, वह उतना ही अच्छा लगता, उसे बुरा कहलाने की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। ये सुनकर कियान जुंजी ने अपना हाथ उठाया और उसे हिलाया। बुरे आदमी, तुम गलत हो। भगवान पूर्वज के जमाने की शान को वापस लाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भगवान पूर्वज से भी आगे निकल जाऊंगा। कुछ महीने बाद युगवान, गुई और एनश्राइनमेंट हॉल के बुरे लोगों ने अपने ब्रेकथ्रू पूरे कर लिए थे। गोल्ड क्रोकोडाइल डोलुओ गोल्डन ड्रैगन नर्चरिंग फ्रूट में मौजूद बहुत सारी मेडिसिनल पावर का इस्तेमाल करके दुनिया की लिमिट रैंक 99 तक पहुंच गया। एजियो फीनिक्स डोलू भी रैंक 97 पर पहुंच गया, जो बीबी डोंग के जमाने में उसका लेवल था। दूसरे बुरे लोग भी रैंक 96 पर पहुंच गए और एक के बाद एक एनश्राइनमेंट हॉल में घुस गए। संत, मैं और कुछ नहीं कहूंगा। भविष्य में अगर आपको मुझसे कुछ करवाना होगा तो मैं उसे पूरा करूंगा, भले ही मुझे अपनी यह पुरानी जिंदगी खतरे में डालनी पड़े। ये सही है, ये सही है। दूसरे पुराने बंद घरों के लोगों ने भी गोल्ड क्रोकोडाइल डोलुओ से सहमति जताते हुए अपनी बात कही। ये देखकर कि उसके प्यारे बेटे को उसके भाइयों से पूरी तरह पहचान मिल गई है, कियान डाओलियू बहुत खुश और संतुष्ट महसूस कर रहा था। सभी आने वाले समय में हमारे स्पिरिट हॉल को वास्ट सिटी पर पूरी तरह से कब्जा करना होगा और इसे पूरी तरह से अपने दायरे में लाना होगा। उस समय मुझे उस जगह की लंबे समय तक रखवाली के लिए अपने एक अंकल को परेशान करना होगा। इसके तुरंत बाद कियान जुंजी ने घर में बंद इस बुरे ग्रुप को वेल ग्लू के इस्तेमाल के बारे में बताया। इस असाइनमेंट के लिए उनका आइडियल कैंडिडेट असल में लाइट फेदर डुलो था। उनकी आत्मा में बर्फ का बहुत मजबूत गुण था और बर्फ और पानी का सोर्स एक ही था। इमोर्टल प्लांट के पोषण के तहत उसकी स्पिरिट ने अल्टीमेट आइस की ओर एक बड़ा कदम बढ़ाया था। उसके अनुसार थोड़ा और इंतजार करने और एक और रैंक पार करने के बाद उसकी स्पिरिट में पूरा बदलाव आ सकता है। सुप्रीम पोप संत, हालांकि वेल ग्लू कम लेवल के स्पिरिट मास्टर्स को उनकी साधना और उनके लेवल से ज्यादा स्पिरिट रिंग्स को सोखने में मदद कर सकता है। जैसे जैसे समय बीतेगा हम ये राज हमेशा के लिए नहीं रख पाएंगे। अनुभवी गोल्ड क्रोकोडाइल डुलो ने थोड़ी देर हैरानी के बाद अपना नजरिया बताया। डोलुओ प्लेनेट के कोस्टलाइन को पूरी तरह से ब्लॉक करना नामुमकिन था और स्पिरिट हॉल के लिए वेल ग्लू पर पूरी मोनोपोली हासिल करना भी नामुमकिन था। पुरानी पीढ़ी की सोच के अनुसार अगर वे ऐसे मामले को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते तो वे ऐसा करना ही नहीं चाहेंगे। अंकल जिन, आप बहुत छोटी सोच वाले हैं। इस बात को अलग रखते हुए कि वेल ग्लू का राज आखिर में दूसरों को पता चल ही जाएगा, भले ही हमें न पता चले, तो क्या होगा अगर दूसरी ताकतों को इसका पता चल जाए। स्पिरिट हॉल में दुनिया के सबसे ज्यादा स्पिरिट मास्टर्स हैं। अपने लेवल से ज्यादा स्पिरिट रिंग्स एब्जॉर्ब करने के बाद जीनियस लोगों के सामने आने की संभावना हमारे लिए उनके मुकाबले ज्यादा होती है। हम इसे जब तक हो सकेगा सीक्रेट रखेंगे। एक बार जब हम कॉन्टिनेंट पर वेल ग्लू को पूरी तरह से खरीद लेंगे और सबसे बड़े पोर्ट वास्ट सिटी को पूरी तरह से सुरक्षित कर लेंगे, तो जब तक दूसरी ताकतें रिएक्ट करेंगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इस समय कियान जुंजी का लहजा अचानक बदल गया। इसके अलावा एंजल गॉड की दी हुई एक ताकत के तौर पर मैं बहुत खुश हूं कि हमारी स्पिरिट डोलुओ कॉन्टिनेंट पर स्पिरिट मास्टर्स के डेवलपमेंट में योगदान दे रही है। 10 चैप्टर 10 अगर गुयुएना अपने असली रूप में वापस आ जाती तो कियान जुंजी को इतनी बेशर्मी और नेक भावना से बोलते हुए सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। तो क्या ये प्लान इल्जाम दूसरे पर डालने, हत्याएं करवाने और तुम्हारे बताए नैतिकता के दायरे को लापरवाही से परखने के लिए नहीं थे, शियाओजी? और अब तुम नाटक कर रहे हो। इस पर कियान जुंजी सिर्फ मुस्कुराए और कुछ नहीं बोले। वेल ग्लू के एक छोटे से टुकड़े से क्या फर्क पड़ता है? एक बार जब वह कियान डाओलियू को आइस और स्नो एम्प्रेसेस को पकड़ने के लिए फार नॉर्थ ले आया और उनसे सोल कोर के लिए कल्टीवेशन का तरीका निकाल लिया, तो वह असली मार्कबार होगा। कियान जुंजी के पास उस छोटे बिच्छू से निपटने के 100 तरीके थे, जिसमें शामिल है लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं। जी। बर्फ महारानी, आप नहीं चाहेंगी कि बर्फ महारानी को पता चले कि आप उसके शरीर के पीछे पड़े हैं, है ना? ठीक है अंकल, इसके बाद मुझे आप सभी को स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट में मेरे साथ चलने के लिए परेशान करना होगा ताकि आप युगवान और गुई में सही स्पिरिट रिंग्स ढूंढने में मेरी मदद कर सकें। स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट का बाहरी इलाका स्पिरिट हॉल में टाइटल डुलुओ की संख्या हमेशा से बाहरी दुनिया के लिए एक राज रही है। इसलिए उन चीजों में घबराहट पैदा होने से बचाने के लिए वे अलग अलग दिशाओं से स्पिरिट सिटी से निकल गईं। इतने सालों में इकट्ठा की गई जानकारी के अनुसार स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट के बीच में 3 लाख साल पुराने स्पिरिट बीस्ट के रहने का शक था। खास तौर पर एक ग्रेट एप, एक बैल के सिर वाला सांप और एक बड़ा खरगोश। लेकिन कियान जुंजी जानता था कि सिर्फ 3 नहीं थे। जीवन की झील में सो रहे खतरनाक जानवरों को छोड़कर एक बदला हुआ सॉफ्ट बोन्स रैबिट एरू भी था। क्या वह काऊ की तरह उसे अपने लिए ले लेगा? नहीं। इन नेचुरली बुरे स्पिरिट बीस्ट के लिए उनकी सबसे अच्छी किस्मत स्पिरिट रिंग्स और स्पिरिट बोन्स बनना था। असल में कियान जुंजी इंसान जानवर के रिश्तों के खिलाफ नहीं थे। उसकी अभी की नौकरानियों में एक जानवर जैसे कान वाली लड़की थी जिसकी आत्मा जागने के दौरान बदल गई थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि कियान जुंजी सच में इतने भूखे थे कि वे कुछ भी खा लेंगे। स्नो एम्प्रेस जैसी बर्फ की आत्मा तो जाहिर सी बात है, और उसे आहिन जैसे अच्छे स्पिरिट बीस्ट भी काफी पसंद थे जिनमें जिंदगी की चमक हो। ग्रेट डेसोलेट लैंड में सिल्वर ड्रैगन किंग के सोए और ठीक होने की बात तो छोड़ ही दीजिए। ड्रैगन राइडर बनने का सपना किसका नहीं होता, खासकर अगर गुयुएना अपने असली रूप में वापस आती है तो कियान जुंजी असल में ये काम नहीं कर सकता। पहले से बदल चुकी एरो के बारे में हालांकि कियान जुंजी को उसके लिए कोई नफरत महसूस नहीं होगी, सिर्फ इसलिए कि वह जियाओबू की मां थी। एक बात तो पक्की थी, खरगोशों में स्पिरिट बीस्ट के तौर पर 2 यूटेरस होते हैं, इसलिए वे लगातार प्रेग्नेंट रह सकते हैं। इसके अलावा उनकी ब्लड लाइन बहुत कमजोर है, जिसका मतलब है कि उनकी कल्टीवेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वे हाई लेवल ब्लड लाइन स्पिरिट बीस्ट की तरह नहीं है जिनकी 100,000 साल की कल्टीवेशन असल जिंदगी के कुछ हजार साल ही दिखा सकती है। तो सच कहें तो स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट में सॉफ्ट बोन्स रैबिट सभी शियाओबू और उसकी मां के वंशज हैं। इसलिए एरू और शियाओबू के बीच का रिश्ता सिर्फ मां और बेटी का नहीं है, वे बहनें भी हो सकती हैं। कियान जुंजी, अरे बाप रे, मैं तो सीधा साधा अरे बाप रे हूं। हम बस इतना ही कह सकते हैं कि भाई सैन सच में खेलना जानते हैं। उनकी खुली सोच ऐसी चीज नहीं है जिसकी तुलना कोई आम इंसान कर सके। क्या प्रधानमंत्री के पेट में नाव आ सकती है? क्या यह मेरे भाई सैन के स्केल से मैच कर सकता है? ऐसा लगता है कि उसे अपने सिर पर अजीब तरह से आ गई ढेर सारी हरी टोपियों की कोई परवाह नहीं है। स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट के अंदर जीवन की झील, एक बहुत बड़ा बंदर और एक बैल के सिर वाला सांप यहाँ खुशी से रहते थे। जब उन्होंने नीचे गुलाबी फर वाले बड़े खरगोश को देखा तो उनकी आंखों में तारीफ का भाव था जिसे बताया नहीं जा सकता। ये सीन बहुत ही अजीब था। 2 मांसाहारी स्पिरिट बीस्ट का अपने शिकार के साथ शांति से रहना सच में डुलुओ कॉन्टिनेंट का एक अजूबा था। अचानक एक थोड़ा छोटा सफेद खरगोश घबराकर दौड़ा। पुराने पूर्वज शक्तिशाली स्पिरिट मास्टर्स का एक बड़ा ग्रुप इस तरफ आ रहा है। ऐसा लगता है कि वे गलत इरादे से आए हैं। जिस तरह से इस सॉफ्ट बोन्स रैबिट ने उसे संबोधित किया, उसे सुनकर शियाओबू ने अपने एक रैबिट पैर से दूसरे के माथे पर जोर से लात मारी। जियाओबू बहुत दुखी थी। 1 लाख साल के स्पिरिट बीस्ट की समझ से वह साफ तौर पर महसूस कर सकती थी कि उसका स्वर्गीय संकट पास आ रहा है और उसके लिए ऐसे भयानक स्वर्गीय संकट से बच पाना बिल्कुल नामुमकिन था। कोई और रास्ता न होने पर उसने पहले ही अपनी मां की तरह बदलने और इंसानों की दुनिया में जाकर फिर से खेती करने का मन बना लिया था। इस तरह भले ही उसे कोई मशहूर गॉड पोजीशन न मिले, अपने इन्हें फुल सोल पावर टैलेंट पर भरोसा करके वो टाइटल डुलू बनने के बाद कई 100 साल और जी सकती थी। इसके अलावा उसने अपनी मां से इंसानी दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज प्यार के बारे में सुना था। अपनी मां की बताई खूबसूरती को सुनकर वह सच में अपना एक प्यारा सा प्यार पाना चाहती थी। तो एक बार जब वह पूरी तरह से इंसान बन जाएगी तो वह एक परफेक्ट छोटी परी होगी। उसकी उम्र 6 साल होगी और उसने सुना कि इंसानों की दुनिया में बहुत सारी स्वादिष्ट गाजर हैं। एक बार उसे एक टैलेंटेड युवा स्पिरिट मास्टर मिला और उसके पास छोटे छोटे खरगोशों का झुंड था। उस तरह की जिंदगी ही लेकिन इन कमीने वंशजों ने सच में उसे पुराना पूर्वज कहने की हिम्मत की। वे सच में प्रणय निवेदन कर रहे हैं। अब से तुम मुझे सिस्टर जियाओबू कहोगे, समझे? तुम्हें मुझे ओल्ड एंसेस्टर कहने की इजाजत नहीं है। जियाओबू ने अपने 2 बड़े खरगोश जैसे दांत दिखाए और अपने वंशज को गुस्से से घूरा। ओह ठीक है सिस्टर जियाओबू, तो क्या हमें सुप्रीम ओल्ड एंसेस्टर को इन्फॉर्म करने की जरूरत है? सर्वोच्च पुराने पूर्वज ने एरू को संदर्भित किया। जियाओबू के बड़े खरगोश के सिर ने एक पल के लिए सोचा, फिर उसने उसे हिलाया। उसकी मां अभी सिर्फ एक स्पिरिट डोलू थी। अगर वह जल्दबाजी में एक्सपर्ट्स के बीच लड़ाई में उतरती तो उसे खतरा हो सकता था। उसके ग्रेट एप और ऑक्साइडेड सर्प के बीच 3 टाइटल डुलुओ की लड़ने की ताकत थी और क्योंकि ग्रेट एप और ऑक्साइडेड सर्पेंट के ब्लड लाइन बहुत ताकतवर थे, इसलिए आम टाइटल डुलुओ बस खुद को मौत के घाट उतार रहे थे। जियाओबू के चालाक खरगोश दिमाग ने कुछ सेकंड सोचने के बाद अपने वंशज से कहा, अभी मां को मत बताना ताकि उन्हें हमारी सुरक्षा की चिंता न हो। बोलने के बाद उसने अपना खरगोश जैसा सिर घुमाया और गर्व से
अपने दो अच्छे भाइयों को देखा। कैसा रहेगा दामिंग एमिंग, क्या तुम्हें उन इंसानों को मारने का कॉन्फिडेंस है? महावानर उत्साह से अपनी छाती मुट्ठियों से पीट रहा था और आव आव की गर्जना कर रहा था। अपनी पसंदीदा बहन शियाओबू के सामने वह कोई कमजोरी नहीं दिखा सका। चिंता मत करो सिस्टर शियाओबू, देखो मैं उन इंसानों को एक एक मुक्के से कैसे मार गिराती हूँ। ये कहने के बाद उसने चुपके से पूल में मौजूद ग्रेट ऐप पर भी नजर डाली। हे दामिंग को लगता है कि वह इसे अच्छी तरह छिपा रहा है, लेकिन मुझे पहले से ही पता था कि सिस्टर शियाओबू के लिए भी उसके मन में ऐसी ही भावनाएं हैं। एक बार जब मैं इस बार सिस्टर शियाओबू के सामने अपनी ताकत दिखा दूंगा तो मैं आंटी रू के पास जाऊंगा और शियाओबू को प्रपोज करूंगा। आंटी रू जरूर मान जाएंगी, है ना? 11 चैप्टर 11 तुम्हारी सोल रिंग्स और सोल बोन्स मेरे लिए बनी है। इस बार कियान जुंजी के साथ सिर्फ एनश्राइनमेंट हॉल के गोल्ड क्रोकोडाइल डोलू जैसे बुरे लोग ही नहीं बल्कि कियान डाओलियो भी आए थे। हालांकि वह बस दूर से ही भीड़ का पीछा करता रहा और जानबूझकर अपना ऑरा छिपाता रहा। अभी स्पिरिट सिटी में तीसरा सबसे ताकतवर एजियो फीनिक्स डोलू कुछ समय के लिए शहर पर राज कर रहा था। कियान जुंजी ने अंदाजा लगाया कि उसके शरीर में मौजूद दो डिवाइन ग्रेट स्पिरिट्स का जागना भले ही उनके बाहरी रूप आइस और फायर ड्रैगन किंग्स की खासियतें न दिखाते हों, ज्यादातर उन दोनों ड्रैगन किंग्स का ऑरा लेकर आएगा। अगर इसने जीवन की झील के नीचे महान वीरान जमीन पर रहने वाले कुछ लोगों को परेशान किया तो इसे संभालना थोड़ा मुश्किल होगा। द्वितीयांक का ड्रैगन गॉड्स क्लॉ कोई मजाक नहीं था। अगर गोल्ड क्रोकोडाइल डोलू उससे भिड़ भी जाता तो भी ज्यादातर चांस है कि वह तुरंत मारा जाएगा। अगर इस वजह से कोई टॉप कॉम्बेटेंट हो गया तो ये स्पिरिट हॉल के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। हालांकि द्वितीयांक शायद कियान जुंजी को कोई मारक वार न कर पाए क्योंकि उस पर आइस एंड फायर ड्रैगन किंग्स का ऑरा था। वही लॉजिक लागू होता है, आपके पास दूसरे पक्ष से बराबरी से बात करने की ताकत होनी चाहिए। तलवार होना और उसका इस्तेमाल न करना एक बात है, लेकिन तलवार न होना दूसरी बात है। चाचा जी, आगे जो भी होगा उसके लिए मुझे आपको परेशान करना पड़ेगा। यहाँ मौजूद 300,000 साल के स्पिरिट बीस्ट में से उस 100,000 साल के सॉफ्ट बोन्स रैबिट को मत मारना, अगर जरूरी हो तो उसे जाने देना। क्या जियाओबू को असुर भगवान ने भविष्य में तानसान के लिए प्री ऑर्डर की गई तलवार की म्यान के रूप में पहले ही चुन लिया था? कियान जुंजी यह जानना नहीं चाहता था, नहीं वह इस पर दांव लगाना चाहता था। अगर सब कुछ ओरिजिनल प्लॉट के हिसाब से भी होता और स्लेटी रैबिट फिर भी टैंक सैन के साथ ही होती तो भी यह एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता। उस हिंसक असुर शक्ति को ले जाने के लिए कमजोर सॉफ्ट बोन्स रैबिट ब्लड लाइन का इस्तेमाल करना क्या ये तानसान को कमजोर करने का एक और तरीका नहीं था? हजारों साल बाद जियाओबू की अचानक मौत इसका एक सही कारण हो सकती है। अगर दिव्य दुनिया में असुर देवता को अचानक तानसान के लिए ज्यादा संभावना वाली तलवार की म्यान मिल गई क्योंकि जियाओबू का समय से पहले शिकार हो गया था, तो कियान जुंजी को लगा कि यह उसके लिए बहुत परेशानी वाली बात होगी। इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। जहां तक उस महान वानर की बात है, मैं उसकी आत्मा की अंगूठी को अवशोषित कर लूंगा और बेल के सिर वाले सांप की आत्मा की अंगूठी को तुम अवशोषित कर लोगी। गुई में मुझे मिली जानकारी के अनुसार यहाँ एक सॉफ्ट बोन्स रैबिट भी होना चाहिए जो नए सिरे से कल्टीवेट करने के लिए बदल गया है। युगवान, तुम उस स्पिरिट बीस्ट की स्पिरिट रिंग को सोख लोगे? कियान जुंजी के इंतजाम के बारे में युगवान और गुई में ने कहा कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। बेशक ये भी कियान जुंजी का बहुत सोच समझकर लिया गया फैसला था। ग्रेट ऐप की स्पिरिट रिंग लंबी दूरी की स्पिरिट एबिलिटी और ग्रेविटी डोमेन दे सकती है। एंजल मार्शल सोल के लिए जो आसमान में अजय थी, ये बेशक एक मजबूत बढ़त थी। जरा सोचिए कि कियान जुंजी के लिए कितना खुशी की बात होगी कि वह ग्रेविटी डोमेन का इस्तेमाल करके किसी को जमीन पर मजबूती से दबाए और फिर ऊंचाई से नीचे बैठे आम आदमी पर लंबी दूरी तक सही तरीके से हमला करे। अब जब कियान जुंजी की स्पिरिट सही तरीके से बदल गई थी तो जब तक गुण सही थे और स्पिरिट रिंग 100,000 साल के निशान तक पहुंच गई थी, वह इसे चुनकर सोख सकता था। आखिर स्पिरिट रिंग स्पिरिट बोन से अलग होती है। पहले वाले को बाद के डिवाइन ट्रायल से अपग्रेड किया जा सकता है, जबकि स्पिरिट बोन असल में भविष्य में भगवान बनने के बाद बने डिवाइन रेमेंट से मिलने वाली कॉम्बैट पावर में बढ़ोतरी से जुड़ी है। क्योंकि पहले वाले को सिर्फ काफी अच्छा होना चाहिए जबकि दूसरे वाले को ध्यान से चुनना होगा। बेल के सिर वाले सांप में मौजूद बिजली की शक्ति युगवान के स्पिरिट ओरिजिन को कुछ नुकसान पहुंचा सकती थी, इसलिए यह उसके लिए बहुत सही नहीं था। सॉफ्ट बोन्स रैबिट कबीले के स्पिरिट रिंग के लिए खास पैरागॉन गोल्डन बॉडी युगवान को उसकी स्टोन स्किन कल्टीवेशन पूरी करने में मदद करेगी। अगर एरू युगवान की स्पिरिट रिंग पर सही स्पिरिट एबिलिटी छापने को तैयार नहीं है तो क्या करें? कियान जुंजी ने बताया कि वह इस तरह की चीजों से अच्छी तरह वाकिफ थे। अगर एरो सच में साथ नहीं देती तो वह शियाओबू का खरगोश जैसा सिर उसके सामने पकड़कर उसे उस खास जापानी टोन में कहता, मैडम आप नहीं चाहेंगी कि आपकी बेटी को कुछ हो, है ना? आखिरकार ये जगह जुआन हुआन वर्ल्ड का फर्श ही थी। ये जानना जरूरी है कि डोलुओ कॉन्टिनेंट पर बिजली जैसे स्पिरिट बीस्ट और स्पिरिट मास्टर्स का डार्क एट्रिब्यूट पावर पर रोकने वाला असर नहीं था, जैसा कि दूसरी जुआन हुआन दुनियाओं में 5 लाइटनिंग फॉर्मेशन का था। इसके बजाय यह उल्टा दुश्मन को मजबूत करता था। बेल के सिर वाले सांप की स्पिरिट रिंग बेशक गुई में के लिए बहुत अच्छी थी। आने वाले स्पिरिट रिंग एक्विजिशन का इंतजाम करने के बाद ग्रुप ने कोर एरिया की ओर अपनी रफ्तार तेज कर दी। अपरिचित मानव शक्तियों की आभा को मुख्य क्षेत्र के और करीब आते हुए महसूस करते हुए 3 जानवर शियाओबू, बेल के सिर वाला सांप और महान वानर बिल्कुल भी घबराए नहीं। जियाओबू ने अपने खरगोश जैसे पैर हिलाए और कुछ ही कदमों में बेल जैसे सिर वाले सांप के सिर पर कूद गई। उसकी गुलाबी खरगोश जैसी आंखें शांति से उस दिशा में देख रही थी जहां से अनजान आभा आ रही थी। दामिंग एमिंग, चलो आग पर ध्यान केंद्रित करें और पहले एक व्यक्ति को मार डालें, फिर हम बाकी को एक-एक करके मार देंगे। कोई बात नहीं सिस्टर शियाओबू, बस हमें देखो। ये सही है सिस्टर शियाओबू। ग्रेट ऐप और ऑक्स हेडेड सर्पेंट भी इसलिए परेशान नहीं थे क्योंकि उन्हें एक राज पता था। जिस जगह पर वे थे उसे स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट का कोर कहा जाता था, लेकिन असल में वह असली कोर एरिया का सिर्फ बाहरी हिस्सा था। जब वे अपनी पहली स्वर्गीय मुसीबत से बाहर निकले तो एक बहुत ही डरावने 3 सिर वाले कुत्ते ने उन्हें एक राज बताया था। इस झील के पानी के नीचे असली ग्रेट डिसोलेट लैंड छिपा हुआ था जहां हर खतरनाक जानवर 200,000 साल से 100 पर पावर हाउस था। उनकी अभी की खेती कुछ समय के लिए काफी नहीं थी, इसलिए वे कुछ समय के लिए सिर्फ सबसे बाहरी किनारे पर गैपकीपर का काम कर सकते थे। भविष्य में 200,000 साल के स्वर्गीय संकट से गुजरने के बाद वे विशेष बीस्ट के परिवार में शामिल हो सकते हैं और उस खास फायदे स्काईड्रीम आइसवॉर्म का मजा ले सकते हैं। चीवांग उन्हें ये राज इसलिए बताने को तैयार थे क्योंकि द्वितीयांक ग्रेट ऐप और ऑक्स हेडेड सर्पेंट में ब्लड लाइन पावर को बहुत मानते थे। उन्हें लगता था कि ये दोनों जानवर कम से कम दूसरे हेवनली ट्रिब्यूलेशन को तोड़ सकते हैं। जैसे ही तीनों जानवर इंसानों के इस ग्रुप को पीटने के बारे में सोच रहे थे, अगले ही पल जो हुआ उससे वे तीनों हैरान रह गए। केवल हवा के टूटने की सीटी जैसी आवाजें सुनाई दे रही थीं। टाइटल डुलू लेवल के 6 पावर हाउस ने उन्हें कसकर घेर लिया। इतना ही नहीं, क्वासी टाइटल डुलू जैसे ऑरा वाले 3 लोग भी थे। बड़े भाई अब हम क्या करें? क्या हमें नीचे के लॉर्ड्स को जगाना चाहिए? ग्रेट ऐप ने तुरंत अपना आपा खो दिया। उनके सामने जो टाइटल पावर हाउस थे वे साफ तौर पर ऐसे नहीं थे जिनसे वे पंगा ले सकें। कदापि नहीं। बेल के सिर वाले सांप ने बड़े बंदर के आइडिया को साफ मना कर दिया। हालांकि उन खतरनाक जानवरों को जगाने से उनकी जान बच सकती थी, उन्हें जो कीमत चुकानी पड़ेगी वह बहुत ज्यादा होगी। उनकी प्यारी बहन शियाओबू उनसे अलग थी। उन खूंखार जानवरों की नजर में वह सिर्फ खाना थी। बेल के सिर वाला सांप उस 3 सिर वाले जानवर की आंखों में वह नजर कभी नहीं भूलेगा जब उसने शियाओबू को देखा था शिकार करने की वह इच्छा। अगर अपनी जान बचाने की कीमत ये होती कि उसकी प्यारी बहन शियाओबू को जान का खतरा हो तो वह मरना पसंद करेगा। अब बस यही उम्मीद थी कि नीचे के खतरनाक जानवरों के राजा अपने सामने मौजूद इंसानी ताकतों के साथ लड़ाई के बाद के झटकों को महसूस कर सकें और समय पर आ सकें। वे खतरनाक जानवरों के आने से पहले शियाओबू को इस मुसीबत वाली जगह से दूर भेज देंगे। 12 चैप्टर 12 भेंट के हॉल से एक नेक लड़ाई थोड़ी देर देखने के बाद दोनों जानवर एक दूसरे के विचार समझ गए। अपनी प्यारी बहन शियाओबू की रक्षा के लिए वे स्पिरिट रिंग और स्पिरिट बोन बनाने के लिए मारे जाने पर भी नहीं हिचकिचाएंगे। इंसानों, यह ऐसी जगह नहीं है जहां तुम्हें आना चाहिए। जल्दी से पीछे हट जाओ वरना हमें कोई दया न दिखाने का इल्जाम मत लगाओ। बेल के सिर वाले सांप ने कियान जुंजी के ग्रुप को निकालने का ऑर्डर दिया। उसकी आवाज में सोल पावर थी। उसे उम्मीद थी कि ताकत का ऐसा प्रदर्शन कियान जुंजी और दूसरों को डराकर भगा देगा। ओह, कई साल हो गए जब मैंने कोई स्पिरिट बीस्ट देखा है जो इंसानी भाषा बोल सकता है। ये काफी दिलचस्प है। वह महान वानर, ये बुरा आदमी तुम्हारा विरोधी होगा। गोल्ड क्रोकोडाइल डुलुओ, जिसने बहुत समय से लड़ाई नहीं की थी। ग्रेट ऐप का भारी शरीर देखकर उसके हाथ हिलने लगे। उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने आखिरी बार कब लड़ाई की थी और यह भी नहीं कि वह 99वें लेवल के ब्रेकथ्रू तक पहुंच गया था। उसके पीछे से एक बड़ी मगरमच्छ की पूंछ निकली जो सीधे उस बड़े बंदर की तरफ जा गिरी। बाद वाले को रिएक्ट करने का भी टाइम नहीं मिला, तभी गोल्ड क्रोकोडाइल डुलुओ की पूंछ ने उसे जमीन पर पटक दिया। ग्रेट ऐप के बड़े शरीर से आसपास के अनगिनत पेड़ कुचल गए और जंगल के पक्षी और जानवर डर के मारे भाग गए। दूसरा भाई, ये देखकर कि उसका भाई पूरी तरह से हार गया है, बेल के सिर वाला सांप परेशान हो गया। बहन शियाओबू, मैं इन शापित इंसानों को एक पल में रोक लूंगा। तुम जल्दी भागो। अपने भाई के सुझाव के सामने जियाओबू ने किसी भी हालत में मना कर दिया। कोई और रास्ता न होने पर बेल के सिर वाले सांप ने अपनी बात बदल दी। सिस्टर जियाओबू, यहाँ मौजूद हर टाइटल डुलुओ का ऑरा मेरे और एमिंग से ज्यादा मजबूत है। अगर आप यहाँ नहीं हैं तो भी हम उनसे बराबरी पर लड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ रही तो हमें आपको बचाने के लिए ध्यान भटकाना होगा। इसका नतीजा ये होगा कि आखिर में हम सब यहीं मर जाएंगे। क्या तुमने सोचा है कि अगर हम सब मर गए तो आंटी रू क्या करेंगी?
साफ है, बेल के सिर वाले सांप की बातों ने ज़ियाओ को थोड़ा छू लिया। उन्होंने जो कहा वह सही था, उनकी मां का अभी कल्टीवेशन लेवल सिर्फ 80 में था। अपने सॉफ्ट बोन्स रैबिट कबीले के खरगोशों की सुरक्षा के बावजूद 50,000 साल से ज्यादा पुराने दूसरे मांसाहारी स्पिरिट बीस्ट की नजर में उसकी मां एरू सिर्फ एक बहुत बड़ी मोबाइल सप्लीमेंट थी। तो फिर ठीक है, शियाओबू के खरगोश जैसे कान लटक गए। उसकी गुलाबी खरगोश जैसी आंखें उसके बगल में खड़े गोल्ड क्रोकोडाइल डुलू और बेल के सिर वाले सांप से लड़ रहे बड़े बंदर को घूर रही थी। दामिंग, मुझसे वादा करो तुम और एमिंग सुरक्षित वापस आना। बेल के सिर वाले सांप ने शियाओबू को एक चमकदार मुस्कान के साथ जवाब दिया और जितना हो सके उतने स्थिर स्वर में बोला। ये तो स्वाभाविक है सिस्टर शियाओबू, चिंता मत करो, हम निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे। पक्का जवाब मिलने पर शियाओबू के शरीर पर गुलाबी रोशनी तेजी से जमा हो गई। उसके खरगोश जैसे पैरों पर बहुत सारी गुलाबी सोल पावर जम गई। अगले ही पल उसका बड़ा खरगोश जैसा शरीर वहां से गायब हो गया। उसने सॉफ्ट बोन्स रैबिट कबीले की सिग्नेचर एस्केप स्पिरिट एबिलिटी टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल किया। अपनी बहन शियाओबू को दूर जाते देख बेल के सिर वाले सांप के अंदर का गुस्सा पूरी तरह भड़क गया। उसके तेज रफ्तार छात्र स्पिरिट हॉल में मौजूद एक्सपर्ट्स को घूर रहे थे और उसके सिर के ऊपर लगे हॉर्न पर नीले नीले रंग के इलेक्ट्रिक आग जमा हो गए थे। यह उनकी सबसे अच्छी टेक्निक में से एक थी, स्काई ब्लू साइलेंस थंडर। उसी समय उसके शरीर के चारों ओर एक नीला डोमेन फैल गया। वहां मौजूद सभी लोगों को लगा कि उनकी हरकतें धीमी हो गई हैं। दूसरे भाई पीछे मत हटो, इन कमीने इंसानों के लिए हमारी स्पिरिट रिंग्स और स्पिरिट बोन्स पाना इतना आसान नहीं होगा। मुझे पता है बड़े भाई। ग्रेट एप ने भी बेल के सिर वाले सांप की हरकतों का जवाब दिया। उन्होंने अपना ग्रेविटी डोमेन जारी किया। इंश्राइनमेंट हॉल के पुराने बंद लोगों को अपने शरीर में अजीब महसूस हुआ और वे एक के बाद एक भौहें चढ़ाने लगे। अपने दायरे के एक्सपर्ट्स के लिए ऐसे डोमेन इफेक्ट असरदार थे लेकिन जानलेवा नहीं थे। हालांकि ये युगवान और गुई मेई के लिए दुखद था जो केवल लेवल 90 पर थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई पहाड़ उन पर दबाव डाल रहा हो और वे एक इंच भी हिल नहीं पा रहे हों। अरे हमारे लौटने के बाद भी तुम दोनों को ट्रेनिंग करनी है। कियान जुंजी की बातों से युगवान और गुई मेई के चेहरे शर्म से नीले और बैंगनी हो गए, फिर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कियान जुंजी के पीछे सेराफिम से बिल्कुल अलग एक एंजल फैंटम धीरे धीरे उभरा। गोल्ड क्रोकोडाइल डोलुओ के अलावा जो ग्रेट एप से लड़ रहा था, दूसरे इंश्राइनमेंट एल्डर्स ने कियान जुंजी की नई स्पिरिट को देखने के लिए उत्सुकता से अपना सिर घुमाया। दूसरी आत्मा क्षमता दिव्य शुद्धिकरण। जैसे ही कियान जुंजी के पैरों के नीचे दूसरी स्पेशल स्पिरिट रिंग हल्की सी चमकी, युगवान और गुई मेई के साथ आसपास के इंश्राइनमेंट एक्सपर्ट्स को अचानक राहत मिली। सारे नेगेटिव असर गायब हो गए। संत, आपकी स्पिरिट एबिलिटी का असर काफी अच्छा है। बुरे लोग तारीफ में बोले। ये देखकर कि उनके बुरे असर खत्म हो गए थे, फिर भी वे लड़ने के लिए आगे नहीं बढ़ रहे थे। कियान जुंजी ने कंफ्यूजन में पूछा, तुम अभी भी वहां क्यों खड़े हो? तुम एक साथ क्यों नहीं जा रहे? अचानक जब कियान जुंजी ने ये कहा तो सभी इंश्राइनमेंट एल्डर्स बिना कुछ बोले ही हिचकिचाने लगे। आखिर में सबसे जिंदा दिल लाइफ फेदर डुलू ने जवाब में बात की, महामहिम संत, हम सभी टाइटल डोलो एक्सपर्ट हैं। हम दूसरों के खतरे का फायदा उठाने जैसा कुछ नहीं कर सकते। इस बयान से कियान जुंजी तुरंत अवाक रह गए। तो वे सभी अच्छे आदमी थे और सिर्फ वह कियान जुंजी विलेन था। उन्हें लगा कि स्पिरिट हॉल में बंद रहने वाले बुरे लोग ज्यादातर उनके उस सस्ते पिता से प्रभावित थे जो किसी जेंटलमैन के तरीके को लेकर जुनूनी था। पड़ोस में हथौड़ा चलाने वाले उन बदतमीजों को देखो, जब तक कोई चीज उन्हें जरा भी नापसंद होती है, उनमें से एक ग्रुप बस ऊपर जाकर अपने हथौड़े चलाने लगता है। कियान जुंजी को लगा कि अगर ओरिजिनल कहानी में एल्डर्स का मोरल बेसलाइन उतना ही फ्लेक्सिबल होता जितना उनका था, तो शायद वे जियालिंग पास की पहली लड़ाई से पहले हारते नहीं। अगर सभी हाई लेवल एक्सपर्ट सिर कलम करने निकल जाएं, तो अकेला सी गॉड टेंसेन आखिर में क्या कर पाएगा? इस बात को एक तरफ रखते हुए कि क्या दुष्ट असुर भगवान उसे फिर से जिंदा करेंगे, उन्हें बस ज़ियाओबू से निपटना था। वह असुर तलवार म्यान जो मौत के रास्ते पर चलता था। एक शरीर में दो भगवान। सपने देखते रहो अंकल्स, अभी इस बारे में चिंता करने का समय नहीं है। आपको जल्दी करना होगा, नहीं तो दिक्कतें हो सकती हैं। कियान जुंजी सच में मजाक नहीं कर रहा था। वे जितने ज्यादा मिनट रुकते, नीचे मौजूद खतरनाक जानवरों द्वारा पकड़े जाने का चांस उतना ही बढ़ जाता। मंदिर के बुजुर्गों ने देखा कि कियान जुंजी बहुत गंभीर लग रहे थे और ऐसा नहीं लग रहा था कि वे मजाक कर रहे हैं। वे सब मन ही मन चुपचाप आंखें भर रहे थे। आखिरकार आने से पहले उन्होंने गारंटी दी थी कि वे कियान जुंजी के सभी कामों का पूरा समर्थन करेंगे। उन्होंने एक दूसरे को देखा और एक-एक करके अपनी स्पिरिट्स को एक्टिवेट किया। धनता शेर, हल्के पंख वाला दिव्य धनुष, कुंडलित ड्रैगन रॉड। यहाँ तक कि युगवान और गुई मेई ने भी अपनी स्पिरिट्स को एक्टिवेट कर लिया। चैप्टर 13 मैडम, आप भी ऐसा नहीं चाहेंगी? जीवन की झील के ऊपर अलग अलग स्पिरिट रिंग्स की चमक टिमटिमा रही थी। लान डोलू ने अपना स्पिरिट अवतार एक्टिवेट किया, एक खूंखार ब्लेजिंग लान में बदल गया और सीधे आगे बढ़कर ऑक्साइडेड सर्पेंट से भिड़ गया। लगभग उसी समय दो पुजारियों कियान जुन और जियांग मो की कॉइलिंग ड्रैगन रॉड्स बहुत बड़ी हो गईं। वे सीधे बेल के सिर वाले सांप के सींगों पर टूट पड़े। उन्होंने बिजली की उस शक्ति को खत्म कर दिया जिसे वह अपने सिर के ऊपर जमा करने की कोशिश कर रहा था। एक चुपके से हमला, तो फिर तुम एक दुष्ट आत्मा जानवर हो, हम तुम्हें रहने नहीं दे सकते। अंकल्स, अपने हाथों में कॉइलिंग ड्रैगन रॉड्स को कंट्रोल करें और इसे इसके सींगों के बेस के साथ जमीन पर पिन कर दें। कियान जुंजी ने तुरंत बात की और उन्हें टीम के तौर पर लड़ने का सबसे अच्छा तरीका याद दिलाया। इन पुराने बंद घरों में शायद ग्रुप में लड़ने के बहुत कम मौके थे और उनका सहयोग अभी भी बहुत अजीब था। लेकिन कियान जुंजी को लगा कि ये दिक्कतें बड़ी नहीं थी। आखिर वह एक बहुत अच्छा समन्वय प्लेयर था। हालांकि युगवान और गुई में अभी सिर्फ स्पिरिट डुलुओ थे, क्योंकि प्लान उनके लिए 100,000 साल पुराने स्पिरिट रिंग्स ढूंढने का था, तो जाहिर है कि वे बस किनारे पर बैठकर आराम नहीं कर रहे थे। दुश्मनों को थोड़ी देर के लिए कंट्रोल करने के लिए अपनी मार्शल सोल फ्यूजन टेक्निक की खासियत पर भरोसा करते हुए उन्होंने सही मौके का फायदा उठाया। बेल के सिर वाले सांप के ऊपर सोने और चांदी का एक बड़ा सा घेरा बन गया। उसी पल लाइट फेदर डुलुओ के जबरदस्त बर्फ के हमले ने सीधे बेल के सिर वाले सांप के शरीर को छेद दिया, जिससे वह जमीन पर गिर गया और हिल नहीं सका। अब बहुत ज्यादा दर्द की वजह से बेल के सिर वाले सांप ने अपने मुंह से फुसफुसाने जैसी आवाज निकाली। उसकी बड़ी बड़ी गाय जैसी आंखें उलझन से भरी हुई थी। पहले भी दोनों भाइयों ने इंसानी ताकतवरों से लड़ाई की थी। जो स्पिरिट डुलूस और टाइटल डुलूस अपनी स्पिरिट रिंग्स और स्पिरिट बोन्स चाहते थे, वे उन्हें अकेले ही चैलेंज करते थे, भले ही उन्हें उनमें से किसी एक या ग्रेट एप से लड़ने का कॉन्फिडेंस न हो। हालांकि वे जानते थे कि उन इंसानों के इरादे गलत थे, लेकिन जब तक वे अपनी प्यारी बहन शियाओबू की स्पिरिट रिंग या स्पिरिट बोन के पीछे नहीं थे, तब तक दोनों भाई चुपचाप एक असली आदमी की लड़ाई के अनकहे नियम का पालन करेंगे। ये नियम न केवल स्पिरिट मास्टर की दुनिया पर लागू होता है, बल्कि स्पिरिट बीस्ट की दुनिया पर भी लागू होता है। स्पिरिट बीस्ट कबीले में अगर कोई सच्चा राजा बनना चाहता था, तो उसे अपने कबीले के लोगों का सम्मान पाने के लिए लोगों की नजरों के सामने असली ताकत से पुराने राजा को हराना पड़ता था। इंसान, तुम। बेल के सिर वाला सांप इतना गुस्से में था कि वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन जानवर होने की वजह से उसके पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। अपनी पीठ पर पंख फड़फड़ाते हुए कियान जुंजी बेल के सिर वाले सांप के सामने गर्व से उड़ गया और अपने शिकार की तारीफ करने लगा। इस सीख के लिए तुम्हें ठीक से रहना होगा, नहीं तो मुझे नहीं पता कि हम उस बेवकूफ खरगोश का क्या करेंगे जो भाग गया। ये सुनकर बेल के सिर वाला सांप इतना गुस्सा हो गया कि उसकी नाक से घने धुएं के दो गुबार निकलने लगे। बेल के सिर वाले सांप को लगा कि उसने अपनी जिंदगी के इतने सालों में इतना बेशर्म इंसान कभी नहीं देखा। एक पावर हाउस से उम्मीद की जाने वाली शांति का जरा भी अंश नहीं। कहा जा सकता है कि कियान जुंजी की बातों ने बेल के सिर वाले सांप की कमजोरी को अच्छी तरह समझ लिया था। इसने अपने सेल्फ डिटोनेशन की ताकत से एक या दो इंसानी ताकतों को गिराने की उसकी योजना को पूरी तरह खत्म कर दिया। लगभग उसी समय बुरी तरह घायल बंदर को गोल्ड क्रोकोडाइल डुलू से बदले हुए बड़े गोल्डन क्रोकोडाइल किंग के मुंह में पकड़ा गया, जो साफ तौर पर जिंदा से ज्यादा मरा हुआ लग रहा था। गोल्डन क्रोकोडाइल किंग ने अपना बड़ा मगरमच्छ का सिर उछाला। बूम, ग्रेट एप का बड़ा शरीर कियान जुंजी के पैरों पर फेंका गया, जिससे धूल का एक बड़ा बादल उठा। अंकल जिन, आपकी परेशानी के लिए धन्यवाद। ये कुछ भी नहीं है संत, आपने मुझे जो अच्छी चीज खाने को दी वह सच में बहुत बढ़िया है। मैंने अभी वार्म अप किया ही था कि यह जानवर और नहीं सह सका। कियान जुंजी का धन्यवाद सुनते हुए गोल्ड क्रोकोडाइल डुलुओ ने बस यूं ही हाथ हिला दिया, ये दिखाते हुए कि ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। ग्रेट एप के साथ लड़ाई शुरू से आखिर तक पूरी तरह से दबा हुआ था। लड़ाई खत्म होने से पहले वह सीरियस भी नहीं हुआ था। पूरी लड़ाई को 4 शब्दों में बयां करना है मुश्किल से एक धूल का कण। कियान जुंजी ने ग्रेट एप को चेतावनी देने के लिए वही बातें कहीं और उसके चेहरे पर सच में इंसानों जैसा गुस्सा आ गया। बड़े भाई, इस बार हम सचमुच हार गए हैं। महान वानर ने बेल के सिर वाले सांप को एक संदेश भेजा। उसकी बड़ी बड़ी बंदर जैसी आंखें उस दिशा की ओर देख रही थी जहां से ज़ियाओबू आखिरी बार गया था और उसमें गहरा लगाव था। हालांकि अगर ऐसी स्थिति फिर से हुई तो भी वह अपनी प्यारी बहन शियाओबू के लिए बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी जान दे देगा। ओल्ड सेकंड, मैं इस जंग में तुम्हारे साथ भाई बनकर बहुत खुश हूं। क्योंकि वे स्पिरिट रिंग्स और स्पिरिट बोन्स चाहते हैं, तो चलो उन्हें दे देते हैं। सिस्टर शियाओबू के लिए हम यही आखिरी काम कर सकते हैं। असल में दोनों भाइयों ने मौत के मामले पर बहुत पहले ही चर्चा कर ली थी। वे सच में ग्रेट डिसोलिट प्लान के खतरनाक जानवरों के रिक्रूटमेंट ऑफर से लालच में आ गए थे, लेकिन उनकी बहन शियाओबू अपने ब्लड लाइन के कारण उनके साथ नहीं जा सकी।
ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि उन 20 राजाओं की नजर में ट्रांसफॉर्म स्पिरिट बीस्ट को अपनी ही जाति के गद्दार के तौर पर देखा जाता था। हालांकि ट्रांसफॉर्म स्पिरिट बीस्ट अपने पहले 6 स्पिरिट रिंग्स को खुद ही कंडेंस कर सकते हैं, लेकिन 7वें रिंग के बाद से उन्हें स्पिरिट बीस्ट का शिकार करके उन्हें एब्जॉर्ब करना होगा और 7वीं से शुरू होने वाले रिंग्स के लिए जरूरी उम्र बहुत ज्यादा है। दितियान और दूसरों की नजर में हजारों या लाखों साल के वे स्पिरिट बीस्ट सोल बीस्ट क्लैन के फिर से शुरू होने के पहले हैं, इसलिए वे आमतौर पर जो भी मिलता है उसे मार देते हैं। अगर आने वाले सालों में उन्हें शियाओबू का साथ नहीं मिला तो उन्हें लगा कि जानवर जैसी जिंदगी जीने में कोई मजा नहीं आएगा। दोनों भाइयों ने मन ही मन तय किया था कि जब ज़ियाओबू बदलने के बाद ब्रेकथ्रूज लेवल 80 और लेवल 90 पर पहुंचेगा तो वे दोनों खुद को कुर्बान कर देंगे और ज़ियाओबू के 8वें और 9वें स्पिरिट रिंग बन जाएंगे। क्या ये साथ रहने का एक और तरीका नहीं होगा? अब इस स्थिति में पड़ना उनकी प्यारी बहन शियाओबू के प्रति समर्पण का एक और रूप था। जब वे इस जगह पर पहुंचे तब से लेकर लड़ाई के आखिर तक कियान जुंजी की मेंटल एनर्जी आसपास की हर चीज को स्कैन कर रही थी। एक ट्रांसफॉर्म स्पिरिट बीस्ट के तौर पर एरू अपना घर बहुत दूर नहीं रख सकती थी, वरना वे दो छोटे जानवरों की सुरक्षा पक्का नहीं कर पाते। सब कुछ वैसा ही था जैसा कियान जुंजी ने सोचा था। पास की एक कांच गुफा के अंदर ज़ियाओबू जैसा ही एक खरगोश का ऑरा था। जैसे ही कियान जुंजी ने एरू के ऑरा को पकड़ा उसे तुरंत इसका एहसास हो गया। हालांकि अभी उसके लिए ये पता चलना कि शियाओबू का ऑरा उस एरिया से दूर जा रहा है, यही एकमात्र अच्छी खबर मानी जा सकती है। मैडम, अगर आप बात मानकर बाहर आ जाएं तो बेहतर होगा। वह बड़ा खरगोश जो अभी भागा है वह आपकी बेटी होनी चाहिए, है ना? हमें अपने दायरे से बाहर निकलने के लिए 3 लाख साल पुराने स्पिरिट रिंग चाहिए। मुझे लगता है कि आप नहीं चाहेंगी कि आपकी बेटी को कुछ हो, है ना मैडम? 14 चैप्टर 14 कियान जुंजी, मैं महान असुर भगवान की कसम खाता हूं। कियान जुंजी के चेरी ब्लॉसम स्टाइल वाले भाषण से स्पिरिट हॉल और कियान डाओ के सभी लोगों के माथे पर काली लकीरें पड़ गईं जो परछाई में छिपे हुए थे। अरे बाप रे, ऐसा नहीं था कि जब वे छोटे थे तो उन्होंने दूसरों को धमकाने जैसे काम नहीं किए थे। लेकिन इस अहम संत हमें बाहर रहते हुए भी अपने स्टेटस पर ध्यान देना चाहिए। वहां मौजूद सबसे सीनियर व्यक्ति गोल्ड क्रोकोडाइल डोलो ने कियान जुंजी को एक छोटी सी याद दिलाई। आखिरकार आप इसे जैसे भी कहें, उनका स्पिरिट हॉल दुनिया भर के स्पिरिट मास्टर्स के दिलों में पवित्र भूमि थी। अगर उनके होने वाले सुप्रीम पोप ने बाहर के लोगों के सामने ऐसा किया। कियान जुंजी ने जवाब में बेपरवाही से हाथ हिलाया। ये तो बस शुरुआत थी। उसे लगा कि लौटने के बाद उसे इन बुरे लोगों को एक सही पॉलिटिकल सबक देना होगा ताकि वे उस तथाकथित वे ऑफ द नाइट वे ऑफ द जेंटलमैन को बदल सके जो उन्होंने उसके घटिया बुरे आदमी से सीखा था। कियान जुंजी के बोलने के थोड़ी देर बाद एक अच्छी महिला गुफा से बाहर निकली जिसने ज़ियाओबू के इंसानी रूप जैसी ही खरगोश के कान वाली हेयर एक्सेसरी पहनी हुई थी। हे भगवान, एक मैच्योर महिला के उस खास चाम ने कियान जुंजी को प्राइम मिनिस्टर काउ की स्पिरिट को चैनल करने के लिए लगभग मजबूर कर दिया। यह अच्छी बात थी कि एरू का असली रूप सॉफ्ट बोन्स रैबिट था जिससे उसने यह विचार छोड़ दिया। नहीं तो उसे एक बार युगवान से माफी मांगनी पड़ती। मैडम, मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। स्पिरिट मास्टर्स का स्पिरिट बीस्ट का शिकार करना सही या गलत नहीं है, लेकिन मैं हमेशा से दयालु रहा हूं। जब तक आप मेरी जरूरतों के हिसाब से मेरे सबऑर्डिनेट के लिए खुद को कुर्बान कर देती हैं, मैं गारंटी दे सकता हूं कि हम उस बड़े खरगोश की जान बख्श देंगे जो भाग गया था। इसके अलावा स्पिरिट रिंग की स्किल्स में पैरागॉन गोल्डन बॉडी और वॉइड लिखा होना चाहिए, जबकि स्पिरिट बोन की स्किल टेलीपोर्टेशन होनी चाहिए। अगर आप हमारी जरूरतें नहीं मानती मैडम तो हम उस बड़े खरगोश के लिए सिर्फ सॉरी कह सकते हैं। मैडम प्लीज मेरे लिए चीजें मुश्किल मत बनाइए। कियान जुंजी की बातें सुनकर शांत स्वभाव वाली एरो के माथे पर भी गुस्से से नसें तन गईं। उस आदमी की हर बात ज़ियाओबू का इस्तेमाल करके एक धमकी थी और उसने उनके सॉफ्ट बोन्स रैबिट कबीले की सबसे कीमती स्पिरिट एबिलिटीज की भी मांग की। उसने उस दिशा में देखा जिस ओर कियान जुंजी इशारा कर रहा था। जो दिखाई दिया वह एक बहुत ही सुंदर आदमी था जिसने औरतों जैसा मेकअप किया हुआ था। कियान जुंजी के मुस्कुराते चेहरे को देखकर अगर उसकी ताकत ने उसे रोका न होता तो वह सच में ऊपर जाकर उसे इंस्टेंट के लिए स्टेज ड्रॉप देना चाहती थी। थोड़ी देर की खामोशी के बाद आरोन ने आखिरकार अपनी बेटी की जान के बदले अपनी जान देने का फैसला किया। इंसानी ताकतवर, अगर मैं सच में तुम्हारी मांगों के हिसाब से खुद को कुर्बान कर दूं तो तुम कैसे गारंटी दे सकते हो कि तुम अपनी बात से पीछे नहीं हटोगे? एरू ने अपना आखिरी सवाल पूछा। एक बार जब उसे संतोषजनक जवाब मिल गया तो वह कियान जुंजी के अनुरोध के अनुसार युगवान के लिए खुद को कुर्बान कर देगी। कियान जुंजी को लंबे समय से इसकी उम्मीद थी। उन्होंने बहुत ही भक्ति भाव से अपनी छाती पर दोनों हाथ रखकर एक गंभीर शपथ ली। मैं तुम्हें उस असुर भगवान की कसम खाकर बता सकता हूं जिस पर मैं विश्वास करता हूं। दूसरे पक्ष को एक देवता का जिक्र करते हुए सुनकर और उसका भक्ति भरा चेहरा देखकर एरू की चिंता का आखिरी निशान भी गायब हो गया। असुर देवता 6 मंदिर के हॉल से लोग, मैं कौन हूं? मैं कहां हूं? असुर भगवान किस तरह के जंगली देवता हैं? कियान दाओलियू, तुम बागी बेटे हो। कियान जुंजी मरते हुए बड़े बंदर और बैल के सिर वाले सांप के पास गए और मुस्कुराते हुए उनसे पूछा। वह बदला हुआ स्पिरिट बीस्ट पहले ही खुद को कुर्बान करने के लिए मान गया है। तुम दोनों को क्या कहना है? अगर वह दोनों जानवरों की बलि सीधे ले पाता तो बेशक उन लोगों को ज्यादा फायदा होता जिन्हें स्पिरिट रिंग की जरूरत थी। बैल के सिर वाले सांप ने मुश्किल से कहा। बात यहां तक आ गई थी और आज उनका अंत होना ही था। इतने बड़े हंगामे से नीचे सो रहे खतरनाक जानवर भी नहीं जागे, इसलिए उन्होंने किस्मत को मान लिया। इंसान, हम तुम्हें कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें ये गारंटी देनी होगी कि तुम भविष्य में सिस्टर शियाओबू का शिकार नहीं करोगे। कियान जुंजी के मुंह का कोना नफरत से सिकुड़ गया जब उसने इस बेवकूफ जानवर को देखा जो मरने वाला होने पर भी सिंपिंग कर रहा था। जरूर, उनकी पिछली जिंदगी के जानकार नेटिजन सही थे। एक सिंप आखिर तक सिंप करता रहता है और उसके पास कुछ नहीं बचता। ठीक है, लेकिन बात यह है कि बड़ा खरगोश हमारे स्पिरिट हॉल के सामने कूदता फांदता नहीं है। कियान जुंजी ने बताया कि उन्होंने सिर्फ ये वादा किया था कि वे एक्टिवली उसका शिकार नहीं करेंगे, लेकिन अगर वह बड़ा खरगोश एक्टिवली मौत की तलाश में स्पिरिट हॉल के इलाके में भाग गया तो उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता। कियान जुंजी को राजी देखकर ग्रेट और बैल के सिर वाले सांप ने अपना आखिरी जुनून छोड़ दिया और पक्का इरादा करके कियान जुंजी और गुई मेई को बलि चढ़ाने लगे। एरू ने भी पहले से तय युगवान को अपना बलिदान देना शुरू कर दिया। प्रकाश की 3 विशाल किरणें गुलाबी, मिट्टी जैसी पीली और सियान नीली आसमान में उठी। अचानक उन तीनों के चारों ओर एक बहुत बड़ा मैग्नेटिक फील्ड बन गया जिसने उन्हें अपने अंदर घेर लिया। जीवन की झील के पास स्पिरिट बीस्ट ने 3 बीस्ट किंग्स के गिरने को महसूस किया और आसमान की ओर दहाड़ने लगे। ज़ियाओबू, जो पहले ही भाग चुकी थी, ने 3 जानी पहचानी आभा महसूस की और पीछे मुड़कर देखा। उसकी गुलाबी खरगोश जैसी आंखों से पानी की तरह आंसू बह रहे थे। ये कैसे हो सकता है? सिर्फ दामिंग और एमिंग ही नहीं बल्कि मां भी। अब उन 2 छोटे जानवरों की सुरक्षा के बिना ज़ियाओबू के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी और वह केवल सॉफ्ट बोन्स रैबिट कबीले की पुरखों की जमीन पर लौट सकता था। सिस्टर शियाओबू, अभी जो इतना बड़ा हंगामा हुआ, क्या ऐसा हो सकता है कि ग्रैंड एल्डर और वे दोनों लॉर्ड्स एक साथ? शियाओबू के अलावा लगभग 50,000 सालों की सबसे ज्यादा खेती वाले सॉफ्ट बोन्स रैबिट ने कांपते हुए पूछा। वाह हाँ, न केवल दामिंग और एमिंग बल्कि मां भी उन शापित मानव आत्मा मास्टर्स के हाथों मर गईं। ये खबर सुनकर वहां मौजूद सॉफ्ट बोन्स रैबिट्स के चेहरों पर गहरा दुख दिखा। वे पूरी बीस्ट रेस में फूड चेन में सबसे नीचे हुआ करते थे, हर जगह मौजूद ब्लू सिल्वर ग्रास से बस थोड़ा ही बेहतर। क्योंकि उनके ग्रैंड एल्डर ने बहुत ऊंचे ब्लड लाइन वाले 2 शावकों को गोद लेने और उन्हें पालने का समझदारी भरा और अहम फैसला लिया था, इसलिए उनके बड़े सॉफ्ट बोन्स रैबिट कबीले को आखिरकार एक्सपोर्ट मिल गया। दूसरे ग्रुप्स ने उनका शिकार करते समय ज्यादा दूर जाने की हिम्मत नहीं की। पर अब सिस्टर शियाओबू, हमें क्या करना चाहिए? इस 50,000 साल पुराने सॉफ्ट बोन्स रैबिट ने वह सवाल पूछा जो हर कोई जानना चाहता था। अगर उनके नए राजा को ग्रैंड एल्डर जैसा कोई और भी बेहतर स्पोर्ट मिल जाए तो ये सबसे अच्छा होगा। अपने खरगोश बच्चों की पूछताछ का सामना करते हुए ज़ियाओबू ने अपने पहले से ही कम क्षमता वाले खरगोश के दिमाग पर बहुत काम किया। आखिरकार उसे प्रेरणा मिली। अगर वह अपनी मां की तरह दामिंग और एमिंग जैसे ब्लड लाइन और ताकत वाले 2 शावक ढूंढ भी लेती और इस बात को छोड़ देती कि उसे बिजली गिरने वाली है तो भी उन्हें पालने में कम से कम 10,000 साल लग जाते। तब तक उसके सारे दुश्मन मर चुके होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं अपनी मां की तरह बदल जाऊंगी और इंसानों की दुनिया में लौट जाऊंगी। जब मुझे कोई बहुत टैलेंट वाला इंसानी बच्चा मिलेगा तो तुम्हारी सिस्टर ज़ियाओबू उसे मेरे बदले के लिए एक टूल के तौर पर पालेगी। 15 चैप्टर 15 रहस्यमय स्पेस में सिल्वराइज्ड 3 लाख साल के स्पिरिट बीस्ट की बलि से हुए बड़े हंगामे ने आखिरकार सोए हुए विशेष बीस्ट को जगा दिया। उन सब ने अपनी गुस्से भरी नजरें बलि के मैग्नेटिक फील्ड से घिरी दिशा की ओर घुमाई। अपने लेवल के खतरनाक जानवरों यानी बीस्ट किंग्स के लिए किसी मुसीबत से न जीत पाने पर मर जाना या इंसानों के खिलाफ लड़ाई में मर जाना ठीक था, लेकिन वे महावानर और बैल के सिर वाले सांप की तरह इंसानों को बलि नहीं चढ़ा सकते थे। यह उनके पूरे स्पिरिट बीस्ट कबीले के लिए अपमान की बात थी। इससे पहले कि खतरनाक जानवरों का वह ग्रुप कुछ बोल भी पाता, एक बड़ा ड्रैगन जो अपनी सुनहरी आंखों को छोड़कर पूरी तरह काला था, उसने अजीब तरह से बहुत ज्यादा बेचैनी के साथ रिएक्ट किया। दितियान, तुम्हें क्या पागलपन हो गया है? एक बहुत बड़ा गहरे सुनहरे रंग का भालू अपने पास खड़े काले ड्रैगन को नफरत से देख रहा था जब वह बोल रहा था। ये दोनों जानवर 10,000 साल बाद 10 महान खतरनाक जानवरों की लिस्ट में पहले और चौथे नंबर पर होंगे। दितियान, सुनहरी आंखों वाला काला ड्रैगन राजा जिसकी 800,000 साल से ज्यादा की साधना थी, और जियोन जून, काला सुनहरा डरावना पंजाब भालू जिसकी 400,000 साल से ज्यादा की साधना थी।
जियोंग जून को लंबे समय से डीटियांग के बीस्ट गॉड के टाइटल की चाहत थी। वह चाहता था कि वह उसकी जगह ले सके। दूसरे खतरनाक जानवर भी उत्सुकता से डीटियांग की तरफ देखने लगे। जियोंग जून की चुनौती का सामना करते हुए ये सुनहरी आंखों वाला काला ड्रैगन राजा, जो स्पिरिट बीस्ट सर्कल में हमेशा निर्णायक और बेजोड़ था, ने अजीब तरह से उसे नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय वह इज्जत से एक रहस्यमयी जगह के एंट्रेंस पर गया, इंसान का रूप ले लिया और एक घुटने पर बैठ गया। हे प्रभु, मुझे अंकल फायर ड्रैगन किंग की आभा महसूस हो रही है। डीटियांग के दिमाग में चल रहे ट्रांसमिशन को महसूस करते हुए उस रहस्यमयी जगह के अंदर एक बड़ी चांदी की आंख अचानक खुल गई। इस अलग थलग जगह में एक अलौकिक और बहुत सुंदर आवाज गूंज रही थी। डीटियांग, बाहर जो इंसान है उसमें न सिर्फ पहले के फायर ड्रैगन किंग का ऑरा है, बल्कि आइस ड्रैगन किंग का भी ऑरा है। परछाई में एक देवता का महायाजक उनकी रक्षा कर रहा है। वह आभा पहले के दिव्य लोक के उन शापित देवताओं की नहीं है। इसके बजाय यह उन दो देवताओं में से एक से कुछ मिलती जुलती है जो 10,000 साल पहले ऊपर उठे थे। आप अभी उस इंसान से संपर्क कर सकते हैं। ये शब्द कहने के बाद जगह एक बार फिर शांत हो गई। हाँ मेरे राजा, अनजान जगह में रहस्यमय अस्तित्व को यह जरूरी बात बताने के बाद डीटियांग मुड़ा खड़ा हुआ और बेमिसाल बीस्ट गॉड के तौर पर अपना रौबदार व्यवहार फिर से शुरू कर दिया। अनजाने में अपने सीनियर के दबाव की वजह से जियोंग जून को अनजाने में 2 कदम पीछे हटना पड़ा। जियोंग जून, इस राजा के पास अब तुम्हारे लिए समय नहीं है। बेहतर होगा कि तुम मेरे राजा के तय किए गए काम को पूरा करने में इस राजा को परेशान न करो, वरना कोई तुम्हें नहीं बचा पाएगा। डीटियांग के मुंह से सॉवरेन सुनकर जियोंग जून, जो आमतौर पर किसी के सामने झुकता नहीं था, डर के मारे अपनी पीठ के बाल खड़े होते हुए महसूस किया। हालांकि डीटियांग को छोड़कर उनके बीस्ट किंग ग्रुप में से किसी ने भी उस लॉर्ड का असली रूप नहीं देखा था, लेकिन उन्होंने डीटियांग की बातों से उस लॉर्ड के बारे में कुछ बातें जान ली थी। वह एक दिव्य जानवर था जो दिव्य लोक से उतरा था, उनके स्पिरिट बीस्ट कबीले के असली पुराने पूर्वज का क्लोन। ये राजा समझता है। हालांकि जियोंग जून बाहर से विद्रोही था, फिर भी वह अपनी भालू वाली जिंदगी को बहुत प्यार करता था। गर्व से अपना सिर दूसरी तरफ घुमाते हुए वह अपने बड़े भालू जैसे शरीर को घसीटते हुए उस जगह ले गया जहां स्काईड्रीम आइस वॉर्म कैद था। पता नहीं क्यों उसे लगा कि स्काईड्रीम आइस वॉर्म के सिर पर 2 छोटी हिलती हुई आंखें उसका मजाक उड़ा रही हैं। जियोंग जून ने जितना ज्यादा इस बारे में सोचा, उसे उतना ही गुस्सा आया। अपने तेज पंजे बढ़ाकर उसने स्काईड्रीम आइस वॉर्म के मोटे शरीर पर वार किया। क्रिस्टल क्लियर कीड़े के मांस का एक टुकड़ा, जिससे लगातार आसमान और धरती की गहरी ताकत निकल रही थी, उसके तेज पंजों से साफ साफ कट गया। बहुत दर्द हो रहा है भाई। स्काईड्रीम आइस वॉर्म, जो गहरी नींद में था, दर्द से तुरंत जाग गया। इसकी शुद्ध एनर्जी को सोखने के लिए इसे यहाँ बांधना ही काफी बुरा था, लेकिन अब ये घिनौने खतरनाक जानवर इसका कीमती कीड़े का मांस भी खाना चाहते थे। स्काईड्रीम आइस वॉर्म की जानलेवा छोटी सी नजर का सामना करते हुए जियोंग जून को जरा भी परेशानी नहीं हुई। अपना बड़ा सा भालू का मुंह खोलकर उसने कीड़े के मांस का ताजा टुकड़ा उसके अंदर रख दिया और शोर मचाते हुए चबाने लगा। स्काईड्रीम आइस वॉर्म बहुत गुस्से में था। उसके सामने ही उसका मांस खाना, ये ऐसा काम तो दूसरे अपराधों से भी ज्यादा घिनौना था। इसी पल से इस बड़े मांसल कीड़े ने अपने दिल में एक प्लान बनाना शुरू किया, एक प्लान जिसका नाम था गॉड क्रिएशन। बाहर युगवान और गुई मेई धीरे-धीरे अपने नौवें स्पिरिट रिंग्स को एब्जॉर्ब करने के आखिर में थे। जैसे ही नौवीं स्पिरिट रिंग अपने नौवें स्पिरिट रिंग स्लॉट में सेट हुई, उन्होंने अपने ब्रेकथ्रू का आखिरी स्टेप पूरा किया और हजारों लोगों के पसंदीदा टाइटल जुलूस बन गए। क्योंकि उनकी नौवीं स्पिरिट रिंग 100,000 साल पुरानी रिंग थी जो स्पिरिट बीस्ट की बलि देकर मिली थी, उनका सोल पावर रैंक सीधे लेवल 92 पर पहुंच गया, जिससे उन्हें कई सालों की मुश्किल साधना से छुटकारा मिल गया। ये देखकर कि कियान जुंजी अभी भी अपनी स्पिरिट रिंग को एक तरफ से सोख रहा था, वहां मौजूद एल्डर्स और वेनेरेबल्स बातचीत करने लगे। तुम दोनों लड़के आखिरकार टाइटल जुलूस बन गए हो। हमें बताओ तुम कौन से टाइटल्स लेने का प्लान बना रहे हो। गोल्ड क्रोकोडाइल डुलू मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। युगवान और गुई मेई के कंधे थपथपाते हुए दोनों के लिए अपनी मंजूरी दिखाई। गोल्डन क्रोकोडाइल फैमिली, जो एंजल कियान फैमिली को फॉलो करने वाली शुरुआती फैमिली में से एक थी, स्पिरिट हॉल के प्रति पूरी तरह वफादार थी और जाहिर है कि वह चाहती थी कि स्पिरिट हॉल और भी मजबूत हो। वेनेरेबल गोल्ड क्रोकोडाइल और सभी वेनेरेबल एल्डर्स को रिपोर्ट करते हुए इस जूनियर का टाइटल सिंगल कैरेक्टर क्राइसेंथेमम होगा। वेनेरेबल गोल्ड क्रोकोडाइल और सभी वेनेरेबल एल्डर्स को रिपोर्ट करते हुए मेरा टाइटल सिंगल कैरेक्टर गोस्ट होगा। युगवान और गुई मेई ने अपने सामने खड़े आदरणीय लोगों को आदर से प्रणाम किया, हालांकि वे साफ तौर पर कुछ विचलित लग रहे थे। गोल्ड क्रोकोडाइल डोलू, जो जियांगू का पुराना जानकार था, वह स्वाभाविक रूप से समझ गया कि उनके मन में क्या है। 1 लाख साल पुराने स्पिरिट बीस्ट से स्पिरिट बोन गिरने की गारंटी थी। ये डोलू कॉन्टिनेंट के हाई रैंक वाले स्पिरिट मास्टर सर्कल में एक जाना माना राज था। उसके स्टोरेज स्पिरिट टूल पर एक लहर के साथ अलग-अलग रंगों की 3 स्पिरिट बोन्स उसके हाथ में दिखाई दी। ये 3 स्पिरिट बोन्स सन को तब दी जाएंगी जब वह अपनी स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब कर लेगा। वह उन्हें कैसे बांटना चाहता है यह इस बूढ़े आदमी को नहीं पता। दोनों ने गोल्ड क्रोकोडाइल डुलुओ के हाथ में स्पिरिट बोन्स को लालच से देखा। हालांकि वे उन्हें बहुत चाहते थे, लेकिन उन्होंने कोई गुस्ताखी नहीं की। गोल्ड क्रोकोडाइल डुलुओ के हाथ में स्पिरिट बोन्स से नजरें हटाने के लिए खुद को मुश्किल से मजबूर करते हुए उन्होंने अपनी समझ का इशारा किया। जहां तक कियान जुंजी की बात है, वह अभी भी अपनी स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब करने के प्रोसेस में था। लॉजिकली कहें तो अपनी डुअल डिवाइन ग्रेट स्पिरिट्स के साथ स्पिरिट रिंग एब्जॉर्प्शन को पूरा करने की उसकी स्पीड युगवान और गुई मेई से काफी ज्यादा होनी चाहिए थी। हालांकि जैसे जैसे उसकी छठी स्पिरिट रिंग धीरे-धीरे आकार ले रही थी, कियान जुंजी को लगा जैसे उसके अंदर कुछ उभरने वाला है। ऐसी स्थिति पहले कभी किसी दूसरे स्पिरिट मास्टर के साथ नहीं हुई थी। किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए कियान जुंजी ने अपने शरीर के अंदर सोल पावर और मेंटल एनर्जी को ध्यान से कंट्रोल किया और लगातार उस अनजान एहसास के सोर्स की जांच करते रहे। 16 चैप्टर 16 सुनहरी आंखों वाला काला ड्रैगन किंग। अपने मन की शांति में कियान जुंजी ने देखा कि पवित्र काल को दिखाने वाले दिव्य बीज में अनियमित बदलाव होने लगे और वह गहरी सोच में डूब गया। क्या ये गड़बड़ी डिवाइन ट्रायल शुरू होने से पहले की गड़बड़ी है? कियान जुंजी ने माना कि वह थोड़ा हैरान था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि सिचुएशन क्या है। लेकिन एक अच्छी बात यह थी कि यह जानना ही काफी था कि उसके अंदर की अजीब बात उसके शरीर में मौजूद दिव्य बीज की वजह से थी। कियान जुंजी अपने मेंटल स्पेस से हट गए और अब अपनी छठी स्पिरिट रिंग के कंडेंसेशन को दबाना बंद कर दिया। कुछ ही पल में उसका पहला 100,000 साल का स्पिरिट रिंग उसके पैरों के नीचे छठे स्पिरिट रिंग की जगह पर दिखाई दिया। हालांकि ऐसा लग रहा था कि यह सब अभी खत्म नहीं हुआ है। कियान जुंजी के माथे पर बना निशान, जो डिवाइन ट्रायल के लिए उनके कैंडिडेट होने का स्टेटस दिखाता था, अचानक चमकने लगा। दाहिनी ओर के सुनहरे पंख से लगातार तेज लाल एनर्जी निकलने लगी। जैसे ही यह एनर्जी निकली, आसपास की हवा तुरंत उबलने लगी। चाहे वह गोल्ड क्रोकोडाइल डोलू हो या दूसरे, वे सभी सहज रूप से कियान जुंजी से दूर हो गए। पावर हाउस के तौर पर उनके अंदर की आवाज ने उन्हें बताया कि अगर उन्होंने कियान जुंजी के शरीर से निकलने वाली चीज को थोड़ा सा भी छुआ तो वे पक्का मर जाएंगे। अपने प्यारे बेटे को अजीब हालत में देखकर बबूरा कियान डाओलियो भी परेशान हो गया और तुरंत अंधेरे से बाहर निकल आया। सुप्रीम पोप, जैसे ही वे सैल्यूट करने वाले थे, कियान डाओलियो ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। हालांकि गोल्ड क्रोकोडाइल डुलुओ और दूसरों को डुलुओ टाइटल से सम्मानित किया जाता था, लेकिन उन्होंने सच में कभी भी दिव्य शक्ति का अनुभव नहीं किया था। लेकिन कियान डाओलियो अलग था। एंजल गॉड का वंशज होने के नाते वह साफ-साफ महसूस कर सकता था कि कियान जुंजी के चारों ओर घूम रहे लाल एनर्जी के घेरे का लेवल सोल पावर से कहीं ज्यादा था। ऐसा लगता है कि ये दिव्य शक्ति है जो जी को विरासत में मिली है। कियान डाओलियो ने मन ही मन सोचा। हालांकि उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन कियान डाओलियो ने सीधे उसकी आत्मा पर कब्जा कर लिया और सेराफिम उसके पीछे प्रकट हुए। इसके बाद उनके हाथ में एंजेलिक सीक्रेट स्वॉर्ड थी, जो उनकी 5वीं स्पिरिट एबिलिटी से बनी थी और उसमें से पवित्र शक्ति निकल रही थी। कियान डाओलियो ने मौजूद पूजा करने वालों और 2 लोगों, युगवान और गुई मेई, जिन्हें अभी डोलुओ का टाइटल मिला था, को सख्ती से आदेश दिया। आपको सन के बदलावों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सब बाहर जाकर गार्ड की ड्यूटी करें। किसी भी फालतू स्पिरिट बीस्ट या मौत चाहने वाले स्पिरिट मास्टर्स को इस जगह में आने न दें। जो कोई भी जबरदस्ती अंदर घुसेगा, उसे बिना किसी दया के मार दिया जाएगा। कियान डाओलियो ने आखिरी कुछ शब्दों पर जोर दिया, जिससे साफ तौर पर कुछ खास इशारा मिल रहा था। उन्हें यकीन नहीं था कि स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट के कोर एरिया में इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी वे बड़े लोग किसी को जांच के लिए नहीं भेजेंगे। हाँ, सुप्रीम पोप, कई लोगों ने उनके ऑर्डर मान लिए और एक-एक करके चले गए और वहां तुरंत मौत जैसा सन्नाटा छा गया। कुछ समय बाद लाल एनर्जी कियान जुंजी के चारों ओर घूमने लगी। ये लगातार घूमता रहा और अजीब तरह से एक लाल गोला बनाता रहा। कियान डाओलियो के हैरान करने वाले ऑब्जर्वेशन में वह स्पिरिट रिंग, जिसके बारे में शक था कि वह डिवाइन पावर से बनी है, कियान जुंजी की 7वीं स्पिरिट रिंग पोजीशन में मजबूती से जमी हुई थी। कियान जुंजी भी जाग गया और अपने पैरों के नीचे के छल्ले देखने लगा। ग्रेट एप जो लाल स्पिरिट रिंग लाया था, उस पर एक सुनहरा लिखा हुआ था, जो दिखाता था कि इस स्पिरिट रिंग की उम्र 1 लाख साल थी। लेकिन उसकी 7वीं जगह पर स्पिरिट रिंग में न सिर्फ 10 सुनहरे पैटर्न थे, बल्कि उसके सबसे बाहरी किनारे पर और भी ज्यादा चमकदार लाल रोशनी के पैटर्न का एक घेरा भी था। अगर कोई ध्यान से न देखे तो इसे नोटिस करना इतना आसान नहीं होगा। कियान जुंजी ने स्पिरिट रिंग में मौजूद एनर्जी को ध्यान से महसूस किया और पाया कि उसे निकलने वाली आभा असल में उस इन्फिनिट डेलिकेट एप्रिकॉट जैसी थी जिसे उसने सोख लिया था। ऐसा लगता है कि केली के गॉड पोजीशन ने फायर ड्रैगन किंग की पहले सोखी गई डिवाइन पावर को पूरी तरह से छीन लिया है, जिससे स्पिरिट रिंग का जन्म हुआ है।
तो मेरी फॉलन एंजल स्पिरिट पर सातवीं स्पिरिट रिंग भी ऐसी ही स्थिति में होनी चाहिए। कियान जुंजी ने अपने मन में सोचा, एक स्पिरिट मास्टर के लिए स्पिरिट अवतार का होना या न होना दो बिल्कुल अलग दुनिया में होने का मतलब था। और स्पिरिट अवतार की उम्र ठीक उसी एम्प्लीफिकेशन से जुड़ी थी जो उसने स्पिरिट मास्टर को दी थी। कियान जुंजी की अभी की सातवीं स्पिरिट रिंग स्काई ड्रीम आइस बम द्वारा हो योहा को दी गई मिलियनियर स्पिरिट रिंग से कहीं ज्यादा है। हालांकि स्काई ड्रीम की स्पिरिट रिंग की उम्र बहुत ज्यादा थी, लेकिन आखिर में उसे स्वर्गीय मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ा था। वह एक सच्चे दिव्य जानवर में नहीं बदली थी, बस उसकी स्पिरिट रिंग की उम्र ज्यादा थी और उसकी तुलना कियान जुंजी की स्पिरिट रिंग से भी नहीं की जा सकती थी। जी ए तुम, कियान जुंजी ने जवाब में कियान डाओलियो को हाँ में से हिलाया। उसने अपने सस्ते बुरे आदमी को ज्यादा सोचने से बचाने के लिए उसे और कुछ कहने का प्लान नहीं बनाया था। उसी समय जीवन की झील के नीचे महान उजाड़ भूमि में दित्यान कियान जुंजी के ग्रेट के स्पिरिट रिंग को सोखने और अपने साथ में स्पिरिट रिंग को गाढ़ा करने की पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह से देखकर बहुत ज्यादा उत्साहित था। उसे पक्का यकीन था कि उसके सामने वाला इंसान दूसरे इंसानी स्पिरिट मास्टर जैसा नहीं था जो बस एक ड्रैगन टाइप स्पिरिट को जगह देते थे, लेकिन उन्हें आइस एंड फायर ड्रैगन किंग्स की लेगेसी पूरी तरह से मिल गई थी। तुरंत ही उसने छिपना भी बंद कर दिया। बाहर कियान जुंजी और कियान डाओलियो असल में पिता के प्यार और बच्चों के प्यार वाले सीन में थे, लेकिन अगले ही सेकंड में अचानक एक हादसा हो गया। उन पर एक भयानक दबाव छा गया जिसने बाकी सभी औरा को दबा दिया। एमरल्ड झील के पानी से अचानक एक बड़ा सिरा निकला जिससे अनगिनत छींटे निकले। जीवन की एक घनी आभा चारों दिशाओं में फैल गई। बड़ी सुनहरी आंखें धीरे धीरे खुली और एक बड़ा शरीर धीरे धीरे ऊपर उठा। पिता और पुत्र ने ध्यान से देखा तो पता चला कि वह एक काला ड्रैगन था। जीवन की झील में इस बड़े शरीर को देखकर कियान डाओलियो जैसा अनुभव रखने वाला भी तुरंत इतना डर गया कि बोल नहीं सका। इतने बड़े शरीर और जबरदस्त सोल पावर के दबाव ने उन्हें बहुत ज्यादा हैरान कर दिया। ये कहा जा सकता है कि इस काले ड्रैगन से जो एहसास हुआ वह पिछले बड़े बंदर और बैल के सिर वाले सांप से बिल्कुल अलग था। कियान डाओलियो की स्पिरिट एंजल गॉड की दी हुई एंजल मार्शल सोल थी, इसलिए उसे अपनी स्पिरिट पर कोई दबाव महसूस नहीं होगा, लेकिन किसी वजह से कियान जुंजी को दित्यान के प्रति एक अजीब सी करीबी महसूस हुई। हैरान होकर उसने अपना सिर उठाया और दित्यान की ड्रैगन जैसी आंखों से सीधे मिला। अरे नहीं, मैं ड्रैगन कबीले के कर्म में उलझ गया हूं। कियान जुंजी के मन में कुछ नहीं कहा जा सकता था। अब उसे ये भी समझ में आ गया था कि उसके शरीर में मौजूद दिव्य बीज ने बर्फ और आग के ड्रैगन राजाओं की दिव्य शक्ति को क्यों छीन लिया था। ये केल की दिव्य शक्ति की पवित्रता बनाए रखने के लिए था, लेकिन डोलुओ कॉन्टिनेंट के दुनिया के नियमों के हिसाब से एक बार जब वह दिव्य शक्ति कियान जुंजी के शरीर के बाहर दिखाई देती तो वह अपने आप उसके लिए एक स्पिरिट रिंग बना लेती जिसे वह सोख लेता। उफ, भूल जाओ, बस कुछ ही पल में कियान जुंजी ने इस बारे में सोच लिया। असुर भगवान वैसे भी स्पिरिट हॉल के खिलाफ जाने वाले थे और दित्यान और दूसरों की नजर में असुर भगवान असल में बुरे थे। चूंकि ऐसा है, .17 चैप्टर 17 में झूठ बोलना शुरू करने जा रहा हूं। जैसा कि कहा जाता है, मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त होता है। उसकी नजर डोलुओ कॉन्टिनेंट की मशहूर नंबर 1 सुंदरी कियान जुंजी पर भी थी, क्योंकि ड्रैगन कबीले का कर्म विरासत में मिलने से ही उसे वे दो जबरदस्त स्पिरिट्स और भगवान के पद मिले थे। फिर दित्यान और दूसरों को अपनी कॉम्बैट फोर्स बनाने के लिए साथ लाना भी एक अच्छा चॉइस था। सांस, दित्यान बैठ जाओ। कियान जुंजी ने अपने स्टोरेज स्पिरिट टूल से कुर्सियों का एक सेट निकाला और उसे बैठने का इशारा किया। आसमान में काला विशालकाय ड्रैगन एक पल के लिए हैरान रह गया, फिर इंसान का रूप लेकर कुर्सी पर बैठ गया। इस बीस्ट गॉड के चेहरे पर चमकती मुस्कान को दबाया नहीं जा सकता था। एक बात दित्यान को साफ थी, डोलुओ कॉन्टिनेंट के जो लोग उसे जानते थे वे इतने सालों में धूल में मिल चुके थे, और उस समय जब एंजल गॉड और सी गॉड सिल्वर ड्रैगन किंग की सुरक्षा के लिए और उसे खोजे जाने से रोकने के लिए लड़ रहे थे तो इन खतरनाक जानवरों ने छिपे रहने की पूरी कोशिश की थी। इसलिए जिस पल कियान जुंजी एक सांस में उसका नाम पुकार सकता था और उसका असली रूप देखकर हैरान होने का पल, दित्यान ये कंफर्म कर सकता था कि भले ही उससे पहले यह इंसान उसकी आंटी आइस ड्रैगन किंग और अंकल फायर ड्रैगन किंग का पुनर्जन्म न हो, लेकिन ज्यादातर संभावना है कि उसे उन दोनों की पावर मिलने पर उनकी यादें भी मिल गई थी। यही कारण था कि वह इतना उत्साहित था और उसने कियान जुंजी पर हमला नहीं किया था। इसके अलावा दित्यान को पता चला कि कियान जुंजी का असली रूप देखकर उसका पहला मन अनजाने में लड़ने का नहीं था। जैसा कि मास्टर ने कहा, उसे जीता जा सकता है। दित्यान ने मन ही मन सोचा, पिताजी ये बात अभी आपके लिए जानना ठीक नहीं है, कृपया एक पल के लिए अलग हट जाइए। कियान जुंजी ने सतर्क कियान डाओलियो को जाने का आदेश दिया। हालांकि बात वाला बहुत हिचकिचा रहा था। जी ए, ये स्पिरिट बीस्ट तुम। कियान डाओलियो की बात पूरी होने से पहले ही कट गई। इंसानों और स्पिरिट बीस्ट के बारे में ये पूरी बात की वे कुदरती दुश्मन है, उसे सिरदर्द दे रही थी। पिताजी यह उस भगवान की इच्छा है, मैं प्राथमिकताएं समझता हूं। हमेशा की तरह कियान जुंजी ने आसानी से समस्या को उस भगवान पर डाल दिया जो है ही नहीं। कियान डाओलियो ने वास्तव में उसके साथ बहस जारी नहीं रखी। कियान डाओलियो के देखने से ऐसा नहीं लगता था कि उसके सामने खड़े काले ड्रैगन का भी उसके प्यारे बेटे के प्रति कोई बुरा इरादा था। उसे अपने दिल में थोड़ा ज्यादा सुकून महसूस हुआ। बहुत अच्छा, जी ए, उस मामले में ये बुरा आदमी किनारे पर पहरा देगा। ये कहने के बाद कियान डाओलियो सुनहरी रोशनी की एक लकीर में बदल गया और उस जगह से गायब हो गया। जहां तक कियान डाओलियो के जाने की बात है, दित्यान ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके उलट उसे ये भी डर था कि अगर उसके पीछे की देवी उसकी लोकेशन का पता लगा ले तो वह आखिर में सिल्वर ड्रैगन किंग के ठीक होने की जगह का पता लगा सकती है। असल में इस तरह से जाना दोनों पक्षों के लिए सबसे अच्छा नतीजा था। कियान जुंजी ने खांसते हुए दित्यान का ध्यान खींचा। ये सही है, ये दूसरी दुनिया का दानव धोखा देना शुरू करने वाला था। दित्यान, मैं साफ साफ कहूंगा, तुमने सही समझा। मुझे सच में आइस एंड फायर ड्रैगन किंग्स की लेगेसी मिली है और मुझे पुराने ड्रैगन गॉड के बारे में उनकी यादों का कुछ हिस्सा भी मिला है। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि मैं एक पवित्र इंसान हूं। क्योंकि मुझे आपके ड्रैगन कबीले की कृपा मिली है तो मैं इसके साथ ट्रांसफर हुए कर्म को भी पूरी तरह से स्वीकार करूंगा। हम सहयोग कर सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए पूरी इंसानी दुनिया को खत्म नहीं कर सकता। अगर कियान जुंजी यहाँ नहीं आए होते और ईमानदारी से डोलुओ कॉन्टिनेंट पर दूसरे गॉड पोजीशन लेगेसी खोजे होते तो शायद उन्हें कोई नहीं मिलता। आइस और फायर ड्रैगन किंग्स की अपनी बहुत ज्यादा ताकतवर आभा के साथ जो दूसरे देवताओं की लेगेसी साइट्स पर दिखाई देती है, वह शायद अगले ही पल पुराने ड्रैगन क्लैन युद्ध के बचे हुए हिस्से के तौर पर मारा जाएगा। तो ड्रैगन कबीले का ये कर्म सहना इतना आसान नहीं था। कियान जुंजी की बातों से उनके सामने बैठे दित्यान ने भी बार-बार से हिलाया। वह बहुत खुश था। कियान जुंजी को इस तरह सोचते हुए सुनकर दित्यान ने उसे और भी ऊंचा दर्जा दिया। जहां तक इस कर्म का इस्तेमाल करके उसे नैतिक रूप से ब्लैकमेल करने की बात है, दित्यान ने ऐसा कुछ नहीं किया। इंसान, मुझे बहुत खुशी है कि तुम ऐसा सोचते हो। इसके अलावा मुझे तुम्हारी आंखों में मेरे स्पिरिट बीस्ट कबीले के लिए कोई नफरत नहीं दिखती। इसके उलट मैं एक ताकतवर स्पिरिट बीस्ट के लिए तुम्हारा सम्मान महसूस कर सकता हूं और मैं समझ सकता हूं कि दूसरे इंसानों के उलट आप हमारे स्पिरिट बीस्ट प्लान को सिर्फ अपनी तरक्की के लिए एक टूल नहीं समझते। जहां तक पहले ग्रेट ऐप और ऑक्साइडेड सर्पेंट का शिकार करने की बात है तो दोनों पार्टियों ने चुपचाप इस बारे में बात नहीं की। दित्यान की बात पर कियान जुंजी मन ही मन हंस पड़े। वह सच में स्पिरिट बीस्ट के प्रति उतना सम्मानपूर्ण नहीं था जितना दित्यान ने कहा था। बस बात ये थी कि उसे अभी जिन स्पिरिट बीस्ट को ढूंढना था वे सभी हाई रैंक के थे। क्योंकि ऐसे स्पिरिट बीस्ट इंसानी रूप ले सकते थे, इसलिए उन्हें आम स्टैंडर्ड से नहीं मापा जा सकता था। इसमें आइस और स्नो एम्प्रेसेस, जेजी, बीजी वगैरह शामिल थे, लेकिन ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था। जहां तक दूसरे तथाकथित बुरे स्पिरिट बीस्ट की बात है, कियान जुंजी उन्हें सिर्फ मौत का रास्ता दे सकते थे। इसके अलावा वह असल में इन खूबसूरत जानवरों के खिलाफ नहीं था। आखिरकार ये तो बस शुरुआत थी। उनके पिछले जन्म के नीले ग्रह की पुरानी कहानियों में सुदाजी, बाईसुजन जैसे लोग थे। इससे पता चलता है कि पूर्वज सच में मजा करना जानते थे। वही एक ऐसा आदमी था जो ड्रैगन राइडर बनने के लिए दृढ़ था। बहुत बढ़िया कहा दित्यान। हमारा स्पिरिट हॉल एक ऐसी ताकत है जिसे एंजल गॉड की विरासत में मिली है। इस दुनिया के नियमों के हिसाब से स्पिरिट मास्टर्स को रैंक में आगे बढ़ने के लिए स्पिरिट बीस्ट का शिकार करना पड़ता है। लेकिन हमारे पूर्वजों ने भी कुछ खोजा था। हाई लेवल स्पिरिट बीस्ट की ग्रोथ रेट स्पिरिट मास्टर्स की शिकार करने की स्पीड से कहीं ज्यादा धीमी होती है। हमारा स्पिरिट हॉल पूरे कॉन्टिनेंट में अकेली ऐसी फोर्स है जिसने स्पिरिट बीस्ट के बिना सोचे समझे कत्ल पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। दोनों ने कुछ देर तक इधर उधर की बातें की, फिर धीरे-धीरे बात देवताओं से जुड़ी बातों पर आ गई। हालांकि दित्यान हजारों साल तक जिंदा रहा था और दिव्य लोक से आने के अनुभव वाला एक जानवर था। कियान जुंजी की लगातार चिकनी चुपड़ी बातों से उसे सच में ऐसा लगने लगा कि वे जिंदगी में बहुत देर से मिले हैं। महामहिम, मैं जानना चाहता हूं कि असुर भगवान के बारे में आपके क्या विचार हैं। दित्यान ने कियान जुंजी को इंसान से महामहिम कहकर बुलाया। ये पूछने के बाद उन्हें लगा कि यह ठीक नहीं है और उन्होंने अपनी बात बदल दी। महामहिम, आप स्वर्ग में रहने वाले उस असुर देवता के बारे में कितना जानते हैं? क्योंकि उस बुरे ड्रैगन गॉड ने सारी जानकारी पूरी तरह से नहीं दी थी, जिसमें सिल्वर ड्रैगन किंग भी शामिल था। इसलिए दित्यान जैसे ये बहुत ही बदकिस्मत स्पिरिट बीस्ट सभी भी ड्रैगन क्लैन की पुरानी शान वापस लाने का सपना देख रहे थे। उन सभी को लगा कि ड्रैगन भगवान को असुर भगवान ने मार डाला है। लेकिन जब दूसरों को नहीं पता था, वह कियान जुंजी जानता था। वह बुरा आदमी किसी छोटी सी दुनिया में छिपा हुआ था, चुपके से बाहर का नजारा देख रहा था। अपने तय इंसान के आने का इंतजार कर रहा है। 18 चैप्टर 18 भाषा की कला। निंग फैंगजी से पहली मुलाकात कियान जुंजी ने ध्यान से अपनी बात पर सोचा। इस मौजूदा बातचीत को दित्यान की तरफ से टेस्टिंग की आखिरी लहर माना जा सकता है।
भविष्य में वह ड्रैगन राइडर बन पाएगा या नहीं, ये पूरी तरह से इस लहर पर निर्भर करता था। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद कियान जुंजी ने दी तियान को अपने माथे पर दिव्य परीक्षण का निशान दिखाया। एक अनोखी पवित्र रोशनी एक खराब शक्ति के साथ मिली हुई निकली, जिससे सुनहरी आंखों वाले काले ड्रैगन राजा दी तियान की भौहें जाने में ऊपर उठ गईं। दी तियान, मुझे लगता है कि तुम भी इसे महसूस कर सकते हो। मुझे जो डिविनिटी लेगेसी मिली है वह दो लुओ गॉड रेल्म के किसी भी डिविनिटी से नहीं है। दी तियान ने सिर हिलाया और माना कि सच में ऐसा ही था। ड्रैगन गॉड के पर्सनल गार्ड के पुराने कैप्टन के तौर पर वह जानते थे कि ड्रैगन गॉड के डोमेन दो लू गॉड के दायरे से पहले के बाहर भी दूसरे डिवाइन दायरे मौजूद हैं। इसलिए दूसरे लोक के देवता का कियान जुंजी पर दिव्य परीक्षण करना बिल्कुल सामान्य बात थी। हमारे स्पिरिट हॉल के गॉड एंसेस्टर एंजल गॉड को शायद डिवाइन दायरे में पहले ही मुसीबत का सामना करना पड़ा है। मुझे मिली जानकारी के अनुसार असुर गॉड को पहले ही दूसरे सबऑर्डिनेट प्लेन में एक सोल मिल गई है जो उन्हें बहुत संतुष्ट करती है। वह तब तक इंतजार करेगा जब तक डुलुओ प्लैनेट का लक अपने पीठ पर न हो जाए, फिर उस सोल को डुलुओ कॉन्टिनेंट पर प्रोजेक्ट करेगा, जिससे वह चाइल्ड ऑफ लक बन जाएगा। इसके अलावा हमारा स्पिरिट हॉल शायद वह स्थान है जिसे असुर भगवान ने अपने वारिस के लिए चुना है। कियान जुंजी की बातें सुनकर दी तियान के होठों पर शरारती मुस्कान आ गई। उन्हें लगा कि उनके स्पिरिट बीस्ट प्लान की तुलना में कियान जुंजी के स्पिरिट हॉल को मदद की ज्यादा जरूरत है। दूसरे के होठों पर मुस्कान देखकर कियान जुंजी को कैसे पता नहीं चला कि यह मूर्ख काला ड्रैगन दी तियान क्या सोच रहा था। ये कुछ और नहीं बल्कि शर्तों पर बातचीत करने के समय थोड़ी और पहल करने की चाहती। इस बारे में कियान जुंजी ने मन ही मन सोचा, थोड़ी चालाकी है लेकिन ज्यादा नहीं। तारांकन, दी तियान, एक बात तो आप जानते ही होंगे। विनाश के देवता हमेशा से दिव्य क्षेत्र के इलाके को बढ़ाना चाहते थे और उसे ड्रैगन देवता के डोमेन के समय वाली हालत में वापस लाना चाहते थे। इसलिए दिव्य क्षेत्र के 5 महान देव राजाओं में उन्हें सबसे कट्टरपंथी माना जा सकता है। इस तरह वह असल में आपके स्पिरिट बीस्ट को फिर से भगवान बनने से रोकने वाले नियम के प्रति खुला रवैया रखता है। इस समय कियान जुंजी का लहजा बदल गया। मुझे आपको ये बताने में डर नहीं है, एक बार जब मैं भगवान बन गया तो मैं डिवाइन दायरे में छठा गॉड किंग बनूंगा। मैं डिवाइन दायरे को बढ़ाने के लिए विनाश के देवता की योजना का पूरे दिल से समर्थन करता हूं। एक बार एक्सपेंशन चुन लिया जाए तो हमें नेचुरली आप जैसे डिवाइन बीस्ट की जरूरत होगी जो आगे चलकर इंसानी डिवाइनिटीज के साथ कोऑपरेट करें। आपको भगवान बनने से रोकने वाला रूल नेचुरली खत्म हो जाएगा। दी तियान का हैरान चेहरा देखकर कियान जुंजी का लहजा फिर बदल गया। लेकिन दी तियान, एक बार जब असुर भगवान अपना भगवान का पद छोड़ देंगे तो वह नया बना असुर भगवान अच्छाई और बुराई के भगवान राजाओं का सपोर्ट पाने के लिए उनके पुराने फैसलों का जरूर सपोर्ट करेगा। और जो देवता स्वर्ग में चले गए हैं आखिर में वे बस थोड़ी ज्यादा ताकत वाले लोग हैं। जहां लोग हैं वहां अपना फायदा है, खुद को उसकी जगह रखकर देखो। अगर तुम उसकी जगह होते और डिवाइन लोग फैल नहीं पाता और तुम्हारी शक्ति काफी लेवल पर पहुंच जाती तो तुम क्या करते? ये कहने के बाद कियान जुंजी चुप हो गए, बस मुस्कुराते हुए दी तियान के बदलते एक्सप्रेशन को देखते रहे। असल में दी तियान को नहीं पता था कि कियान जुंजी के पास जो जानकारी है वो सच है या नहीं, लेकिन उसे लगा कि दूसरी पार्टी के पास उसे धोखा देने का कोई कारण नहीं है। इसके अलावा जैसा कि कियान जुंजी ने कहा था, अगर सच में यही नतीजा होता तो यह उनके स्पिरिट बीस्ट प्लान के लिए बुरा मौका नहीं होता। मैं आपका मतलब समझ गया, मैं ये बात अपने मालिक को बता दूंगा। दी तियान ने अपने शरीर से एक काला चमकता हुआ उल्टा स्केल निकाला और उसे कियान जुंजी को दे दिया। ये वही चीज थी जो उसने 10,000 साल बाद हो युवा को दी थी। लेकिन उस अनाथ को जो दिया गया था वह खास तौर पर उस पर नजर रखने के लिए था। कियान जुंजी के हाथ में जो था वह सिर्फ बातचीत का जरिया था। दी तियान, मुझे पता है कि उस बड़े युद्ध की वजह से सिल्वर ड्रैगन किंग के शरीर पर शायद अभी भी असुर की दिव्य शक्ति से हुए गहरे घाव हैं, लेकिन आइस एंड फायर ड्रैगन किंग से मुझे जो यादें मिली उनसे लगता है कि उसके पास परफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन का तरीका है। अगर वह मन बना ले तो वह ट्रांसफॉर्म हो सकती है और स्पिरिट हॉल में मुझसे मिल सकती है। कियान जुंजी से मिली अनगिनत चौंकाने वाली जानकारी की बौछार के बाद दी तियान पूरी तरह हैरान था। जहां तक कियान जुंजी के किसी और अनजान राज के खुलासे की बात है तो उसे नहीं लगा कि उसे कोई हैरानी होगी। कियान जुंजी के सुझाव के बारे में उन्होंने सहमति में बस सुन होकर सिर हिलाया। ठीक है दी तियान, चूंकि मामला इस पॉइंट पर पहुंच गया है इसलिए हम पहले स्पिरिट सिटी जाएंगे। पहले जो हंगामा हुआ था वह बहुत ज्यादा था। जैसे ही कियान जुंजी चले गए जीवन की झील के किनारे एक अजीब जगह का उतार चढ़ाव दिखाई दिया। दी तियान का रूप गायब हो गया और उसकी जगह खतरनाक जानवरों के बीच भटकने वाले चीवान और बात न मानने वाले जियोंग जुन ने ले ली। दूसरी तरफ कियान डाओलियू से दोबारा मिलने के बाद कियान जुंजी अपने स्पिरिट हॉल के दूसरे ताकतवर टेंपल एल्डर से भी मिले। सभी ने चुपचाप उस अजीब लाल एनर्जी का जिक्र करने से परहेज किया जो पहले कियान जुंजी पर दिखाई दी थी। कुछ बातें एंजल फैमिली के राज थीं, उन्हें उनके बारे में तब पता चलेगा जब उन्हें जानने का समय आएगा। कियान डाओलियू की समझ में दूसरे ग्रुप के कई स्पिरिट मास्टर्स उनकी जगह की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। वह मन ही मन निराशा में चिल्लाया। उनके प्यारे बेटे को अभी डिविनिटी लेगेसी मिली थी और वह अभी पूरी तरह बड़ा नहीं हुआ था। अगर दूसरे ग्रुप्स ने देखा कि स्पिरिट हॉल में इतने सारे टाइटल वाले डोलो हैं तो कियान डाओलियू को डर था कि स्पिरिट हॉल के प्रति उनकी सावधानी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। कियान जुन, जियांग गुआंगलिंग, जियोंगशी, तुम चारों अलग अलग दिशाओं से स्पिरिट सिटी लौटो। समझ गया सुप्रीम पोप। गुना चारों लोग तेजी से अलग अलग दिशाओं में चले गए। इसके तुरंत बाद कियान डाओलियू ने गोल्ड क्रोकोडाइल डोलू की ओर देखा और उससे कहा, गोल्ड क्रोकोडाइल, बाकी मैं तुम पर छोड़ता हूं। ऐसा कहने के बाद कियान डाओलियू का शरीर वहां से गायब हो गया। लगभग 15 मिनट बाद सबसे पहले एक जैसे कपड़े पहने हुए स्पिरिट मास्टर्स का एक ग्रुप आया। उनके कपड़ों का बेस ग्रे सफेद था जिसके कोनों पर पगोडा स्टाइल का लोगो कढ़ाई किया हुआ था। अगर ये 7 ट्रेजर ग्लेज स्टाइल स्कूल के शिष्य नहीं तो और कौन हो सकता है? इस ग्रुप का लीडर 20 साल का एक आदमी था। वह दिखने में काफी सुंदर था, उसका रंग गोरा, नाक सीधी और मुंह साफ था। कियान जुंजी को बस एक छोटा सा स्कैन करने की जरूरत थी और असली शरीर की छोड़ी हुई यादों से तुलना करने की, ताकि पता चल सके कि यह जवान आदमी अपनी जवानी में निंगफैंगजी था। अभी 7 ट्रेजर ग्लेज स्टाइल स्कूल अभी भी उनके पिता निंग युवानजी के नेतृत्व में था जो सैक मास्टर थे। निंगफैंगजी सिर्फ यंग सैक मास्टर थे। उसके बगल में एक मस्कुलर गंजा बूढ़ा आदमी खड़ा था। कियान जुंजी ने थोड़ी देर के लिए महसूस किया और समझा कि दूसरे की सोल पावर लगभग 92वें रैंक पर थी। साफ है ये निंगफैंगजी का अभी का प्रोटेक्टर था, लेकिन उसके शरीर के अंदर से आ रही कमजोर होती ताकत को देखते हुए ये गंजा बूढ़ा आदमी साफ तौर पर इस दुनिया में ज्यादा दिन नहीं रहेगा। 19 चैप्टर 19 तीनों बड़े ग्रुप एक मन और एक दिल के होने चाहिए। कियान जुंजी को भी वहां देखकर निंगफैंगजी ने उन्हें अपने से नमस्ते किया। तो ये स्पिरिट हॉल का पवित्र पुत्र है। फैंगजी अपना सम्मान देता है। जैसा कि कहा जाता है मुस्कुराते हुए चेहरे पर कोई नहीं टिकता। कियान जुंजी भी मुस्कुराए और निंगफैंगजी के अभिवादन का जवाब दिया। यंग सैक मास्टर, ये बूढ़ा आदमी कियान जुंजी के बगल में बैठे अधेड़ उम्र के आदमी के खास कल्टीवेशन लेवल को समझ नहीं पा रहा है, लेकिन उसके बगल में बैठे बाकी दो लोगों के स्पिरिट में उतार चढ़ाव बहुत स्थिर है। साफ है कि उन्हें अभी ब्रेकथ्रू मिला है। इसके अलावा उन दोनों की सोल पावर में उतार चढ़ाव असल में 92वें रैंक पर है। यंग सैक मास्टर, आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। निंगफैंगजी के गार्डियन भयंकर बैल डोलुओ ने चुपके से अपनी आवाज पहुंचाई। भयंकर बैल डोलुओ के इशारे पर निंगफैंगजी ने देखा। उसे युगवान और गुई मेई की कुछ याद थी। जासूसों द्वारा भेजी गई जानकारी के अनुसार उनके 7 ट्रेजर ग्लेज स्टाइल स्कूल ने स्पिरिट हॉल के अंदर प्लान किया था। ये दोनों स्पिरिट हॉल के स्पिरिट डोलू बिशप थे, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वे इतने कम सालों में इस लेवल तक पहुंच जाएंगे। स्पिरिट डोलू से टाइटल डोलू तक आगे बढ़ना, लेकिन 91वें रैंक पर नहीं बल्कि 92वें रैंक पर। अपनी साधना को दबाने और स्पिरिट रिंग न मिलने की संभावना को छोड़कर इसका मतलब था कि या तो दूसरे पक्ष ने 1 लाख साल पुरानी स्पिरिट रिंग को सौंप लिया था या उन्होंने एक अच्छी स्पिरिट बोन को सौंप लिया था। निंगफैंगजी, जो हमेशा स्पिरिट हॉल को अपने 7 ट्रेजर ग्लेज स्टाइल स्कूल का काल्पनिक दुश्मन मानते थे, उन्हें स्वाभाविक रूप से उम्मीद थी कि स्थिति बाद वाली होगी। आखिरकार 100,000 साल की स्पिरिट रिंग और 100,000 साल की स्पिरिट बोन मिलकर स्पिरिट हॉल को कम समय में सुपर डुओ बनाने में मदद करेगी। ऐसी स्थिति ऊपरी 3 संप्रदायों के लिए अच्छी खबर नहीं थी। ऐसा लगता है कि स्पिरिट हॉल 2 और टाइटल डुओ एक्सपर्ट्स को जोड़ सकता है। महाराज सन सच में बहुत किस्मत वाले हैं। निंगफैंगजी ने ऐसे शब्दों में बधाई दी जो उनकी सच्ची भावनाओं के खिलाफ थे। इस मुस्कुराते हुए बात को अपनी चाल चलते देख कियान जुंजी ने भी उसे डराने का फैसला किया। इसी तरह मुझे यंग सैक मास्टर निंग को भी बधाई देनी चाहिए जो आपके कमांड में स्पिरिट डोलुओ है, जिसकी स्पिरिट बोन ड्रैगन है, क्योंकि वह टाइटल डोलुओ में ब्रेकथ्रू के कगार पर है। कियान जुंजी बकवास नहीं कर रहा था। हालांकि उनके स्पिरिट हॉल ने 7 ट्रेजर ग्लेज स्टाइल स्कूल में जो जासूस रखे थे उन्हें ये जानकारी नहीं मिली थी, लेकिन उसके पास कियान जुंजी के पास हेवनली आई थी। इन मामलों को थोड़े से अंदाजे से जोड़ा जा सकता है। इस आउटिंग पर गुरोंग का निंगफैंगजी के पीछे न जाना इस बात का बहुत ज्यादा चांस था कि वह ब्रेकथ्रू के लिए अकेले में था। निंगफैंगजी के प्रति उनकी वफादारी पर कोई सवाल नहीं था। उसके लिए निंगफैंगजी की रखवाली की अपनी ड्यूटी छोड़कर अकेले रहने का सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है। निंगफैंगजी की पुतलियां तुरंत चौड़ी हो गईं। गुरोंग से जुड़ा मामला उनके 7 ट्रेजर ग्लेज स्टाइल स्कूल के इस समय के सबसे बड़े रहस्यों में से एक था। सेक्ट की जानकारी की सुरक्षा भी पूरी तरह से थी। इस समय निंगफैंगजी अपने सेक्ट के अंदर दूसरी ताकतों द्वारा भेजे गए जासूसों को मारने के इरादे से भरा हुआ था।
उसने कभी नहीं सोचा था कि इतनी जरूरी जानकारी लीक हो जाएगी। ये जानना जरूरी है कि उनका सेवन ट्रेजर ब्लेज स्टाइल स्कूल अभी बदलाव के दौर में था। उनके पिता, जो अभी के सेक्ट मास्टर निंग युवानजी थे, क्योंकि वे सिर्फ एक स्पिरिट सेंट थे, अब अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में थे। किसी भी पल उसके बोर्ड पर गिरने का खतरा था। इसके अलावा उसके पिता की तरफ से दूसरे गार्डियन डोलुओ की ची और ब्लड वाइटलिटी भी बहुत कम हो गई थी। अभी सेवन ट्रेजर ब्लेज स्टाइल स्कूल में वह सिर्फ एक मैस्कॉट के तौर पर काम करता था और लंबी दूरी की यात्रा नहीं कर सकता था। एक बार जब उनके सेवन ट्रेजर ब्लेज स्टाइल स्कूल की असली स्थिति बाहर के स्पिरिट मास्टर्स और सेक्ट्स को पता चल गई, तो उन्हें किसी भी समय खत्म होने का खतरा हो सकता था। ये संप्रदाय, जो पूरे डोलुओ कॉन्टिनेंट का सबसे अमीर माना जाता है, अगर इसके पास अपनी रक्षा के लिए काफी लड़ाई की ताकत न हो, तो यह उस बच्चे जैसा होगा जो भारी मात्रा में सोना लेकर सड़क पर अकड़ कर चल रहा हो। इसलिए निंग युवानजी के निर्देश पर अनगिनत कीमती रिसोर्स, जिनमें स्पिरिट मेडिसिन और स्पिरिट बोन्स शामिल हैं, निंग फैंगजी ने गुरोंग को ट्रांसफर किए। टाइटल डुलुओ में ब्रेक थ्रू पूरा करने में उनकी मदद करने के लिए। हाँ, महाराज सन सच में मजाक करना जानते हैं। हमारे संप्रदाय में ऐसे जीनियस कहाँ होंगे जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं। निंग फैंगजी ने हंसकर बात टालने की कोशिश की, लेकिन कियान जुंजी बिना कुछ बोले बस मुस्कुरा दिए। एक पल के लिए माहौल बहुत अजीब हो गया। कियान जुंजी आगे बढ़े, निंग फैंगजी के कंधे पर हाथ रखा और उनसे ऐसी आवाज में बात की जिसे सिर्फ वे दोनों ही सुन सकते थे। यंग सेक्ट मास्टर निंग, यह मत भूलिए कि आपका सेक्ट सपोर्ट सिस्टम स्पिरिट मास्टर्स के एक ग्रुप ने बनाया था। अच्छा होगा कि आप ज्यादा एक्टिव न रहें। ये कहने के बाद कियान जुंजी ने निंग फैंगजी के चेहरे पर ध्यान नहीं दिया, जो अब बर्तन के तले जितना काला हो गया था, और गोल्ड क्रोकोडाइल डुलुओ और दूसरों के साथ जाने के लिए मुड़ गया। युवा संप्रदाय गुरु, आप भयंकर बैल डोलू कुछ पूछने ही वाला था कि निंग फैंगजी ने उसे रोकने के लिए हाथ उठाया। निंग फैंगजी, कियान जुंजी के शब्दों का मतलब समझ गया। सेवन ट्रेजर ब्लेज स्टाइल स्कूल की बड़ी संपत्ति, जिसे दूसरे लोग चाहते थे, वह कियान जुंजी भी चाहता था। अब वह बस निंग फैंगजी के उसके हाथों में हैंडल देने का इंतजार कर रहा था। ऐसा लगता है कि सेवन किल स्वॉर्ड वंश को हमारे सेवन ट्रेजर ब्लेज स्टाइल स्कूल में शामिल होने के लिए बुलाने का मामला एजेंडा में रखा जाना चाहिए। निंग फैंगजी ने मन ही मन सोचा। अपनी जवानी में गुरोंग ने कॉन्टिनेंट घूमते हुए सेवन किल स्वॉर्ड के मौजूदा पीढ़ी के वारिस चेंशिन से दोस्ती कर ली थी। गुरोंग के सेवन ट्रेजर ब्लेज स्टाइल स्कूल में शामिल होने के बाद उन्होंने मौजूदा स्वॉर्ड डुलुओ चेंज यानजुन को भी अपने सेवन ट्रेजर ब्लेज स्टाइल स्कूल में शामिल होने के लिए बुलाया था। उन्होंने निंग परिवार का सेवन किल स्वॉर्ड वंश के प्रति सम्मान दिखाने के लिए खास तौर पर सुप्रीम एल्डर का पद भी बनाया। ये जानना जरूरी है कि अभी के चेंज यानजुन 97वीं रैंक के सुपर डोलुओ थे और उन्होंने कोई फोर्स ज्वाइन नहीं की थी। और उसका बेटा चेंशिन भी एक शक्तिशाली स्पिरिट डोलू था। इतने टैलेंटेड पिता और बेटे को स्वाभाविक रूप से अनगिनत सेनाएं भर्ती करने के लिए उत्सुक थी। दुर्भाग्य से वे दोनों पूरी तरह से स्वॉर्ड दाव के लिए समर्पित थे और डुलुओ कॉन्टिनेंट के मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते थे। इसके अलावा निंग फैंगजी के विजन में एक बार जब उनका सेवन ट्रेजर ब्लेज स्टाइल स्कूल इस सबसे मुश्किल दौर से गुजर जाएगा, तो वह पर 3 सेक्ट्स और 2 ग्रेट एम्पायर्स को स्पिरिट हॉल के खिलाफ मिलकर क्रूसेड करने के लिए एक अलायंस बनाने के लिए बुलाएगा। उन्होंने ये नारा भी सोचा था, ऊपरी 3 संप्रदायों को एकजुट रहना चाहिए। क्लियर स्काई सेक्ट के 99वें रैंक के कंटेम्पररी सेक्ट मास्टर टैन चेन और उनकी कई सेनाओं के कई शक्तिशाली स्पिरिट मास्टर्स के नेतृत्व में स्पिरिट हॉल कब्र में सूखी हड्डियों के अलावा कुछ नहीं होगा। दूसरी तरफ कियान दाओलियू की मुलाकात अपने पुराने दोस्त पहली पीढ़ी के तांग दाचुई से भी हुई। हो कियान दाओलियू, तुम बर्डमैन अपने स्पिरिट हॉल में ठीक से नहीं रह रहे हो। तुम स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट में इधर-उधर भागते हुए क्या कर रहे हो? क्या ऐसा हो सकता है कि आपके पास जुड़वां स्पिरिट्स हैं? अपनी दूसरी स्पिरिट के लिए स्पिरिट रिंग से जोड़ने की जरूरत है। तांग चेन ने अचानक कहा, जिससे उसके साथ लाइक क्लियर स्काई सेक्ट के शिष्य जोर से हंसने लगे। उनमें से एक था उसका अच्छा बेटा तांग चेन, जिसे बाद में एक चूहे ने गुस्से में मार डाला। इसके अलावा क्लियर स्काई सेक्ट के भविष्य के साथ एल्डर्स भी आ चुके थे। 20 चैप्टर 20 टैंग परिवार का लालची स्वभाव। तांग चेन, इस मामले का आपके क्लियर स्काई सेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। क्या तुम भी इसमें अपनी नाक घुसाने का इरादा रखते हो? क्लियर स्काई सेक्ट के सदस्यों की ओर कियान दाओलियू की नजर बहुत ठंडी थी। वह 99वीं रैंक के एक पावर हाउस टैन चेन को नजरअंदाज कर सकता था, जो उसका मजाक उड़ा रहा था। लेकिन उन बेकार टुकड़ों का क्या अधिकार था? अपने पुराने दुश्मन के गुस्से को भांपते हुए तांग चेन ने भी अपने पीछे खड़े क्लियर स्काई सेक्ट के शिष्यों पर एक नजर डाली। कियान दाओलियू, इस बार मैं अपने आने का मकसद साफ-साफ बता दूंगा। कोर रीजन में 1 लाख साल पुराना टाइटन जायंट और 1 लाख साल पुराना स्काई एज और बुल पाइथन होना चाहिए। आपके स्पिरिट हॉल की इतनी बड़ी भीड़ के साथ आप उन 2 स्पिरिट बीस्ट का शिकार कर रहे होंगे, है ना? मैं ज्यादा कुछ नहीं मांगूंगा। टाइटन जायंट की स्पिरिट बोन मुझे दे दो और मैं तुरंत वापस चला जाऊंगा। ग्रेट और ऑक्स हेडेड सर 2 लाख साल पुरानी स्पिरिट रिंग थी, जिन्हें टैन चेन ने बहुत पहले अपने प्यारे पोते टैंग हाउ के लिए बचा कर रखा था। अब कियान दाओलियू के स्पिरिट हॉल ने उसे पहले ही यह कर दिखाया था, जिससे टैन चेन को एक पल के लिए गुस्सा आ गया। हाउजी, उनके क्लियर स्काई सेक्ट के लिए सदी में एक बार देखे जाने वाले दुर्लभ इनफुल सोल पावर जीनियस थे, जिन्हें टैन चेन बहुत प्यार करते थे। उनका क्लियर स्काई हैमर पूरी ताकत का रास्ता अपनाता था। अपनी सीक्रेट टेक्निक ग्रेट सुमेरु हैमर के साथ मिलकर उन्होंने अपने क्लियर स्काई सेक्ट को दुनिया के नंबर 1 सेक्ट की जगह पर पहुंचाया था। इसके अलावा ताकत वाली स्पिरिट रिंग्स को एब्जॉर्ब करते समय उसे एक राज का पता चला था। अगर किसी स्पिरिट मास्टर को स्ट्रेंथ टाइप स्पिरिट रिंग्स के अंदर बढ़ती ची और ब्लड पावर से पोषण मिलता है, तो यह असल में कुछ हद तक स्पिरिट रिंग की उनकी लिमिट की पारंपरिक समझ को तोड़ सकता है। यह एक रिजल्ट था जिसे उन्होंने खुद टेस्ट किया था, जो 99 रैंक के लिमिट डुलुओ थे। बेशक क्लियर स्काई सेक्ट के शिष्यों को बिना काबिलियत के बहुत ऊंचा लक्ष्य रखने से रोकने के लिए उन्होंने आज तक के राज किसी को नहीं बताया था। ग्रेट सुमेरु हैमर छोड़ते समय स्पिरिट मास्टर के शरीर पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ता है, लेकिन जब तक टैंग हाउ अपनी जरूरतों के हिसाब से कल्टीवेट करता है, वह जो कुछ भी सीखता है उसे पूरी तरह से अपना सकता है। इसके अलावा अगर तांग हाउ की हर स्पिरिट रिंग अपने लेवल से ज्यादा एब्जॉर्ब हो गई, तो ये बस कुछ ही समय की बात होगी कि उसका प्यारा पोता 99वें रैंक पर पहुंच जाएगा। इससे भी बेहतर होगा कि वह अपने प्यारे पोते को पहले से ही हाई एज विजडम हेड बोन और हाई एज स्पिरिट बोन से लेस कर सके। तब शायद उनका क्लियर स्काई सेक्ट एक सच्चा जीनियस पैदा कर सके। 10,000 साल का चौथा वलय, 100,000 साल का 7वां या 8वां वलय। इत्तेफाक से किसी वजह से एरू और शियाओबू को जांच करने वाले क्लियर स्काई सेक्ट के शिष्यों ने कभी नहीं खोजा। ये कहा जा सकता है कि अगर कियान जुंजी के हाथ में स्क्रिप्ट नहीं होती, उसे उन 2 फ्लड करने वाले खरगोशों का भी पता नहीं चलता। ये किस महान व्यक्ति का काम था, इसका अंदाजा लगाना वाकई मुश्किल है। इसलिए कियान दाओलियू के हाथ में जो 100,000 साल पुरानी टाइटन जायंट स्पिरिट बोन थी, तांग चेन ने उसे जब्त करने का तय किया। बेशक अगर हो सके तो वह दूसरी 100,000 साल पुरानी स्पिरिट बोन भी लेना चाहेगा। तांग चेन, क्या तुम सुन भी रहे हो कि तुम क्या कह रहे हो? कियान दाओलियू, जो खुद को जेंटलमैन होने पर गर्व करता था, वह भी टैन चेन की बेशर्म बातों से गुस्सा होकर हंस पड़ा। वह सचमुच कुछ भी मांगने की हिम्मत करता है। अगर आज वह मेरे हाथ में रखी 100,000 साल पुरानी स्पिरिट बोन मांगने की हिम्मत करता है, तो क्या वह कल हमारे स्पिरिट हॉल का एंजल गॉडहुड लेने की कोशिश करेगा? तांग चेन ने अपने पास खड़े क्लियर स्काई सेक्ट के शिष्यों को देखा और उन्हें जाने का इशारा किया। इस ग्रुप में सबसे ताकतवर सिर्फ तांग ज़ेन था, जो एक पीक स्पिरिट डोलुओ था। यहाँ 2 लिमिट डुलुओं के बीच इतनी पास से लड़ाई देखना उन्हें मौत के मुंह में भेजने जैसा होगा। कियान दाओलियू ने इन क्लियर स्काई सेक्ट के शिष्यों की हरकतों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब उनके और टैन चेन के दायरे के एक्सपर्ट्स लड़ते थे, तो दूसरे लो लेवल स्पिरिट मास्टर्स का उनसे दूरी बनाए रखना आम बात थी। और इसलिए हमारे लाओ कियान ने इस बार एक सज्जन व्यक्ति की तरह व्यवहार किया। उन्होंने हमेशा अपना शिष्ट व्यवहार बनाए रखा और फिर अगले ही पल, इससे पहले कि कियान दाओलियू तैयार होती, एक बड़ा खून जैसा लाल क्लियर स्काई हैमर उसे अनजान दूरी तक उड़ाकर कुचल गया। दूर से एक जोरदार धमाके की आवाज आई और उस बड़े गड्ढे से धूल के अनगिनत गुब्बारे उठे, जहां कियान दाओलियू गिरा था। इस समय कियान दाओलियू धूल से ढका हुआ था और बहुत अस्त-व्यस्त दिख रहा था। भले ही उसने एंजल गॉड का 8वां ट्रायल पूरी तरह से पूरा नहीं किया था, फिर भी वह एक असली लिमिट डुलु था। इस तरह के चुपके से किए गए हमले से उसे गंभीर चोट नहीं लगेगी। टैन चेन की तरफ उनके बेटों और काबिल पोतों ने अपने सेक्ट मास्टर को स्पिरिट हॉल के मौजूदा सुप्रीम पोंटिफ पर हथौड़ा मारकर ऐसी दिव्य शक्ति दिखाते हुए देखा, तो सबने पीछे से ताली बजाई और तारीफ की। तांग चेन को भी इन वंशजों की चापलूसी बहुत पसंद आई। दूर से एक बहुत बड़ी सुनहरी रोशनी उठी और कियान दाओलियू की आकृति हवा में दिखाई दी। उसके पीछे एक दयालु महिला देवदूत की आकृति थी, यह उसकी आत्मा सेराफिम थी। कियान दाओलियू अब गुस्से में था। पहली बार उसे लगा कि कियान जुंजी की कुलों और जातियों को खत्म करने की बुरी योजना कितनी सही होंगी अगर उन्हें शापित क्लियर स्काई सेक्ट के लोगों पर लागू किया जाए। उसके पैरों के पास 5वीं स्पिरिट रिंग चमक उठी और उसके हाथ में एक सुनहरी एंजेलिक सेक्रेट स्वॉर्ड दिखाई दी। टैन चेन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम चुपके से हमला करोगे। स्पिरिट मास्टर की दुनिया के 2 पीक्स में से एक कहलाना मेरे लिए बहुत शर्म की बात है। कियान दाओलियू के ताने का सामना करते हुए तांग चेन सिर्फ नफरत से मुस्कुराया। बहुत ज्यादा फायदे पाने के लिए बहुत ज्यादा तरीके अपनाने पड़ते हैं। तांग चेन की नजर में कियान दाओलियू नियमों से बहुत ज्यादा बंधा हुआ था। हे कियान दाओलियू, अगर तुमने टाइटन जायंट की स्पिरिट बोन मुझे अभी नहीं दी, तो तुम्हें हराने के बाद दूसरी 100,000 साल की स्पिरिट बोन भी मेरी हो जाएगी।
अगर तुम में ताकत है तो और इसे ले लो। टैन चेन के क्लियर स्काई हैमर पर खून जैसा लाल चमगादड़ का निशान चमक उठा और उसके शरीर के चारों ओर एक सफेद डोमेन दिखाई दिया। न केवल कियान डाओलियू बल्कि इसके अंदर शामिल क्लियर स्काई सेट के शिष्यों को भी लगा कि उनकी आत्मा और सोल पावर दब रही है। पुराने पूर्वज तान चेन का भी असल में एक डोमेन है। सच में हमारे क्लियर स्काई सेट के अभी के क्लियर स्काई डुओ बनने के लायक। स्पिरिट मास्टर की दुनिया में डोमेन बहुत कीमती हैं। बाहरी तरीकों से डोमेन पाने के टैन चेन के तरीके को छोड़ दें तो आमतौर पर ये या तो एक इनेट स्पिरिट डोमेन होता है या स्पिरिट मास्टर के लिए 95वीं रैंक पर पहुंचने पर अपने स्पिरिट डोमेन को समझने का एक छोटा सा मौका होता है। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें डोमेन का एनहांसमेंट मिलेगा। कियान डाओलियू भी बहुत हैरान था कि टैन चेन को अचानक एक डोमेन मिल गया था। अपनी पिछली सभी मुलाकातों में टैन चेन ने कभी भी एक्टिवली इसका इस्तेमाल नहीं किया था। अपने डोमेन के दायरे में कियान डाओलियू को मारकाट का बहुत घना माहौल महसूस हुआ। यह एहसास उसके जैसे एंजल मार्शल सोल वाले इंसान को अपने आप में बुरा लग रहा था। कियान डाओलियू ने प्रार्थना की मुद्रा में अपने हाथों को छाती पर रखा। अगले ही पल उसके शरीर से बहुत ज्यादा पवित्र शक्ति निकली जिसने तान चेन के डोमेन को मिटाकर खत्म कर दिया।